गाई जिंगकोंग ने 2 स्वर्ग श्रेणी के रक्षात्मक खजानों को चुना, हालांकि वह जानता था कि झांग हान अपना ख्याल रख सकता है। जियान और मिंगमैन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। दोनों उपहारों को तोड़ना कठिन था और यहाँ तक कि गाई जिंगकोंग को भी अपने दिव्य स्तर के ड्रैगन टाइगर भाले की मदद के बिना ऐसा करने में दसियों सेकंड खर्च करने पड़ते थे। उन दसियों सेकंड को नीची दृष्टि से न देखें। कभी कभी 1 सेकंड में जो हुआ उससे बिल्कुल अलग परिणाम निकल सकते हैं। आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। हालांकि मैंने आपसे पहले ज्यादा संपर्क नहीं किया है, लेकिन आपके पिता के साथ मेरी दोस्ती चिरस्थायी है और मुझे उनके होनहार बेटे पर गर्व है। अब जब हम एक परिवार हैं, तो जब भी आप मुसीबत में हो तो अपने चाचा गाई से मदद मांगने में संकोच न करें, गाई जिंगकोंग ने झांग हान से कहा। झांग हान गाई जिंगकोंग के स्पष्ट शब्दों से प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद अंकल गाई। हाँ, गाई जिंगकोंग ने अपना सिर हिलाया और झांग हान की ओर प्रशंसा से देखा। यह आपकी पीढ़ी की दुनिया है। सच कहूं तो मैं तुमसे आश्चर्यचकित हूं। रुलोंग, तुम 23 साल की हो, हान से केवल कुछ ही साल छोटी। तुम्हारी उम्र कितनी है, हान? मैं लगभग 27 साल का हूं, झांग हान ने कहा। अब आप 26 साल के हो गए हैं। रुलोंग, आप उससे केवल 3 साल छोटे हैं, लेकिन आप मार्शल आर्ट में आप दोनों के बीच अंतर जानते हैं। इसलिए भविष्य में अहंकार मत करना। एक योग्य व्यक्ति के पीछे हमेशा अन्य सक्षम व्यक्ति होते हैं। आपका रवैया जमीन से जुड़ा होना चाहिए। गाई जिंगकोंग ने गाई रुलोंग को देखते हुए कहा। हाँ दादा। गाई रुलोंग खड़े हुए और गाई जिंगकोंग को प्रणाम किया। गाई रुलोंग, गाई जिंगकोंग द्वारा शिक्षित होने के अप्रत्याशित अनुग्रह से अभिभूत थे। उनके दूसरे दादाजी शायद ही कभी अपने परिवार के सदस्यों की खेती या अन्य मामलों की परवाह करते थे। जो युवा पीढ़ी उनसे शिक्षित हो सकती थी, उनसे घर में ईर्ष्या की जाती थी। अच्छा ऐसा है। गाई जिंगकोंग ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने झांग हान और उनके परिवार से बात करना जारी रखा। मिंगमैन झांग हान के बगल में बैठी थी और अपनी चमकती आंखों से चारों ओर देख रही थी। अपने प्यारे चेहरे से कई चाचाओं और चाचियों को आकर्षित कर रही थी। कुछ लोग तो चिंतित भी थे, छोटी लड़की बचपन में भी बहुत सुंदर है। क्या वह बड़ी होने पर भी अपनी खूबसूरती बरकरार रख सकेगी? युवक की बातें सुनकर झांग हान का चेहरा काला पड़ गया। वह लगभग उस असभ्य व्यक्ति को मार डालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवक का चेहरा लाल हो गया और फिर उसने समझाया, मिंगमैन अब बहुत सुंदर है। उसकी बातें सुनकर गाई परिवार के कई सदस्य उसकी ओर देखने लगे। अगर आप नहीं जानते कि क्या कहना है तो बात करना बंद कर दें। हालांकि उन्होंने धीमी आवाज में बात की, फिर भी कई लोगों ने उनकी बात सुनी, क्योंकि वहां मौजूद 80% मेहमान मार्शल आर्टिस्ट थे। मिंगमैन के अलावा जियान की खूबसूरती ने भी लोगों का खूब ध्यान खींचा। गाई परिवार की युवा पीढ़ी के सभी सदस्य उत्साहित थे। जियान, हे भगवान, उसने शादी कर ली है। उसकी एक बेटी है। अगर यह बात फैल गई तो पूरा मनोरंजन जगत चौंक जाएगा। मिंगमैन बहुत सुंदर और प्यारी है। अगर लोग उस पर ध्यान देंगे तो वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगी। वह कई मशहूर हस्तियों से भी ज्यादा लोकप्रिय होंगी। हो सकता है कि उसे चीन की सबसे खूबसूरत छोटी लड़की का खिताब मिल जाए। वाह, यह अद्भुत है। एक 16 या 17 साल की लड़की इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने इसे गुप्त रखते हुए अच्छा काम किया, थोड़ी सी भी जानकारी लीक नहीं की। वे सभी अच्छे दिखने वाले हैं। पिता सुंदर हैं, माँ सुंदर हैं और उनकी बेटी सुंदर और प्यारी है। यहाँ तक कि जियान और मिंगमैन के बगल में झांग हान भी अधिक सुंदर लग रहा था। मैं उसके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। मैं उनसे ऑटोग्राफ मांगना चाहता हूँ। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दादाजी वहाँ हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? दादाजी कब जाएंगे? हालांकि युवा पीढ़ी की सभी टिप्पणियां गाई जिंगकोंग द्वारा सुनी जा सकती थी, लेकिन अंतिम वाक्य को छोड़कर उन्होंने उन्हें ध्यान से नहीं सुना। गाई जिंगकोंग ने अपना सिर घुमाया और उस छोटे पंखे की ओर देखा। उसका मुंह कांप रहा था। वाह, जब हान यहाँ आता है तो मेरे परिवार के सदस्य भी सोचते हैं कि मैं रास्ते में हूँ। आखिरकार दोपहर के भोजन के बाद जी यान के प्रशंसकों के लिए अवसर आया। जी यान और मिंगमैन को अपने बगल के सोफे पर बैठे देखकर 16 या 17 साल की बहादुर लड़कियों में से एक उनकी ओर दौड़ी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहन जी यान और मिंगमैन। मैं गाई यंग हूँ। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? निस्संदेह तुमसे हो सकता है। जी यान ने सिर हिलाया। मिंगमैन भी बहुत खुश थी। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, हाँ। धन्यवाद। वह बहादुर लड़की मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक संतोषजनक तस्वीर लेने से पहले कई बार अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया। वह जारी रही और उनमें से 10 से अधिक को ले लिया और फिर खुशी से भाग गई। खड़खड़ाहट, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 20 साल से कम उम्र की लगभग एक दर्जन लड़कियों ने जी यान और मिंगमैन को घेर लिया। जिस लड़की ने पहली फोटो खींची वह सोफे पर अपने मोबाइल फोन के साथ खुशी से बैठी थी। उसने अपनी और जियान की एक तस्वीर चुनी और उसे अपने दोस्तों को भेजना चाहती थी। ठीक है, यंग, आनंद लो। इन्हें अपने पास रखें, दूसरों को न भेजें। गाई यंग ने ऊपर देखा और तुरंत अपना सेल फोन रख दिया। अच्छा ऐसा है, ठीक है पिताजी। जियान का क्षेत्र इस समय सबसे अधिक जीवंत था। दूसरी तरफ गाई जिंगकोंग, वांग जानपिंग और रोंग जियाक्सिन मेज पर बात कर रहे थे। ये जानने के बाद कि रोंग जियाक्सिन रोंग जियाली की बहन थी, गाई जिंगकोंग ने उनके साथ अपनी कुछ पुरानी यादें साझा की। झांग हान को उन पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। अपने पिता के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानी सुनकर झांग हान को गर्व महसूस हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि प्रसिद्ध मार्शल कलाकार झांग हान यांग गुआंगयू के बेटे थे। जैसे ही गाई जिंगकोंग ने झांग हान की ओर अपनी नजरें घुमाई, उन्होंने भावुक होकर आह भरी। वास्तव में आपकी उपस्थिति ने मुझे शुरुआत में एक परिचित एहसास दिया, लेकिन मैंने कुछ समय तक इसके बारे में नहीं सोचा। फिर आखिरकार आपने अपनी तलवार चलाई, जो उस समय आपके पिता के समान थी, और मुझे अचानक उस मामले का ख्याल आया। हमारी लड़ाई के लिए धन्यवाद, झांग हान ने हंसते हुए कहा। वह योजना जिसे आप दोनों ने इतना गुप्त रखा कि मेरी चाची को भी इसके बारे में पता नहीं चला। आप कमाल हो। यदि अन्यथा आपके पिता इतने वर्षों तक शांति से नहीं रह पाते। गाई जिंगकोंग ने आह भरी और अपनी निगाहें मिंगमैन और जी यान की ओर घुमाई। हान, मुझे आश्चर्य है कि अब आपकी एक पत्नी और बेटी है। जी यान दयालु, सौम्य, मिलनसार और सुंदर है। तथापि मेज पर मौजूद अन्य मेहमानों का ध्यान जी यान से हटकर गाई जिंगकोंग के चेहरे पर चला गया। गाई जिंगकोंग थोड़ी देर के लिए झिझके और फिर बोले, यदि आपका कोई लड़का होता तो आप उसे साधना के तरीके सिखा सकते थे। अंकल गाय, आप गलत हैं। झांग हान थोड़ा नाखुश था। लड़के बहुत शरारती होते हैं और वे एक घर को भी नष्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी बेटी पसंद है, जो विचारशील और जीवंत है। झांग हान को मिंगमैन इतना पसंद आया कि उसने महिलाओं की तुलना में पुरुषों को महत्व देने की अपनी पिछड़ी राय को त्याग दिया था।
लड़कियां लड़कों से बेहतर हो सकती हैं। भविष्य में मिंग मैंग उन सभी प्रतिभाओं से आगे निकल जाएगी। झांग हान ने मिंग मैंग की ओर देखते हुए दृढ़ निश्चय के साथ कहा। गाई जिंगकोंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। आपकी बातें समझ में आती हैं और लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक आज्ञाकारी होती हैं। लेकिन लड़के सभी प्रतिभाशाली योद्धा होते हैं और लड़कियों में जन्मजात जुझारूपन नहीं होता। उदाहरण के लिए, दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां नहीं हैं जो लुओफू तलवार संप्रदाय की म्यूजू जितनी उत्कृष्ट हो सकती हैं, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी अपने पिता, एक कुल पिता, पर निर्भर रहना पड़ता है। म्यूजू, झांग हान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मिंग मैंग उसे 20 साल के भीतर हरा देगी। जब रोंग जियाक्सिन ने झांग हान की अभिव्यक्ति देखी तो वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। फिर उसने कहा, भाई गाय, हान मिंग मैंग से इतना प्यार करता है कि हम उसे मना ही नहीं सकते। हा हा हा, गाय जिंगकोंग भी हंसे। मैं उसे समझता हूँ, वह उस तरह का माता पिता है जो अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देता है। चाहे बेटा हो या बेटी, वह प्रशिक्षण देंगे। हान, आप और जियान अभी भी युवा हैं। आप अधिक बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ये निर्भर करता है। झांग हान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जियान के गर्भधारण की बहुत कम संभावना को देखते हुए मिंग मैंग का जन्म एक चमत्कार था। जब तक जियान की डेंटियन की समस्या अनसुलझी रहेगी, वह दोबारा गर्भवती होने में असमर्थ रहेगी। झांग हान इसके बारे में उत्सुक था। हालांकि उसकी आत्मा के समुद्र के ऊपर 4000 बादल थे, फिर भी वह जियान के डेंटियन की जांच नहीं कर सका। उन्हें यकीन था कि जियान एक सामान्य लड़की नहीं थी, क्योंकि उसने झांग हान के डेंटियन के व्यास को 5 से 10 इंच तक बढ़ाने में मदद की थी, जो आश्चर्यजनक था। इसके अलावा जियान को अपने विशेष संविधान के कारण गर्भवती होने में परेशानी हो रही थी और झांग हान ने अनुमान लगाया कि उसके अंदर एक अद्भुत रहस्य छिपा हो सकता है। शायद उसके डेंटियन में रहस्य छिपा था, जिससे वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जियान भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह सर्दी या बुखार जैसी चीजों से बीमार हो जाएगा। वह अजीब था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, झांग हान को विश्वास था कि वह भविष्य में इस रहस्य को उजागर करेगा। अन्य लोग जो सच्चाई नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि झांग हान ने कहा कि वह गर्भ निरोधक उपाय नहीं करेगा, जिससे जियान यादृच्छिक रूप से गर्भवती हो जाएगी। हाँ, ये निर्भर करता है। गाई जिंगकोंग मुस्कुराए। दरअसल वह चुपचाप शिकायत कर रहा था। जब आपका बेटा होगा तो आप समझेंगे कि वह अधिक उपयुक्त उत्तराधिकारी है। गाय परिवार के कई सदस्य हंसना चाहते थे। कुलपति, इस पर टिप्पणी करने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? हालांकि आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बेटा पैदा करना बेहतर है या बेटी, लेकिन आपके पास कोई बच्चा भी नहीं है। जब सभी मेहमान खाना खत्म करने वाले थे, गाई जिंगकोंग ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, हान, मेरे साथ आओ। ठीक है। झांग हान ने सिर हिलाया। वह टेबल से बाहर निकला और गाई जिंगकोंग के पीछे पीछे के दरवाजे से रेस्तरां से बाहर निकला और अपने विला की दूसरी मंजिल पर सबसे अंदर वाले कमरे की ओर चला गया। जब गाई जिंगकोंग ने दरवाजा खोला तो झांग हान ने अंदर कई अलमारियां देखीं। ये प्राकृतिक बहुमूल्य सामग्रियों का मेरा भंडार कक्ष है। इसमें 3 पवित्र स्तरीय खजाने हैं और आप उनमें से एक को चुन सकते हैं, गाई जिंगकोंग ने कहा। झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना से कमरे का निरीक्षण किया। सभी आध्यात्मिक खजानों की जांच करने के बाद उन्हें सभी 3 स्तरीय सामग्रियों के बीच 3 आध्यात्मिक खजाने मिले जो अगले चरण में थे। गाय परिवार के पास वास्तव में एक ठोस भौतिक आधार था। मैं ये देखने आया था कि क्या वहां कोई खजाना है जिसकी मुझे जरूरत है। अब ऐसा लगता है कि सचमुच कुछ है। जैसे ही वह और अंदर गया, झांग हान की आंखें चमक उठीं। विश्वलेख का द्वार आधे वर्ष में खुल जाएगा। झांग हान इसके लिए तैयारी करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहता था। वह यात्रा सचमुच फलदायी रही। सबसे भीतरी शेल्फ पर केवल 3 प्रकार के अगले चरण के आध्यात्मिक खजाने थे। सबसे बाईं ओर एक लंबी तलवार थी। बीच में एक चाकू था, लेकिन दूसरे सिरे पर 1 मीटर व्यास वाला कछुए का खोल था। कछुए का खोल हल्के सुनहरे रंग का था, जिसकी उत्तम रूपरेखा इसे कला का एक नमूना बनाती थी। लेकिन जब झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना से इसकी जांच की तो उसे भीतर एक सीलबंद आत्मा मिली। सुनहरा गहरा कछुआ, यह उत्तर के संरक्षक जानवर हुआनवू के एक शाखा परिवार से था। गोल्डन प्रोफाउंड कछुए में मजबूत रक्षा क्षमता थी। इसके शरीर के सभी अंग मूल्यवान थे, जिसमें इसका खोल, चौथे चरण का आध्यात्मिक खजाना भी शामिल था। लेकिन कछुआ केवल बचाव में अच्छा था, हमले में नहीं। जब झांग हान ने शंख देखा तो उसके मन में एक विचार आया। क्या होगा यदि मैं अपने 18 कार्डों के साथ कार्डिनल संरक्षक जानवरों की आत्माओं को अवशोषित कर लूं? फिर मैं कार्डों के साथ 4 प्रतीकों की एक संरचना बना सकता हूं, जो शक्तिशाली है और यहां तक कि मेरा तुरुप का इक्का भी बन सकता है। किंग लॉन्ग, एजियो ड्रैगन, बाईहू व्हाइट टाइगर, जू क्यू वर्मिलियन बर्ड और जुवानवू ब्लैक कछुआ चारों दिशाओं के संरक्षक जानवर थे। लेकिन झांग हान उन 4 प्रकार के जानवरों की आत्माओं का उपयोग करने के बजाय 4 सिंबल फॉर्मेशन का उपयोग करते समय उन्हें उन्हीं विशेषताओं वाले जानवरों से बदल सकता था। झांग हान की नजर को देखते हुए गाई जिंगकोंग ने कहा, मुझे ये सी लेवल अवशेष से मिला है। उस अवशेष में पानी का एक बड़ा क्षेत्र था और मुझे समुद्र तट पर एक बड़ा लोहे का बर्तन मिला, जिसमें इस कछुए के खोल, चौथे चरण की आत्मा का खजाना के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने इसे एक रक्षात्मक खजाने के रूप में वापस ले लिया और यहाँ तक कि मेरा ड्रैगन टाइगर भाला भी इस पर एक खरोंच छोड़ने में विफल रहा। ये सुनकर झांग हान ने आश्चर्य से कहा, जुबानबू सूप। ऐसा लगता है कि जिसने इस कछुए को मारा वह भी कोई शक्तिशाली मालिक था। संत योद्धा ग्रह पर हमेशा कोई न कोई अद्भुत व्यक्ति रहता था। कितने अफसोस की बात है कि झांग हान का पुनर्जन्म खेती की समाप्ति अवधि में हुआ था और वह किंवदंतियों के कई महान गुरुओं से नहीं मिल सके। लेकिन साथ ही उस विशेष अवधि ने झांग हान को खुद को बढ़ावा देने के लिए अधिक अवसर और समय दिया। जुबानबू सूप, क्या ये जुबानबू का खोल है और सामान्य कछुआ नहीं है? गाई जिंगकोंग स्तब्ध रह गया। जुबानबू एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक जानवर है। लगभग। झांग हान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल गाई, शेल मेरे लिए उपयोगी है और मैं इसे चाहता हूँ। अगले चरण का आध्यात्मिक खजाना अनमोल है, इसलिए मैं इसे किसी चीज से बदल दूंगा। जब झांग हान बोल रहा था, म्यूजू की दानव नृत्य तलवार और ये लोंग युआन का गोल्डन कवच उसके हाथों में दिखाई दिया। उनमें से एक को चुने, अंकल गाई। गाई जिंगकोंग ने अपनी भौहें उठाईं और हाथ हिलाया, ऐसा मत करो हान। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिता का अच्छा दोस्त हूँ। मेरे लिए यह उचित ही है कि मैं तुम्हें एक उपहार दूं। मेरे साथ विनम्र मत बनो। और गाई जिंगकोंग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं उनमें से किसी को भी लेने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि ये लोंगयुआन लिहुन संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य हैं और म्यूजू लुओफू तलवार संप्रदाय की राजकुमारी हैं, आपको हेवनली नाइट संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उन्हें चुनौती देते समय आपको बहुत अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाय परिवार उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस अंकल गाय का उपहार ले लो हान।
मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, झांग हान ने गाई जिनकोंग को मनाना बंद कर दिया और खोल ले लिया। वैसे इन 2 पवित्र स्तरीय हथियारों को उनके द्वारा पहले ही परिष्कृत किया जा चुका है। वे आपके हाथ में इतनी शक्तिशाली भूमिका क्यों निभा सकते हैं? गाई जिनकोंग ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मैंने उन्हें सील कर दिया है और अब मैं उनकी 70% से अधिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, झांग हान ने उत्तर दिया। झांग हान ने गाई जिनकोंग को यह नहीं बताया कि जब वह सहजता के चरण में पहुंच जाएगा तो वह उन 2 पवित्र स्तरीय हथियारों को गुप्त तरीकों से परिष्कृत कर सकता है और उनके पूर्व स्वामी द्वारा छोड़े गए निशान को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। गाई जिनकोंग झांग हान की बातों से स्तब्ध रह गए। लेकिन आप इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मेरे साथ बंधे हुए थे और मेरा ड्रैगन टाइगर भाला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। हान, मुझे बताओ, जब हम लड़े थे तो आपके पास कितने तुरुप के पत्ते थे? ठीक है, झांग हान ने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया, अगर हम दोनों ने अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया होता तो लड़ाई बराबरी पर होती। वास्तव में झांग हान के जीतने की संभावना अधिक थी, लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। गाई जिनकोंग कई सेकंड तक चुप रहे और अंत में टिप्पणी की, एक राक्षस। कमरे से बाहर निकलने के बाद गाई जिनकोंग ने मोर्चा संभाला और कहा, क्विंगुआंग ने कहा कि आप पहले से ही कुछ पहलुओं में दिव्य क्षेत्र के चरण में हैं। यह आध्यात्मिक इंद्रिय मन की चाल हो सकती है ना? लगभग, झांग हान ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, क्योंकि यह कोई रहस्य नहीं था। जब उन्होंने उस अवशेष में रहते हुए अपनी आत्मिक इंद्रिय से चारों ओर निरीक्षण किया तो कई खोजकर्ताओं ने उनकी ताकत पर ध्यान दिया था। आपकी ताकत दिव्य क्षेत्र चरण तक पहुंचने से कितनी दूर है? गाई जिनकोंग की आंखें चमक उठी। मुझे अभी भी एक छोटा रास्ता तय करना है, झांग हान ने इसके बारे में सोचा और विनम्रता से उत्तर दिया। वह वर्तमान में मार्शल आर्ट की दुनिया के मानकों के अनुसार बिल्डिंग बेस के मध्य चरण या ग्रैंड मास्टर मध्य चरण पर था, लेकिन वह अपनी असली ताकत दिखाकर गाई जिनकोंग को झटका नहीं देना चाहता था। इसके अलावा अवशेष में मिला स्वर्ग समुद्र क्रिस्टल पत्थर उसे फाउंडेशन लेट स्टेज तक पहुंचने में मदद करेगा। तब वह सहजता अवस्था से अधिक दूर नहीं होगा। इस समय झांग हान को लगा कि पूर्वोत्तर की यात्रा इसके लायक थी। उस भी स्तर के अवशेष में आध्यात्मिक खजाने को ढूंढना वास्तव में आसान था, जो इस स्तर के रूप में वर्गीकृत होने के करीब था। झांग हान ने गणना की और पाया कि खोजकर्ताओं ने कुल 3 या 4,000 कीमती पत्थर निकाले थे। जब आप दिव्य क्षेत्र के चरण तक पहुंचने वाले हों तो बेहतर होगा कि आप स्वर्गीय शूरवीर संप्रदाय में वापस जाएं। दुनिया में प्रत्येक प्रसिद्ध संप्रदाय का एक विशेष सांस्कृतिक आधार है जो आपकी बहुत मदद करेगा, गाई जिनकोंग ने झांग हान से कहा। अच्छा, ऐसा है। उन्होंने बातचीत की और रेस्तरां में वापस चले गए। दोपहर 1:30 बजे उन्होंने लंच खत्म किया। झांग हान और उनके दोस्तों ने अपना बैग पैक किया, गाई परिवार के काफिले पर चढ़ गए और गाई जिनकोंग और उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें हवाई अड्डे के लिए भेजा। जहां तक उन कारों का सवाल है जिन्हें एल्डर मिंग ने किराए पर लिया था, उन्हें गाई परिवार ने वापस भेज दिया था। झांग हान के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ देर तक गाई जिनकोंग से बात की और फिर गाई परिवार के सदस्यों की निगरानी में रहते हुए अपने निजी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए। उन्होंने कुछ मिनटों तक आराम किया। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और धीरे धीरे हवा में उड़ गया। हम घर जा रहे हैं। मिंग मैंग इतनी खुश थी कि हेलीकॉप्टर के सुचारू रूप से उड़ान भरने के बाद भी वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए खिड़की से बाहर देखती रही। पापा, माँ, हमारा स्नोमैन कब तक वहां रहेगा? जब तक यहाँ तापमान गर्म न हो जाए और गर्म धूप बर्फ को पिघला न दे, जियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन वे हमेशा हमारे दिमाग और तस्वीरों में मौजूद रहते हैं। यह मिंग मैंग, पापा और माँ की एक खूबसूरत याद है। जबकि जियान का उत्तर बहुत सुंदर था, झांग हान का उत्तर अधिक स्वतंत्र और सरल था। भविष्य में हम एक दीर्घकालिक संरक्षित स्नोमैन का निर्माण करेंगे ताकि मिंग मैंग जब चाहे उसे देख सके। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पापा और माँ, मिंग मैंग ने खुशी से उत्तर दिया। सामान्यतया घर का रास्ता थोड़ा उबाऊ था। हालांकि मिंग मैंग की कंपनी ने झांग हान और जियान की यात्रा में बहुत मजा जोड़ा। 1 घंटे तक केबिन में खेलने के बाद छोटी लड़की अपने सोफे पर लौट गई और सो गई। मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ, जियान ने झांग हान से फुसफुसाया। मीठी नींद आए, झांग हान मुस्कुराया। फिर उसने मिंग मैंग को एक कंबल से और जियान को दूसरे कंबल से ढक दिया। माँ और बेटी की जोड़ी सो गई। विमान को दुबई के एक राजकुमार द्वारा अनुकूलित किया गया था जिसने आनंद का पीछा किया था। इसमें एक बड़ा केबिन क्षेत्र और शानदार आंतरिक सजावट थी। 3 लोगों के परिवार का विश्राम कक्ष बहुत शांत था। वांग जानपिंग, वांग मिंग, झाओ फैंग और अन्य लोग केबिन के दूसरे हिस्से में आराम कर रहे थे। वे शायद ही कभी एक दूसरे से बातचीत करते थे और अगर वे कभी कभार बात भी करते थे तो उनकी आवाज बहुत धीमी होती थी। संपर्क की उस अवधि के बाद रोंग जियाक्सिन एक बुजुर्ग के रूप में जियान से बहुत संतुष्ट थे। वह जानती थी कि युवा जोड़े का जीवन बहुत खुशहाल था, इसलिए नहीं कि एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में झांग हान ताकत और पैसे से समृद्ध थे, बल्कि इसलिए कि उनका जीवन दैनिक खाना पकाने, कमरे की सफाई, यात्रा योजना आदि सहित सभी पहलुओं में अच्छे क्रम में था। रोंग जियाक्सिन ने विभिन्न विवरणों से देखा था कि झांग हान और जियान जीवन में एक दूसरे के पूरक थे, जिससे उन्हें काफी राहत महसूस हुई। मिंग मैंग और जियान लगभग 2 घंटे तक सोए। जागने के बाद उन्होंने कुछ मिनटों तक आराम किया, कुछ गर्म पानी पिया और फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने साथ में एक नर्सरी कविता भी गाई। प्रिय छोटे खरगोश, दरवाजा खोलो, इसे जल्दी से खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मैं इसे नहीं खोल सकता, माँ वापस नहीं आई, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। उनकी साफ आवाजें पूरे केबिन में गूंजने लगी, जिससे माहौल और भी सक्रिय हो गया, इसलिए बाकी लोग आपस में बातें करने लगे। जब प्रबंधक ने उन्हें याद दिलाया कि वे हांगकांग पहुंचने वाले हैं, झांग और उनका परिवार ड्रेसिंग रूम में गए और स्थानीय गर्म मौसम का आनंद लेने के लिए पतले कपड़े पहन लिए। सभी यात्रियों के एक एक करके कपड़े बदलने के बाद विमान 10 मिनट बाद बहुत आसानी से मिंग मैंग ग्रुप के पीछे हवाई अड्डे पर उतर गया। विमान से उतरते समय झाओ फैंग ने अपने लोगों को उनका सामान कोल्ड इमोर्टल स्कूल भेजने की व्यवस्था की। विमान के पास कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इनमें सन मिंग, झांग ली, लियांग हाओ, लियांग मिंग की ब्रदर लॉन के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक और प्रशिक्षक लियू सहित सुरक्षा समूह के कुछ सदस्य और वुल्फ हेड डिटैचमेंट के 48 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 16 मौजूद नहीं थे। वे सभी 16 व्यक्ति प्रोफाउंड स्टेज मास्टर चरण तक आगे बढ़ने के लिए सुरक्षा समूह के सदस्यों का अनुसरण करने वाले थे। झाओ फैंग, आहू, एल्डर मिंग, जू योंग और लिंग यू के अलावा जो हेवन स्टेज स्तर तक पहुंच गए थे, सुरक्षा समूह के सभी 51 सदस्य अब प्रचुर मार्शल आर्ट संसाधनों की मदद से प्रोफाउंड स्टेज मास्टर स्तर पर थे, साथ ही कौशल और शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षण। मार्शल आर्ट मानदंडों के अनुसार वे सभी प्रसिद्ध स्वामी हो सकते थे, स्वयं जीविकोपार्जन कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा अभी तक स्थापित नहीं हुई थी।
ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे शायद ही कभी अपने कार्यों के लिए बाहर जाते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि झांग हान की उपलब्धियां बहुत चमकदार थीं। भैया, भाभी, मिंग मैंग, क्या आपको अपनी चाची की याद आई? झांग ली उनके पास दौड़े, पहले सभी का अभिवादन किया, फिर मिंग मैंग को गले लगाया और मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है। झांग ली का सवाल सुनने के बाद मिंग मैंग झिझक रही थी। मैं इन दिनों इतना खुश था कि मैं उसे याद करना भूल गया। तुम्हारे हाव भाव बता रहे हैं कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। झांग हान ने गुस्सा होने का नाटक किया। मुझे तुम्हारी याद आती है, मिंग मैंग ने जल्दी से उत्तर दिया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपकती हुई। पापा और माँ दोनों ने सोचा कि यह अफसोस की बात है कि चाची लिली हमारे साथ नहीं आई। ठीक है, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। चलो पहले आइसक्रीम खाने चलते हैं। झांग ली ने मिंग मैंग को जमीन पर गिरा दिया और उसका छोटा हाथ पकड़कर आगे चलने लगी। आइसक्रीम। मिंग मैंग की आंखें चमक उठी क्योंकि वह बस इसके बारे में सोच रही थी। जब वह झांग ली के साथ जाने वाली थी तो उसने जी यान की ओर देखा। उसके साथ जाएं। जी यान मुस्कुराया। वाह, चलो चलें। मिंग मैंग ने खुशी जताई। दोपहर के लगभग 6 बज रहे थे। वे कंपनी के रेस्तरां में खाना खाने जा रहे थे। जब वे इमारत में प्रवेश कर रहे थे, प्रशिक्षक लियू चुपचाप झाओ फैंग के पास पहुंचे। वह अपनी उंगलियों से आगे बढ़ा और झाओ फैंग की कमर को छुआ और उसे पीछे हटने का इशारा किया। झाओ फैंग आश्चर्य से रुक गए और उन्होंने प्रशिक्षक लियू की ओर देखा। क्या गलत? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए। प्रशिक्षक लियू ने तुरंत झाओ फैंग को एक तरफ खींच लिया। उसने सिगरेट का एक पैकेट निकाला, फिर एक सिगरेट झाओ फैंग को दी और दूसरी सिगरेट अपने लिए जला ली। कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। क्या आप किसी परेशानी में हैं? झाओ फैंग प्रशिक्षक लियू से खुश थे। अरे अरे अरे, मैंने सुना है कि हमारे बॉस और नॉर्थ टाइगर गाइजिंग कांग के बीच झगड़ा हुआ है, क्या ये सच है? प्रशिक्षक लियू ने पहले पूछा। वास्तव में ये खबर अभी तक मार्शल आर्ट सर्कल में व्यापक रूप से या तेजी से नहीं फैली थी, इसे सभी को ज्ञात होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन लेई त्यानान, निदेशक बी और रक्षक लेंग पिछले दिन हांगकांग लौट आए, उन्होंने ये खबर अपने कुछ दोस्तों को बताई थी। जब उन्होंने मिंग मैंग सुरक्षा समूह के सदस्यों की अद्भुत पदोन्नति गति देखी तो प्रशिक्षक लियू ने अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने सुना कि दानव नृत्य तलवार के साथ झांग हानयांग और दैवीय स्तर के ड्रैगन टाइगर भाले के साथ गाई जिनकोंग ने बांध लिया है। वह स्तब्ध रह गया और फिर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एक निर्णय लिया, जिसकी सूचना लीडिंग कैडर लियू को दी गई। हालांकि योजना को पहले अस्वीकार कर दिया गया था, लीडिंग कैडर लियू ने अंततः अपनी दृढ़ता के कारण समझौता कर लिया। प्रशिक्षक लियू का सवाल सुनकर झाओ फैंग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मेरे गुरु और ग्रैंड मास्टर गाई के बीच एक गलतफहमी थी, जिसे अंततः सुलझा लिया गया और वे दोस्त बन गए। मास्टर गाई ने मास्टर को कई खजाने भेजे हैं। यह आश्चर्यजनक है। प्रशिक्षक लियू ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। प्रशिक्षक, बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। यदि आप झिझकते रहे तो मैं चला जाऊंगा, झाओ फैंग ने कहा। ठीक है, अधिक धैर्य क्यों न रखें। प्रशिक्षक लियू ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं अपने सभी 48 टीम सदस्यों के साथ आपके सुरक्षा समूह में शामिल होना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं? प्रशिक्षक लियू के शब्द सुनकर पफट पफट झाओ फैंग का अचानक धुएं से दम घुट गया। प्रशिक्षक लियू को घूरने से पहले वह कई बार खांसा और अविश्वास से पूछा, ये कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या वुल्फ हेड डिटैचमेंट सुरक्षा दल में शामिल हो सकता है? क्या आपके नेता आपसे सहमत हो सकते हैं? मैंने जो कीमत चुकाई वह ये थी कि मेरे 16 साथियों को प्रशिक्षक के रूप में विभिन्न टुकड़ियों में नियुक्त किया जाए। इसके अलावा मैंने उनसे कुछ बहुत कठिन कार्यों को पूरा करने का वादा किया। ये प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से हमें मिलने वाले कार्यों के समान है। प्रशिक्षक लियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वैसे भी मेरे नेता मुझसे सहमत थे। यह झांग फैंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। प्रशिक्षक, आप हमारे सुरक्षा समूह में क्यों शामिल होना चाहते हैं? मैं खेती में हमेशा आपके समूह के सदस्यों से धीमा हूं, इसलिए मैंने आपके साथ जुड़ने का फैसला किया। प्रशिक्षक लियू ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराए। यह मेरे लिए आपके बॉस का अनुसरण करने का एक अच्छा अवसर है और मैं कोल्ड इमोर्टल स्कूल जाने का सपना देख रहा हूं। झाओ फैंग का मुंह थोड़ा हिल गया। इससे पहले कि झाओ फैंग कुछ कह सके, प्रशिक्षक लियू ने अपना हाथ झाओ फैंग के कंधे पर रखा और फुसफुसाए, मैं सीधे आपके बॉस को बताने की हिम्मत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मना किए जाने का डर है। इसलिए मैं मदद के लिए मास्टर झांग के पहले शिष्य आपकी ओर मुड़ता हूं। यह आवश्यक नहीं है। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। हमने पहले ही आपको हम में से एक मान लिया है और मुझे यकीन है कि मास्टर आपसे सहमत होंगे। लेकिन ये गंभीर है और हमें पहले मास्टर को बताना चाहिए। इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप और आपकी टीम के सदस्य हमसे कैसे जुड़ने का इरादा रखते हैं। झाओ फैंग ये स्पष्ट करना चाहते थे कि प्रशिक्षक लियू और उनकी टीम के सदस्य सुरक्षा समूह में शामिल होने के बाद भी अपने नेताओं के आदेशों का पालन कर सकते हैं। हालांकि झांग हान को इसकी परवाह नहीं थी, झाओ फैंग सब कुछ व्यवस्थित करना चाहते थे। श्री लियू झाओ फैंग को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और कहा, हम आपके साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे। आप निश्चिंत रहें कि हमारी सैन्य स्थिति आपके जैसी ही होगी। हम अब नियमित सेनाएं नहीं हैं। ठीक है, हा, हम जल्द ही टीम के साथी होंगे। झाओ फैंग खुशी से मुस्कुराए। वह उसी टीम में रहने को इच्छुक थे। झाओ फैंग मुस्कुराए और प्रशिक्षक लियू को गले लगाना चाहा, जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और झाओ फैंग के चेहरे पर ताली बजाई। दूर रहो मुझसे, मैं किसी आदमी को गले नहीं लगाना चाहती। जब मैंने आपका उद्देश्य पूरा कर दिया तो क्या आप मुझे किनारे कर देंगे? झाओ फैंग ने नाराज होने का नाटक किया। मजाक करना बंद करो, मुझे आपको एक और बात बतानी है और वह है लियांग मिंग के बारे में, प्रशिक्षक लियू ने कहा। यह क्या है? झाओ फैंग आश्चर्यचकित थे। ठीक है, आपका एक प्रतिद्वंद्वी है। लियांग मिंग का एक बहुत ही सुंदर सहपाठी है। उन्होंने इन दिनों एक साथ कई बार भोजन किया है और खुशी से बातचीत की है। मैं ये जानता हूं क्योंकि लियांग मिंग ने यहाँ मास्टर झांग के रेस्तरां में सभी भोजन की व्यवस्था की थी। अच्छा ऐसा है, चिंता की कोई बात नहीं। झाओ फैंग मुस्कुराए। अच्छी बात है, हमने अभी अभी खाना खाया है और कुछ देर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, प्रशिक्षक लियू ने कहा। ठीक है, तुम देखो। झांग फैंग ने सिर हिलाया। प्रशिक्षक लियू के जाने के तुरंत बाद झाओ फैंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और लियांग मिंग को एक वीचैट संदेश भेजा। मैंने सुना है कि तुम्हारा पुराना सहपाठी यहाँ है, क्या वह सही है? हाँ, और वह बहुत सुंदर है, लिंग मिंग ने जल्द ही उत्तर दिया। झाओ फैंग का चेहरा काला पड़ गया और वह रेस्तरां की ओर दौड़ पड़ा। इंसान प्यार में हमेशा स्वार्थी रहा है और झाओ फैंग कोई अपवाद नहीं था। वह अब सोच रहा था कि लियांग मिंग के पुराने सहपाठी के साथ कैसे व्यवहार किया जाए।
झाओ फैंग ने रेस्तरां में प्रवेश किया। वह थोड़ा नाराज था और उसने लियांग मिंग की से कुछ नहीं कहा। लियांग मिंग की उसके रवैये से हैरान थी। वाह, तुम बहुत मतलबी हो। ये देखकर कि लियांग मिंग की ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, झाओ फैंग और भी दुखी था। वह रात्रि भोज के दौरान चुप रहा और उसने झांग हान को प्रशिक्षक लियू की योजना के बारे में नहीं बताया। प्रशिक्षक लियू, जो अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे, झाओ फैंग को इसके बारे में बताने पर पछताएंगे। रात के खाने के बाद झांग हान और अन्य लोग कोल्ड इमोर्टल स्कूल वापस चले गए। जब झाओ फैंग रेस्तरां में रुके थे, लियांग हाओ नाइट क्लब में झांग ली के पीछे पीछे गए। हाल के दिनों में झांग ली ने सप्ताह में केवल एक बार प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार उसने कई ग्राहकों को आकर्षित किया। लियांग मिंग की चौक में चली गई और झाओ फैंग को उसका पीछा करते देखा। उसने हल्की सी खर्राटे ली, फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और जवाब देने का नाटक करने लगी। हेलो जियांग, क्या वह कोई तारीख है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, झाओ फैंग चिल्लाया। लियांग मिंग की को झाओ फैंग ने चौंका दिया, जो हवा की तरह उसकी ओर चमका और उसका सेल फोन ले लिया। झाओ फैंग ने फोन अपने कान के पास उठाया और गुस्से से कहा, एक तारीख? आप किसे डेट करेंगे? आप किसे डेट करना चाहते हैं? झाओ फैंग को अचानक लगा कि कुछ अजीब है। उसने मोबाइल स्क्रीन को ध्यान से देखा और पाया कि लियांग मिंग की किसी से बात कर रही है। स्विश, झाओ फैंग शर्मा गए। उसने लियांग मिंग की ओर व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से देखा और महसूस किया कि उसके माथे पर पसीना आने लगा है। झाओ फैंग, मेरी अनुमति के बिना मेरा सेल फोन लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप भविष्य में इससे भी बदतर कुछ करेंगे? मैं तुम्हारे माध्यम से सही देख रहा हूँ। तुम भी बुरे आदमी हो। लियांग मिंग की ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने अपने सहपाठी से कहा कि जब तुम वापस आओगे तो मैं अपने प्रेमी को उससे मिलवाऊंगी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर झाओ फैंग को लगा कि वह बसंत के बीच में है। तुमने उससे कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तुम मेरी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई? झाओ फैंग ने आश्चर्य से पूछा। मैं अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत नहीं हुई हूँ। आपके व्यवहार के कारण मुझे इसके बारे में ध्यान से सोचना पड़ता है। हम्फ। लियांग मिंग की अचानक चुंबन से स्तब्ध रह गई। यह उसका पहला चुंबन था। झाओ फैंग ने प्यार में अपना दिमाग खो दिया। लंबे चुंबन के बाद लियांग मिंग की का चेहरा लाल था। वह झाओ फैंग की बाहों में देखने में बहुत शर्मा रही थी। झाओ फैंग बहुत खुश थे कि वह सुंदरता का पीछा करने के बाद सफल हुए। उस चुंबन ने उनके रिश्ते की शुरुआत को चिन्हित किया। लियांग मिंग की थोड़ी उदास थी क्योंकि उसका पहला चुंबन झाओ फैंग ने इस तरह चुरा लिया था। हालांकि झाओ फैंग लियांग मिंग की के साथ कुछ करना चाहते थे, लेकिन वह शांत हो गए क्योंकि वह एक पारंपरिक लड़की थी। फिर उसने लड़की के जन्मदिन का इंतजार करने और उससे पहले कुछ तैयारी करने का फैसला किया। दोनों ने चौराहे की एक बेंच पर बातचीत करते हुए 1 घंटे से अधिक समय बिताया। ऐसा तब तक था जब तक उसने प्रशिक्षक लियू की आकृति को 10 से अधिक जनरलों के साथ जल्दी में चलते हुए नहीं देखा था। ये भयानक है। दौड़ना। बिना किसी हिचकिचाहट के झाओ फैंग ने लियांग मिंग की का हाथ पकड़ लिया और किनारे पर पार्किंग स्थल की ओर भाग गया। भाइयों, उसे पकड़ो। प्रशिक्षक लियू अपने लोगों के साथ उसके पीछे भागे। ऐसा लग रहा था कि वे झाओ फैंग को हरा देंगे। लियांग मिंग की डर के मारे चिल्ला उठी। सौभाग्य से झाओ फैंग की कार पास में थी। वे जल्दी से अंदर आए और चले गए। धत्तेरी की, अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो वे पूरी रात यही बातें करते रहते। प्रशिक्षक लियू ने बुदबुदाते हुए कहा, फिर उसने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, पीछे हटो। वे अपने प्रशिक्षण पर वापस चले गए। पफ। लियांग मिंग की ने अपनी छाती थपथपाई और घबराहट से कहा, क्या वह प्रशिक्षक लियू नहीं था? वह हमें पीटने के लिए लोगों को क्यों लाया? क्या चौराहे पर चुंबन की अनुमति नहीं है? झाओ फैंग उस प्यारी लड़की से खुश थे। मैं उसके लिए कुछ करने जा रहा हूँ और वह शायद बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए वह हमें डराने के लिए यहाँ किसी को ले गया। अब हम कहाँ जाएं? लियांग मिंग की ने पूछा। मैं कोल्ड इमोर्टल स्कूल जाऊंगा और अपने मास्टर को कुछ बताऊंगा। फिर आप जहाँ चाहें हम वहाँ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झाओ फैंग ने कोल्ड इमोर्टल स्कूल की ओर प्रस्थान किया। वे महल के सामने तक गाड़ी चलाते हुए पहुंचे। शानदार निर्माण को देखकर लियांग मिंग की भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। कितनी खूबसूरत जगह है। मैं इसके पीछे एक छोटा महल बनाऊंगा। वही हमारा घर होगा। झाओ फैंग हंसे। सपने देखना बंद करो। लियांग मिंग की ने झाओ फैंग की ओर अपनी आंखें घुमाई और कहा, जाओ और अपना व्यवसाय करो। मैं यहाँ आपके लिए इंतजार करूंगा। ठीक है। झाओ फैंग कार से बाहर निकले। उन्होंने पहले झांग हान को बुलाया, फिर तीसरी मंजिल पर हॉल में गए। वह सोफे पर बैठ गया और 2 मिनट तक इंतजार करता रहा। उसके बाद झांग हान शयन कक्ष से बाहर आया। प्रशिक्षक लियू की योजना सुनने के बाद झांग हान ने उन सभी नए सदस्यों का खुशी से स्वागत किया। कुछ देर बातचीत करने के बाद झाओ फैंग वापस कार की ओर बढ़े और लियांग मिंग की के साथ कंपनी के स्टार मून बार में गए। अभी शाम के 8 बजे थे, इसलिए वे काफी देर तक वहां रुक सके। मिंग मैंग दाही और लिटिल ही के साथ खेलना चाहती थी। 3 लोगों का परिवार पीछे के पहाड़ पर गया। उन्हें मच्छरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वे रात में बाहर खेल सकते थे। इस समय माउंट न्यू मून के आवासीय क्षेत्र में सभी घुमावदार सड़कों के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। यहाँ तक कि पीछे के पहाड़ के किनारे पर भी इस समय प्रकाश व्यवस्था के उपकरण थे। हालांकि पीछे के पहाड़ का क्षेत्र बहुत बड़ा था और प्रकाश चाहे कितना भी तीव्र क्यों न हो, वह अंदर के लॉन को रोशन नहीं कर सका। सौभाग्य से उस रात चंद्रमा अपेक्षाकृत गोल था। इसकी चमक के तहत सभी दृश्यों को स्पष्ट रूप से सराहा जा सकता था। बड़ी हे, छोटी हे, क्या आपको मिंग मैंग की याद आई? मिंग मैंग 2 हे शक्तियों और पालतू कुत्तों के साथ खुशी से खेलती थी। थोड़ी देर बाद वांग परिवार के 6 साल के 3 बच्चे दौड़ते हुए आए। अंकल झांग, क्या हम मिंग मैंग के साथ खेल सकते हैं? पोनीटेल वाली छोटी लड़कियों में से एक ने डरते हुए पूछा। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। जाओ और उसके साथ खेलो। उनके जाने के बाद वांग परिवार के 2 16 या 17 साल के बच्चे तेजी से उनके पास आए। उन्होंने शर्म से झांग हान और जियान का अभिवादन किया और फिर अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल करने के लिए पीछे के पहाड़ पर भाग गए। मेरे चाचा के परिवार में कुछ बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मिंग मैंग के समान उम्र के हैं, जियान ने पीछे के पहाड़ को देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। मिंग मैंग अपने छोटे दोस्तों से मिलकर खुश थी और उन दिनों के दौरान उनका आपस में अच्छा मेलजोल था। थोड़ी देर बाद वे खुशी से दौड़ने और कूदने लगे। क्या मिंग मैंग के पास कोई होमवर्क है? अरे हाँ, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए एक भाषण। झांग हान ने अचानक जियान को याद दिलाया। हाँ, वह भाषण देगी।
मैं पृष्ठभूमि प्रक्षेपण के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ तस्वीरें चुनने जा रहा हूं और उन्हें शिक्षक लू को भेजूंगा। जियान उत्साहित था। वह अपना सेल फोन निकालकर तस्वीरें चुनने लगी। बहुत ज्यादा नहीं, हर जगह के लिए सिर्फ एक फोटो। जैसे ही जियान बोल रही थी, वह झांग हान की छाती पर झुक गई। उन्होंने 8 तस्वीरें चुनी और उन्हें लू गुओ को भेज दिया। तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। मुझे विश्वास है कि मिंग मैंग कल एक उत्कृष्ट भाषण देंगी। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बस शिक्षक के साथ संवाद किया और लॉजिस्टिक्स कार्य पूरा कर लिया। ये छुट्टी का आखिरी दिन था। मिंग मैंग को अच्छा समय बिताने और रात 9 बजे महल में लौटने की अनुमति दी गई। धोने के बाद अपने बड़े बेडरूम के बिस्तर पर लेते हुए जियान और मिंग मैंग को एहसास हुआ कि उनका अपना घर सबसे आरामदायक था। झांग हान की कहानी में माँ बेटी सो गई। माउंट न्यू मून रात में शांतिपूर्ण था। सभी को नमस्कार। क्या आपने क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अच्छा समय बिताया? अगली सुबह सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ कक्षा 5 में वापस चले गए। कक्षा में रहते हुए लूगो ने ताली बजाई और उस प्रश्न और मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की। हाँ, सभी विद्यार्थियों ने स्पष्ट और कोमलता से उत्तर दिया, जो एक प्रकार का श्रवण आनंद भी था। क्या आप अपने शिक्षक द्वारा सौंपा गया कार्य भूल गए? लूगो ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। नहीं, हाँ, ये कुछ शरारती छात्र थे। लूगो ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कुछ छात्रों को ये कहते सुना है कि वे इसके बारे में भूल गए। ठीक है, इस कक्षा में हम क्रिसमस की छुट्टियों पर भाषण देने जा रहे हैं। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें थोड़ा लाल फूल मिलेगा। मिंग मैंग की आंखें चमक उठी। एक छोटा सा लाल फूल। हम जो करने जा रहे हैं वह एक तात्कालिक भाषण देना है, जिसका अर्थ है कि आप हमें बता सकते हैं कि आप अपनी छुट्टियों के दौरान मौज मस्ती करने या पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हल्की खांसी के साथ लूगो जानबूझकर पीछे हट गया और फिर मंच पर लौट आया, हाथ हिलाया और कहा, सभी को नमस्कार, मैं आपका शिक्षक लू हूँ। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मैंने अच्छा समय बिताया। मैं 3 दोस्तों के साथ दुबई गया था। वहाँ का दृश्य सुंदर था। हमने वहाँ 5 दिन बिताए और ढेर सारा विशेष खाना खाया। जैसे लूगो ने एक सरल प्रदर्शन किया और छात्रों को शुरुआत करने की अनुमति दी। मंच पर सबसे पहले दाहिनी ओर स्टीफन था। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान मैं और मेरा परिवार डिज्नी गए और अच्छा समय बिताया। बाद में जब हम घर वापस आए तो हमने मिंग मैंग जाने की योजना बनाई। लेकिन मैंने सुना कि मिंग मैंग चीन के उत्तर में गई थी, इसलिए मैं दोबारा बाहर नहीं गई। स्टीफन अपनी सीट पर लौट आया जबकि अन्य लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने तस्वीरें तैयार नहीं की और उनके परिवार ने शायद ही कभी तस्वीरें लीं। दूसरा विद्यार्थी एक छोटा मोटा लड़का था। जब वह मंच पर ऊपर गया तो लूगो ने प्रक्षेपण उपकरण चालू कर दिया। वह लड़के के माता पिता द्वारा तैयार की गई तस्वीरें दिखाने लगी। उन तस्वीरों में मकाओ की कई ऐतिहासिक इमारतें दिखाई गईं। जब तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थी, उस लड़के ने कहा, मैं अपने पिता और माँ के साथ मकाओ गया, फिर मैं अपनी दादी से मिलने गया। उसने बहुत सारे झींगे पकाए जो स्वादिष्ट थे। आधुनिक समाज के उन दृश्यों में बच्चों की बहुत रुचि नहीं थी और केवल ली मुइन द्वारा लाए गए ग्रामीण दृश्यों के चित्रों ने ही कई बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। वे अभी तक ग्रामीण इलाकों में नहीं गए थे और उन्हें नई चीजों में बहुत रुचि थी। ठीक है, मियाँ का भाषण बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक छोटा सा लाल फूल इनाम में दूंगा। लूगो ने अपने बगल के बक्से से एक छोटा सा लाल फूल निकाला। ली मुइन ने यंत्रवत फूल ले लिया। उसे छोटी सी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन मिंग मैंग को इसकी परवाह थी। अब वह शिक्षक लू के बक्सों में छोटे लाल फूलों को देख रही थी, सोच रही थी, मैं कितने फूल घर वापस ले जा सकता हूँ? पापा मुझसे कितनी बातों का वादा करेंगे? मिंग मैंग ने अपनी छोटी उंगलियों की ओर देखा। मेरे फूलों को अपनी उंगलियों से गिनना पर्याप्त नहीं है। इस समय लूगो ने मिंग मैंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगला मिंग मैंग है। मिंग मैंग और उसके पिता और माँ इन दिनों एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर गए थे। तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। आइए भाषण देने के लिए मिंग मैंग का स्वागत करें। हाँ, मिंग मैंग अपनी कुर्सी से कूदकर मंच की ओर भागी। मिंग मैंग बहुत शर्मीली हुआ करती थी। हालांकि वह अब भी कभी कभी शर्मीली हो जाती थी, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक साहसी थी। मिंग मैंग अक्सर अपने माता पिता और कई अन्य लोगों के साथ विभिन्न अवसरों पर दिखाई देती थी, इसलिए उन्हें अजनबियों से डर नहीं लगता था। मंच पर मिंग मैंग 2 सेकंड के लिए चुप रही। मैं पापा और माँ के साथ उत्तर की ओर गया, जिसे आई सिटी कहा जाता था। जब हम विमान में चढ़े तो हमने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन जब हम विमान से उतरे तो हमने बहुत सारे कपड़े पहने। मुझे तब भी बहुत ठंड महसूस होती थी जब तक कि पापा और माँ ने ऊनी कपड़े नहीं खरीदे थे और यह गर्म था। मिंग मैंग ने स्क्रीन पर तस्वीर देखने के लिए मुड़ी। हमने आई सिटी में अच्छा समय बिताया। इसकी एक लंबी सड़क है और हमने वहाँ कपड़े खरीदे। नदी के किनारे हमने बहुत सारे खेल खेले और वहाँ एक कुत्ता हमारे साथ चलने के लिए कार खींच रहा था। ये तब है जब हम स्नोबॉल फेंकते थे, स्नोबॉल से खेलते थे, स्नोबॉल से लड़ते थे। यह आइस वर्ल्ड है जो बहुत बड़ा है। यह पापा मुझे स्कीइंग पर ले जा रहे हैं। ये वह स्नोमैन है जिसे मैंने पापा और माँ के साथ बनाया है। ये खूबसूरत है। मैं इन जगहों के नाम भूल गया हूँ। हमें वहाँ छोटी छोटी गिलहरियाँ मिली। सर्दियों में ठंड थी और वे सभी अपने घोंसलों में छिपे हुए थे। मेरे पापा बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने उन्हें मेरे साथ खेलने के लिए बाहर आने के लिए कहा। मिंग मैंग के कई सहपाठी उसकी बातों और तस्वीरों से आकर्षित हुए। उनकी आंखें चमक उठीं। उनमें से 70% ने कभी बर्फ से नहीं खेला था और वे ऐसे मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। वांग यिहान उनमें से एक था। स्कूल के बाद बच्चे अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करने लगे कि वे कब और कहाँ बर्फ से खेल सकते हैं। कई माता पिता असहाय महसूस करते थे। जब मिंग मैंग ने बोलना समाप्त किया तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपकीं और उसने लूगो से पूछा, शिक्षक लू, क्या मुझे थोड़ा लाल फूल मिल सकता है? लूगो आश्चर्यचकित था। उसने महसूस किया कि मिंग मैंग को छोटे लाल फूलों से बहुत प्यार था। छोटे लाल फूल को पाने के लिए मिंग मैंग स्कूल में कभी नहीं रोई या शोर नहीं मचाया और वह दोपहर के भोजन के बाद बिस्तर पर जाने सहित सभी गतिविधियों में आज्ञाकारी थी। यह उसके माता पिता के प्रभावी मार्गदर्शन के कारण था। इसके बिना ली मुइन को छोटे लाल फूल और उसके द्वारा दर्शाए गए सम्मान की ज्यादा परवाह नहीं होती। लूगुओ को नहीं पता था कि झांग हान मिंग मैंग के लिए कितना महत्वपूर्ण था। इस समय मिंग मैंग की स्पष्ट आंखों को देखकर और उसकी अपेक्षा को महसूस करते हुए लूगुओ को पता था कि भले ही मिंग मैंग ने भाषण नहीं दिया हो, लेकिन उसने छोटी लड़की को एक छोटा लाल फूल दिया होगा। मिंग मैंग का भाषण बहुत अच्छा था। तुम्हें एक छोटा सा लाल फूल इनाम में दिया जाना चाहिए। लूगुओ ने एक छोटा लाल फूल निकाला और मिंग मैंग को दिया। मिंग मैंग बहुत खुश थी। जब मिंग मैंग पूर्वोत्तर गई तो क्या आपने पूर्वोत्तर बोली सीखी?
लू गुओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूर्वोत्तर बोली, मैंने केवल 2 वाक्य सीखे। मिंग मैंग ने अपना मुंह फुलाया, एक तो तुम क्या कर रहे हो, और दूसरा है क्या मामला है। हा हा हा, लू गुओ हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने मिंग मैंग की प्रशंसा की और उसकी ओर देखा। मिंग मैंग वास्तव में स्मार्ट है। ठीक है, अपनी सीट पर वापस जाओ। वह ताली बजाने में आगे रही। मिंग मैंग के लिए ये पूर्वोत्तर की एक अद्भुत यात्रा थी और उसने अपने सहपाठियों के साथ अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया, जिससे उसे अपने सहपाठियों और फूल की सराहना मिली, जिससे वह बहुत खुश हुई। अपनी सीट पर वापस छोटी लड़की अन्य छात्रों के भाषणों को ध्यान से देख रही थी। स्कूली जीवन फिर शुरू हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद शीतकालीन छुट्टियां आ गईं। मिंग मैंग कुछ सोच रही थी। मेरे पास जल्द ही 15 छोटे लाल फूल होंगे और फिर मुझे एक कप मिलेगा। किंडरगार्टन में जूनियर कक्षा के बच्चे अभी अभी छुट्टियों से लौटे थे और कक्षा में संवाद करने को लेकर बहुत उत्साहित थे। जी यान और जो फी उस दिन कंपनी गए थे। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनसे उन्हें निपटना था। पिछले दिन नए साल के शो के लिए देश भर के 20 से अधिक टीवी स्टेशनों ने जी यान को आमंत्रित किया, लेकिन उसने किसी से भी वादा नहीं किया क्योंकि वह छुट्टियों के लिए पूर्वोत्तर जाना चाहती थी। अगर उसने उनसे वादा किया होता तो वह कुछ दिन पहले ही कुछ तैयारी करने के लिए रिहर्सल स्थल पर पहुंच जाती। हालांकि जी यान ने सभी नए साल के शो में भाग लेना छोड़ दिया, लेकिन उसे कई टीवी स्टेशनों के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में आमंत्रित किया गया, जिसमें शांगजिंग स्टेशन भी शामिल था। जी यान सुंदर, लोकप्रिय और गायन में अच्छी थी, जिससे स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की दर्शकों की रेटिंग बढ़ सकती थी। इसलिए वह प्रमुख टीवी स्टेशनों के बीच प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य बन गई थी। लेकिन अभी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी और जी यान का हालिया काम अभी भी पिछले एकल के सहयोग के बारे में था। जी यान ने काम करना शुरू कर दिया, जबकि झांग हान कोल्ड इमोर्टल स्कूल में रहे। उन्होंने सुबह पावर ग्रास को परिष्कृत करना शुरू किया। जब झाओ फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से कुछ स्पिरिट स्तर की जड़ी बूटियों के साथ स्कूल लौटे, तो झांग हान ने पावर ग्रास का शोधन पूरा कर लिया था और इसमें कुछ सहायक सामग्री जोड़ रहे थे। झांग हान दोपहर तक सुधार करता रहा। टकराना, एक दबी हुई आवाज निकली, यहाँ तक कि पंचतत्व स्टोव भी दर्जनों बार कांप उठा और फिर एक सफेद रोशनी उड़ गई। झांग हान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जा हथेली में बदल दिया और फिर उसने हथेली से सफेद रोशनी को पकड़ लिया। चौथे स्तर पर एक मध्यम गुणवत्ता वाला शक्ति अमृत। इतना खराब भी नहीं। दाहेई, झांग हान ने फोन किया। पहाड़ के पीछे से ज्यादा दूर नहीं। दाहेई, जो अकेले ही लुढ़क रहा था और खेल रहा था, जल्दी से खड़ा हुआ और अपने चारों अंगों के साथ ऊपर की ओर भागा। हुश, झांग हान द्वारा दहेई की ओर गोली फेंकी गई, जिसने हवा में एक चाप बनाया और दहेई के मुंह में गिर गई। चीख चीख, दहेई ने कई बार चबाया और अपना सिर खुजलाया। इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। अगले ही पल दहेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मांसपेशियां जल रही हों। लेकिन ताकत में सुधार ने दहेई को और अधिक आरामदायक महसूस कराया। धमाके 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 धमाके, दहेई ने अपनी छाती पिटी और आकाश की ओर गर्जना की। न्यू मून पर्वत पर ड्रम जैसी ध्वनि गूंज उठी। वांग जानपिंग, वांग जानहोंग और वांग मिंग, जो घने जंगल में 100 गठन छवि देख रहे थे, जल्दी से भागे और पास में चुपचाप देखते रहे। दहेई का शरीर लंबा होने लगा और यह धीरे धीरे रुक गया जब तक कि यह 5 मीटर के करीब नहीं हो गया। वाह, दहेई बहुत लंबा है। झाओ फैंग हैरान थे। दहेई अब 5 मीटर ऊंचा था, जो काफी डरावनी छवि दे रहा था। अपने मजबूत शरीर के कारण वह किसी पहाड़ी जैसा दिखता था। यह आश्चर्यजनक है। वांग जानपिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वांग जानपिंग की राय में दहेई और लिटिल हेई हान का अनुसरण करने के लिए काफी भाग्यशाली थे, उनकी भविष्य की राह सुगम होगी। मैं अब तनावग्रस्त हूँ। वांग मिंग ने दाहेई की ओर देखा। दहेई अपने शरीर से संतुष्ट था और वह चुपचाप हंसता रहा। मैं किंग कांग कहलाने लायक लंबा हूँ। दहेई ने अपना सिर खुजाया। हालांकि झांग हान ने अपना गला साफ करने के लिए खांसते हुए आदेश दिया, आप छोटे हो सकते हैं, अन्यथा मिंग मैंग आपके साथ नहीं खेल सकती। ओह ओह, दहेई ने कुछ देर सोचा और फिर सभी की निगाहों के नीचे छोटा और छोटा होता गया। अंततः ये 2.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। छोटी ही दहेई को देखते हुए रत्न चबा रही थी। भाई की ताकत फिर से बढ़ गई है। मुझे उसके साथ बने रहना होगा। अन्य लोग जल्द ही अपने अपने व्यवसाय में वापस चले गए। झांग हान अकेले थंडर यांग पेड़ पर लौट आया। वह पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और 20 सेकंड तक आराम किया, फिर अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी दाहिनी हथेली में स्वर्ग समुद्र क्रिस्टल पत्थर दिखाई दिया। जाना, झांग हान ने अपनी आत्मा की भावना के माध्यम से थंडर यांग पेड़ के साथ संवाद करना शुरू किया। पूरा तना अचानक हिल गया और फिर पेड़ की जड़ बाहर आ गई, जिसने झांग हान के हाथ में स्वर्ग समुद्र क्रिस्टल पत्थर को छीन लिया और पहाड़ के नीचे क्रिस्टल पत्थर की नस में फेंक दिया। खड़खड़ाहट, स्वर्ग समुद्र का क्रिस्टल पत्थर तेज रोशनी के साथ फूटा और फिर एक लहर जैसी ऊर्जा में बदल गया, जिसने पूरे क्रिस्टल शिरा को प्रवाहित कर दिया। सभी क्रिस्टल तेजी से जमने लगे। साथ ही बढ़ती ऊर्जा के कारण उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई उत्सर्जित की। आध्यात्मिक क्यूई को 3 भागों में विभाजित किया गया था और एक भाग थंडर यांग पेड़ द्वारा अवशोषित किया गया था। थंडर यांग पेड़ पर थंडर यांग वुड था और वह लंबा हो गया। आध्यात्मिक क्यूई का दूसरा भाग उड़ गया और झांग हान के शरीर में चला गया। झांग हान ने खजाना खोज सूत्र चलाना शुरू कर दिया और शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई को उसके द्वारा लगातार परिष्कृत और अवशोषित किया गया। ऐसी शुद्ध ऊर्जा के साथ ब्लड शॉक प्लूटो मंत्र के अंतिम उपयोग के कारण हुए शेष दोष भी दूर हो गए। फिर झांग हान की लंबे समय से रुकी हुई खेती में सुधार होने लगा। वह बिल्डिंग बेस स्तर पर था और आध्यात्मिक शक्ति उसके मध्याह्न रेखा में 7वीं बार संचार कर रही थी। टकराना, झांग हान के शरीर से एक धीमी आवाज आई। फाउंडेशन लेट स्टेज की बाधाएं स्वाभाविक रूप से टूट गईं। खजाना खोज सूत्रों के मार्ग के अनुसार झांग हान के मध्याह्न रेखा में एक बड़ी और अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित होने लगी, जो झांग हान की अपनी बढ़ी हुई ताकत को मजबूत करने का तरीका था। इस समय झांग हान एक नए चरण पर पहुंच गया। झांग हान के आसपास 10 फीट व्यास वाले क्षेत्र में बवंडर आया था। यदि वांग जानपिंग और अन्य लोग वहां होते, तो वे निश्चित रूप से पाते कि बवंडर अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई से बना था। झांग हान द्वारा आध्यात्मिक क्यूई ऊर्जा के दूसरे भाग को अवशोषित करने के बाद तीसरी आध्यात्मिक क्यूई पूरे न्यू मून पर्वत पर फैल गई। सुखद सुगंध वाली घास हरी हो गई, आध्यात्मिक मिट्टी अधिक उपजाऊ हो गई, आध्यात्मिक पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा था और मांस घास जैसी अन्य चीजों को भी उस आध्यात्मिक तूफान से लाभ हुआ। ये 5वें चरण के स्पिरिट खजाने द्वारा लाया गया परिवर्तन था। अधिकांश ऊर्जा क्रिस्टल शिरा द्वारा अवशोषित की गई थी और बाकी थंडर यांग पेड़ और झांग हान दोनों द्वारा अवशोषित की गई थी।
निस्संदेह ये क्रिस्टल शिरा द्वारा उत्सर्जित शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई के कारण भी था, अन्यथा स्वर्ग समुद्र क्रिस्टल पत्थर की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना मुश्किल होगा। मिनट और सेकंड के हिसाब से समय बीतता गया। जल्द ही क्षेत्र में ऊर्जा तरंगें समाप्त हो गईं। लेकिन झांग हान आधे घंटे बाद तक काफी देर तक जमीन पर रुके रहे। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ठीक इसी समय उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी। यदि अन्य लोग ध्यान से देखें तो उन्हें प्रकाश में हरी बिजली मिश्रित दिखाई देगी। जब झांग हान धीरे से खड़ा हुआ, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। झांग हान के शरीर से पटाखों की तरह एक तेज आवाज आई। उसी समय एक मजबूत क्यूई चारों ओर बह गई। फाउंडेशन लेट स्टेज। झांग हान की आध्यात्मिक शक्ति की एकाग्रता फिर से कई गुना बढ़ गई थी। वह सहजता अवस्था के बहुत करीब थे। कई दिन पहले झांग हान ने दानव नृत्य तलवार पकड़ रखी थी और गाई जिंगकोंग के साथ लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। अब वह गाई जिंगकोंग को 3 चालों के भीतर हरा सकता था। वह पहले अजेय ग्रैंड मास्टर कहलाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उस समय वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन वह अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वह अजेय ग्रैंड मास्टर की उपाधि के हकदार थे। वास्तव में कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं था जो झांग हान को हरा सके। अब सबसे कठोर हड्डी बची है। झांग हान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और गरजते हुए यांग पेड़ के किनारे की ओर देखा। वह बड़ा कछुआ खोल वहां था। सुंदर गहरा कछुआ। अब चैरिटेबल इसका चौथा चरण का आध्यात्मिक खजाना था। इसे सहजता मध्य चरण पर होना चाहिए। मार्शल आर्ट विश्व मानक के अनुसार इंटेनेटनेस मिडिल स्टेज का पृथ्वी क्षेत्र में एक कल्टीवेटर ताकत के अनुसार एक मार्शल आर्ट के बराबर था। लेकिन ऐसे सुनहरे प्रोफाउंड कछुए को किसी ने कछुए के सूप में डाल दिया था। झांग हान को पता था कि कस्तूरी की सूप की खेती क्यूई और रक्त के लिए अच्छा था और उसने उस तरह का बहुत सारा सूप भी पिया था। लेकिन अब वह केवल उन महान गुरुओं द्वारा पदच्युत होकर ही शंख उठा सके थे। स्वर से गोल्डन प्रोफाउंड कैसल की अचेतन आत्मा खोल से जुड़ी हुई थी जो अधिक उपयोगी थी। यदि झांग हान ने 4 आत्मिक टुकड़ों के चमत्कारों को एकत्रित किया तो वह 4 सिंबल फॉर्मेशन बनाने में सक्षम होगा जो न केवल एक कार्यात्मक तरीका था बल्कि बहुत शक्तिशाली भी था। सहज अवस्था में एक आत्मिक पशु आत्मा। झांग हान थंडर यांग पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बड़े मोटे कपड़े पर ध्यान दिया। अचानक उसका दाहिना हाथ हिल गया। 18 कार्डों को स्पेस रिंग से बाहर निकाला गया और कछुए के खोल के ऊपर मंदरा दिया गया। अचानक 2 कार्ड आकाश में रुक गए। एक कार्ड में बार ड्रैगन की आत्मा थी जबकि दूसरे में एक सामान्य कार्ड था। इस समय वीडियो में ड्रैगन आत्मा की गति थी मानो उसे कछुए के खोल से अधिक भयानक ऊर्जा का एहसास हुआ हो। किंग मिंग चोरी। झांग हान की रोशनी से फट गई। किंग मिंग चोरी पूरी तरह से एक आध्यात्मिक इंद्रिया मन की चाल से बनाई गई थी जो कछुए के खोल के ऊपर दिखाई देती थी। इस समय किंग मिंग चोरी में विभिन्न परिवर्तन हुए। सूरज रोशनी से बने निशान पर कुछ हरा सा लग रहा था। ये ताई वुड थंडर की सुविधा थी। उन बाइबल के बाद झांग हान की आत्मा की भावना में काफी सुधार हुआ। हालांकि उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। झांग हान को लगा कि इसे एक अच्छी दिशा में विकसित किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण था। असल में झांग हान थोड़ा चिंतित था। लेकिन क्रांतिकारी हमेशा प्राकृतिक कानून के खिलाफ थे और उस असाधारण बदलाव ने झांग हान को और अधिक उत्सुकता महसूस की। किंग मिंग स्टील जो खिलौने के खोल के समान आकार का था पूरी तरह से उसके ऊपर गिर गया। कस्तूरी के खोल पर छोटे और पतले हरे रंग बारी बारी से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब झांग हान ने अपनी किंग मिंग चोरी में और अधिक ऊर्जा कण कुछ हुआ। जूम करें। कचोरी के खोल के एक तट में शीतलहर और ऊर्जा की एक लहर उठी। ये किंग मिंग चोरी के खिलाफ लड़ाई कर रहा था और वह कछुए के खोल में शामिल नहीं होना चाहता था। ये चलने का समय है। झांग हान की आत्मा के समुद्र के ऊपर 4000 बादल अचानक एक साथ उड़ गए। आत्मा इंद्रिय समुद्र पर गर्जन और बिजली चमकती रही थी और काले बादल सितार थे। इससे पता चला कि झांग हान अपनी सारी आत्मा की भावना का उपयोग कर रहा था। अगले ही पल क्यूमुलस बादलों के बारिश में बदलने से ठीक पहले झांग हान ने इस संतुलन को बनाए रखने के लिए बादलों के बीच की दूरी को फिर से बढ़ा दिया। महत्वपूर्ण क्षण में झांग हान की आध्यात्मिक भावना एक तूफान की तरह उभरी फिर किंग मिंग चोरी पर गिरी जिससे वह चकाचौंध रोशनी में बदल गया। आत्मा को दबाने वाली शक्तिशाली शक्ति को महसूस करते हुए गोल्डन प्रोफाउंड कछुए की आत्मा ने एक पल में कछुए के खोल को त्याग दिया। झांग हान की योजना के अनुसार ये कार्ड में आ गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। झांग हान ने 5 तत्वों की भट्टी को बुलाने के लिए अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपने सभी 18 कार्ड उसमें फेंक दिए। परिष्कृत होने के बाद ही गोल्डन प्रोफाउंड कछुए की आत्मा को कार्ड के साथ एकीकृत किया जा सका और एक अद्वितीय विशेषता शक्ति बन सकी। बार ड्रैगन की आत्मा की तरह ये जीवित होने पर आध्यात्मिक जानवर की छवि दिखा सकता है और अपनी ऊर्जा को पूरा खेल दे सकता है। आग। झांग हान की आत्मा इंद्रिय अग्नि के समूहों में बदल गई। फायर स्टोन की मदद से उन्होंने कछुए के खोल को लगातार परिष्कृत किया। 3 घंटे बाद वह सफल हो गया। जूम करें। कार्ड के ऊपरी हिस्से पर एक सुनहरी छाया दिखाई दी जो गोल्डन प्रोफाउंड कछुए की तरह दिख रही थी। जैसे ही यह प्रकट हुआ एक मोटी और ठोस क्यूई बाहर निकली। वहीं इसके आने से 18 कार्डों की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ था। लेकिन ये काफी नहीं था। झांग हान ने अपनी बाईं हथेली आगे की ओर ताली बजाई। अचानक गोल्डन प्रोफाउंड कछुए की आकृति 5 तत्वों की भट्टी से बाहर निकली और अपने खोल में लौट आई। झांग हान के आदेश के तहत गोल्डन प्रोफाउंड कछुए की आकृति खोल से उठी और तुरंत सुनहरी रोशनी की एक परत से ढक गई। जहां तक खोल की बात है तो यह पानी में डाले गए लाल लोहे के टुकड़े जैसा था जिसका रंग तुरंत काला हो गया। अंततः यह पाउडर में बदल गया और हवा के साथ नष्ट हो गया। गोल्डन प्रोफाउंड कछुआ कछुए के खोल के सार के साथ 5 तत्वों की भट्टी में लौट आया। इस समय झांग हान का दाहिना हाथ हिल गया। अचानक 28 तीसरे स्तर के रत्न एक के बाद एक भट्टी में उड़ गए जिन्हें झांग हान द्वारा पाउडर में परिष्कृत किया गया। उन्होंने उन 18 कार्डों को जोड़ा और उनके साथ परिष्कृत होकर एक बनाया जाना जारी रखा। प्रक्रिया धीमी थी। उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में झांग हान को 2.5 घंटे लगे। टकराना। अचानक 5 तत्वों की भट्टी हिल गई और धीमी आवाज निकली। टकराना। पंचतत्व चूल्हा फिर से कंपित हुआ। आवाज पहले से कहीं अधिक तेज और स्पष्ट थी मानो पंचतत्व की भट्टी उसकी बातें सहन नहीं कर पा रही हो। इस समय झांग हान ने जल्दी से 18 कार्डों को बाहर जाने का निर्देश दिया। हर कार्ड मन से चमकदार में बदल गया था। स्वभाव में परिवर्तन होगा। उपस्थिति किसी आध्यात्मिक खजाने की प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकती लेकिन अब सभी 18 कार्डों को चौथे स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। हालांकि वे स्तर 4 के मानक बिंदु को पार कर चुके हैं उन्हें पवित्र हथियार भी कहा जा सकता है।
इतना खराब भी नहीं। झांग हान ने राहत की सांस ली। झांग हान परिणाम से संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें दिन भर की उच्च तीव्रता वाली गतिविधियों से थोड़ी थकान महसूस हुई। 10 मिनट तक आराम करने के बाद उन्होंने समय देखा और हम वापस महल की ओर चल पड़े। यह मिंग मैंग को लेने का समय है। महल के सामने झांग हान पांडा कार में चढ़ गया और धीरे धीरे कोल्ड इमोर्टल स्कूल से दूर चला गया। जी यान और जो फी कंपनी में व्यस्त थे और झांग हान उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। जब जी यान ने काम करना समाप्त कर लिया तो वह सबसे पहले झांग हान को फोन करेगी। इसलिए झांग हान स्वयं गाड़ी चलाकर सेंट किंडरगार्टन गए। वह शाम 4:25 बजे ही आ गए। अस्थायी पार्किंग स्थल में कुछ मिनटों तक प्रतीक्षा की और फिर स्कूल में प्रवेश करने के लिए कतार में लग गए। पापा, मिंग मैंग की आंखें चमक उठीं और उसने जल्द ही उस छोटे लाल फूल को अपने पीछे छिपा लिया। जब वह झांग हान की ओर दौड़ी तो उसकी बाहों में कूदने के बजाय उसने 2 छोटी भुजाएं फैला दी, हथेलियां नीचे की ओर अंदर कुछ पकड़े हुए। झांग हान को पता था कि यह एक और छोटा लाल फूल होना चाहिए। पापा, अनुमान लगाओ, मिंग मैंग ने खुशी से कहा। ये वाला। झांग हान ने मिंग मैंग की दाहिनी हथेली की ओर इशारा किया। हाँ, इसे देखो। मिंग मैंग ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी छोटी सी हथेली दिखाई। उसमें एक छोटा सा लाल फूल था। वाह, एक छोटा सा लाल फूल। मिंग मैंग एक अच्छी लड़की है। आप बहुत खूब। तो पिताजी का मिंग मैंग पर एक और एहसान है। झांग हान मुस्कुराए और मिंग मैंग के सिर को छूकर उसकी प्रशंसा की। तब झांग हान मिंग मैंग का हाथ पकड़कर परिसर छोड़ने ही वाला था। मिंग मैंग ने एक कदम पीछे ले लिया। पापा, आपने अभी तक इस हाथ की जांच नहीं की है। झांग हान आश्चर्यचकित था। फिर वह मुस्कुराया, झुक गया और बोला, इस हाथ में क्या है? क्या यह आश्चर्य की बात है? देखना, एक और छोटा लाल फूल। मिंग मैंग ने अपना बायां हाथ दिखाया और खुश होकर कहा, मुझे आज 2 छोटे लाल फूल मिले हैं। एक दिन में 2 छोटे लाल फूल। मिंग मैंग बहुत चतुर है। झांग हान ने अतिशयोक्ति की। हाँ, मिंग मैंग ने अपना छोटा लाल फूल झांग हान की पकड़ से वापस ले लिया और फिर बुदबुदाया, पापा, चलो मां को ढूंढने चलें। चलो वापस चलते हैं। झांग हान और मिंग मैंग पांडा कार में वापस गए और सीधे कंपनी चले गए। जी यान को 10वीं मंजिल पर देखने के बाद छोटी लड़की ने अनुमान लगाने के लिए मां के लिए 2 छोटे हाथ फैलाए। दोनों हाथों में एक एक फूल था। 2 छोटे लाल फूलों को देखकर जी यान ने खुशी से मिंग मैंग की प्रशंसा की। चूंकि पिता और बेटी दोनों आ गए थे, उसने अपना काम बंद कर दिया और फिर उनके साथ कोल्ड इमोर्टल स्कूल लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि छोटे लाल फूल को ब्लैकबोर्ड पर चिपका दिया। मिंग मैंग को 14 छोटे लाल फूल मिले हैं। यदि आप नया खरीदते हैं तो आपको एक ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। अब जब आपको आज 2 छोटे लाल फूल मिले हैं तो निश्चित रूप से हम आपको इनाम देंगे। क्रीम केक का एक टुकड़ा कैसा रहेगा? महान। मिंग मैंग खुश होने से खुद को नहीं रोक सकी। आइए केक ऑर्डर करें। जी यान मुस्कुराए और अपना मोबाइल फोन निकाला। उसने सोचा कि केक बनाने की प्रक्रिया परेशानी भरी है और केक खरीदना कहीं अधिक सुविधाजनक है। हालांकि झांग हान ने अपना सिर हिला दिया। केक ऑर्डर मत करो, जल्द ही एक छोटा केक तैयार हो जाएगा। बहुत खूब। जी यान की आंखें चमक उठीं। चलो मिलकर केक बनाते हैं। मिंग मैंग, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं और ऐसा केक बनाना चाहती हैं जो आप खा सकें? हाँ, मिंग मैंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वह नहीं जानती थी कि केक कैसे बनाया जाता है। इसलिए तीनों का परिवार बातें करते और हंसते हुए रसोई में दाखिल हुआ। क्रीम अंडे की सफेदी, दूध और चीनी से बनती है। यह मुश्किल नहीं लगता। हालांकि उत्पादन प्रक्रिया कठिन नहीं थी। 10 मिनट बाद जी यान और मिंग मैंग के चेहरे आटे से सने हुए थे। उन्होंने अपने हाथों से आटे को पोंछने की कोशिश की, केवल अपने चेहरे को और अधिक सफेद बनाने के लिए। वे अपना चेहरा साफ करने के लिए वॉशरूम में पहुंचे। अपने चेहरे धोने के बाद उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और नाजुक क्रीम केक तैयार था। रात के खाने में उनके पास केक और फल थे। माउंट स्नो के अवशेष की खोज के बाद झांग हान को किसी नए अवशेष की खबर नहीं मिली। अवशेष मिलने की संभावना का अनुमान नहीं लगाया जा सका, जो कभी अधिक तो कभी कम थी। झांग हान अब फाउंडेशन लेट स्टेज पर था और थंडर यांग वुड के परिपक्व होने से पहले उसके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। झांग हान हर दिन अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय मन चाल का प्रशिक्षण लेते रहे और धीरे धीरे इसे बढ़ावा दिया। खुशी का समय हमेशा छोटा होता था। झाओ फैंग हर दिन लियांग मिंग की के साथ था, लेकिन वे केवल कभी कभी हाथ पकड़ते थे या चूमते थे। स्कूल या काम पर जाने वालों के अलावा वांग परिवार के अन्य सदस्य या तो 100 फॉर्मेशन इमेज का अध्ययन कर रहे थे या कोल्ड इमोर्टल स्कूल के मामलों से निपट रहे थे। वह क्षेत्र बहुत बड़ा था और कुछ छोटे मोटे मामलों को निपटाने के लिए वे पहल करते थे। 2 सप्ताह बाद मिंग मैंग को आखिरी दिन 15वां छोटा लाल फूल मिला और उसे 15 सेमी ऊंची कांच की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मिंग मैंग बहुत खुश थी क्योंकि उसके केवल 5 सहपाठियों को ही पुरस्कार मिला था। मिंग मैंग को पुरस्कृत करने के लिए 3 लोगों का परिवार एक इंडोर बच्चों के पार्क में गया। हालांकि वे पहले भी वहां गए थे, मिंग मैंग, वांग यहान, लिमुइन और अन्य छोटे साझेदारों ने अभी भी अच्छा समय बिताया। वे रात में कोल्ड इमोर्टल स्कूल के महल में लौट आए। वांग मिंग, रोंग जियाक्सिन और वांग या, जिन्होंने सभी नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था, महल की 3वीं मंजिल पर रहने वाले कमरे में चले गए। हान और यान, वसंत महोत्सव आ रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? रोंग जियाक्सिन से पूछा। हमने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। झांग हान ने अपना सिर हिलाया। उनकी बातें सुनकर मिंग मैंग, जो खिलौनों से खेल रही थी, रुक गई। वह इतनी समझदार थी कि उसे पता था कि वे वसंत महोत्सव की छुट्टियों में अपने गंतव्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे माता पिता ने हमें कल बुलाया और वे चाहते थे कि हम जी परिवार की संपत्ति में वापस जाएं। लेकिन मैं एक टीवी स्टेशन द्वारा आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में एक गाना गाऊंगा। नए साल के पहले दिन हम जी परिवार से मिलने या घूमने के लिए वापस जा सकते हैं। वैसे भी ये झांग हान पर निर्भर करता है। जी यान ने झांग हान को एक आज्ञाकारी पत्नी के रूप में देखा। क्या लिन हाई टीवी स्टेशन शामिल है? वांग हान ने पूछा। हाँ, जी यान ने उत्तर दिया। फिर हम वसंत महोत्सव के लिए लिन हाई जा सकते हैं। रोंग जियाक्सिन की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, हान, तुम्हारे दूसरे चाचा ने कल मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने मुझे और वांग मिंग को वसंत महोत्सव के लिए वापस जाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उनसे कहा कि हम सब यहाँ आपके साथ हैं। वह काफी आश्चर्यचकित था और चाहता था कि हम एक साथ वापस जाएं। दूसरा चाचा, यह एक अजीब शब्द था, लेकिन झांग हान को याद आया कि उसके दूसरे चाचा रोंग योंग थे, जो लिन हाई में एक अधिकारी थे। जब झांग हान की मां उसके पिता से शादी करना चाहती थी तो रोंग योंग उन कुछ लोगों में से एक था जो उनसे सहमत थे और यहाँ तक कि उन्हें कुछ सामग्री सहायता भी दी थी।
झांग हान ने बचपन में रोंग योंग को 2 बार देखा, जो हमेशा शांत रहता था और कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाता था। वह झांग हान की पिछली धारणा में रोंग योंग था। लिन हाई पर जाएं, झांग हान झिझक रहा था। हाँ, जाकर देखना है। मैं वर्षों से वहां नहीं गया हूँ, रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर चलकर देखते हैं। झांग हान ने सिर हिलाया। इसलिए यात्रा तय की गई। जियान लिनहाई टीवी स्टेशन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में जाएगा और वांग परिवार हानिक्सियन मंडप में रहेगा। अब सुरक्षा समूह में 100 सदस्य थे और झांग हान ने उन्हें वसंत महोत्सव के लिए घर जाने के लिए छुट्टी देने की योजना बनाई थी। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा रहा था। समय तेजी से बीत गया। वसंत महोत्सव की पूर्व संध्या से पहले 5 दिन शेष थे। झाओ फैंग को एक फोन आया। यह एक फोन कॉल था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। झाओ फैंग और लियांग मिंग की उस समय पीछे के पहाड़ में मछली पकड़ रहे थे और फोन रखने के बाद झाओ फैंग महल की ओर भागे। दूसरी मंजिल पर झांग हान को देखने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, मास्टर, आहू घायल हो गया है। ये बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन वह कुछ समय तक लड़ने में सक्षम नहीं होगा। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने अपने लोगों को वहां ले जाने की योजना बनाई। वैसे मैं आपकी यात्रा की व्यवस्था करूंगा। मैं तुम्हें परसों हवाई अड्डे पर ले जाऊंगा। ठीक है, मेरा इंतजार मत करो। आप अपना काम खत्म करने के बाद छुट्टियों पर जा सकते हैं। झांग हान ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मिंकी के साथ लिन हाई में यात्रा करने का यह अवसर लूंगा। उसका भाई उससे मिलने जाएगा और फिर लिली के साथ डेट पर जाएगा, झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह जानता था कि झांग ली और लियांग हाओ लियांग मिंकी और उसकी तुलना में बहुत धीमे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें वही मिलेगा जो वे चाहते हैं। झांग हान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। झांग हान के साथ चर्चा करने के बाद झाओ फैंग ने जल्दी से सुरक्षा समूह से संपर्क किया और लियांग मिंकी के साथ लिन हाई के लिए एक निजी विमान में सवार हो गए। इस बार उनका प्रतिद्वंद्वी अभी भी मिस लियू को निशाना बनाने वाला गुप्त हत्या संगठन था। हालांकि उनके सभी प्रयास विफल हो गए थे, फिर भी उन्हें किसी का समर्थन मिल सकता था या वे आहू से नाराज हो सकते थे और उन पर हमला करना जारी रख सकते थे। 2 घंटे पहले अभी भी अंधेरा था। जिस विला में लियू जियारन रहता था, आहू सोफे पर बैठा था, बियर पी रहा था, मूंगफली खा रहा था और टीवी देख रहा था। घरवाले और नौकर अब उसकी चिंता नहीं करना चाहते थे। हुश! अचानक छोटी आस्तीन और बीच पैंट में एक खूबसूरत लड़की दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। वह लियू जियारन थी। वह आहू पर झुक गई और एक आकर्षक मुस्कान के लिए मजबूर हो गई। फिर उसने उसके पैरों की मालिश की और मधुर स्वर में बोली, क्या आपको आराम महसूस हो रहा है, भाई आहू? बुरा नहीं, आहू ने लापरवाही से उत्तर दिया। क्या हम मौज मस्ती करने के लिए बाहर जा सकते हैं? ये लियू जियारन का उद्देश्य था। आप शाम को बाहर नहीं जा सकते, आहू ने मना कर दिया। लेकिन नाइट क्लब दिन के दौरान नहीं खुलता है और यह अभी खुलने लगा है। मैं कई दिनों से वहां नहीं गया। भाई आहू, बस मेरे साथ चलो कृपया। लियू जियारन ने भीख मांगी। 2 बार पिटाई के बाद वह आज्ञाकारी हो गई थी। हालांकि वह अब सीधे तौर पर आहू के खिलाफ नहीं थी। उसके पास हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी करने के अन्य तरीके थे। हालांकि उनका सामान्य टकराव लियू जियारन की विफलता में समाप्त हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। केवल जब वह छुट्टियों के दौरान मौज मस्ती करने के लिए बाहर जाना चाहती थी तो वह आहू को खुश करती थी। आहू की अनुमति के बिना वह विला से बाहर नहीं निकल सकती थी। एक बार उसने रसोई की खिड़की से बाहर कूदने की योजना बनाई थी और वह नीचे चढ़ने में सफल रही, लेकिन उसने आहू को मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ा पाया। एक और समय था जब वह रात में चुपचाप बाहर निकलना चाहती थी और कई दिनों तक बाहर घूमना चाहती थी, लेकिन आधी रात से लेकर सुबह 3 बजे तक उसने 3 बार कोशिश की। हर बार जब वह सावधानी से दरवाजे तक पहुंचती तो उसे हमेशा कोई हाथ लग सकता था, जिससे वह डर जाती थी। लाइटें जलाने के बाद उसने आहू को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। धीरे धीरे लियू जियारन ने योजना छोड़ दी। साथ ही उसने पाया कि वह आहू को प्रसन्न करके और आज्ञाकारी होने का दिखावा करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। दिन में जब भी वह ऐसा करती, आहू उससे सहमत हो जाती। हालांकि आहू ने रात के दृश्य को देखा, सीधा बैठ गया, अपना सिर हिलाया और कहा, यह सुरक्षित नहीं है। हालांकि लियू जियारन विभिन्न तरीकों से उसके खिलाफ लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने हमेशा की तरह लियू जियारन की सुरक्षा पर विचार किया। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है। लियू जियारन सोफे पर कूद पड़े और रोते हुए बोले, मैंने अपने दोस्तों से मिलने की योजना बनाई है। नहीं, बेहतर होगा कि आप इन दिनों घर पर ही रहें। आहू ने फिर भी अपना सिर हिलाया। अगर मैं क्लब नहीं जा सकता तो हम एक कमरा बुक कर सकते हैं। भाई आहू, आप बहुत शक्तिशाली हैं और मुझे यकीन है कि आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा जब भी मैं शौचालय जाऊंगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? लियू जियारन ने रोने का नाटक किया। वह जानती थी कि यह आहू पर काम करता है। ये सच था। आहू महिलाओं का रोना बर्दाश्त नहीं कर सका। ये देखने के बाद उसने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, मुझसे वादा करो कि तुम बुक किए गए कमरे में रहोगे। महान नौकर और गृहस्वामी द्वारा घूरे जाने पर लियू जियारन उत्साह से उछल पड़ी और फिर आहू के चेहरे को चूमने के लिए नीचे झुकी। मैं बदलने जा रहा हूँ। लियू जियारन नंगे पैर सीधे दूसरी मंजिल पर भागे। आहू की अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसने उस स्थान को छुआ जहां उसे चूमा गया था और स्तब्ध गृहस्वामी और नौकर की ओर देखा। फिर उसने सीढ़ियों के कोने पर गायब हो रही लियू जियारन की पीठ पर नजर डाली और जोर से कहा, क्या तुम मेरे साथ आजादी ले गए? आहू ने अपनी बात पूरी करने के बाद हंसते हुए अपना हिलाया सिर। आहू का किरदार काफी सख्त और सीधा था। हालांकि कभी कभी वह अधिक विवेकाधिकार होता है। नतीजा, उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि लियू जियारन को उससे प्यार हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि आहू ने कुछ समय के लिए सबसे बड़ी महिला से दूरी बना ली थी, या उससे भी अधिक मध्यवर्ती रूप से कहा तो उसकी दूरी बना ली थी। हालांकि गुप्त हत्या संगठन ने इसका लाभ उठाया था और लियू जियारन का अपहरण कर लिया था। आहू ने उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। हालांकि वह लियू जियारन से दूर रहने की सच्चाई नहीं थी। नतीजा, जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ मिले, लियू जियारन ने अपनी प्रति अपना प्रतिबद्धता बदल दी। आहू पर लियू जियारन की अच्छी छाप थी, जो जीवंत और मिलनसार था, फिर भी जिद्दी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला था। हालांकि वह लियू जियारन के पिता द्वारा किए गए कार्यों को पूरा नहीं करना चाहती थी, अपने पैसे कमाना और एक ही समय में अपनी बेटी के साथ सोना नहीं चाहती थी। आहू ने सोचा कि ऐसा करना उसके लिए कुछ हद तक अनुचित था। साथ ही उसने सोचा कि लियू जियारन उसे थोड़ा सा पसंद कर सकता है। वह पहले किसी भी तरह की बातचीत में नहीं थी, तो उसे कैसे समझ आया कि प्यार क्या होता है। जैसे ही हू ने सोचा, लियू जियारन, जो हिप हॉप शैली में कपड़े पहने हुए था, खुशी से दौड़ा।
इस समय आहू, जो सामान्य दिनों में उत्सुक व्यवहार करती थी, ने कुछ चुने हुए से कहा, सबसे बड़ी महिला, आप इन कुछ दिनों में कहाँ मौज मस्ती करना चाहती हैं? मैं वहां ले जाकर पूरी कोशिश करूंगा। सती लियू के घर पहुंच के बाद मैं घर वापस आ गया। स्विश, जैसे ही लियू जियारन ने बातें की, उनका शरीर कांप उठा और आंखों से खुशी गायब हो गई। इसके बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जब तक वह 2 सेकंड के लिए चुप नहीं हुई, वह आहू की तरफ चला गया और उसकी बाहों को पकड़ लिया और कुछ हल्के फुल्के अंदाज में कहा, चलो बाहर निकलते हैं और आकर्षक बनाते हैं। जैसे ही आहू को लगा कि लियू जियारन कुछ मूडी हो गई है, उसे कुछ बुरा लगा और उसने कहा, ठीक है। इसके बाद उनका साथ विला खत्म हो गया। इससे पहले कि वे कार में रोबोट, लियू जियारन ने आहू से कार की चाबियां छीन लीं और कहा, मैं आज गाड़ी चलाऊंगा। इसके बाद वह कार में बैठ गया। जैसे ही वह कार पाइपलाइन, वे आवासीय क्वार्टर से निकलकर पूर्व की ओर चला गया। वे रास्ते भर चुप रहे। अंत में, जैसे ही वे एक लाल जीप पर स्केच करते हैं, आहू ने अजीब तरह से कहा, ये पूर्वी जिले का रास्ता है। मैं अक्सर शिनजोंग एवेन्यू के बार में देखता हूँ, क्या ना? जैसे ही लियू जियारन ने अपने शब्द सुने, उसने अपना सिर पीछे कुचया, अपनी ओर देखा और अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मैं तारा थोड़ा पसंद कर सकता हूँ। आहू कुछ हद तक क्रोएशिया में थी। इसके बाद विंडो से बाहर देखा। उसकी आंखों में नजर कुछ एकाकी और दूर की थी। उसने धीरे से कहा, मैं चिन्हित हूं कि मैं सुंदर हूं। लेकिन आहू के शब्दों में लियू जियारन ने मजाक करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने हाथ फैलाए और आहू के रिकॉर्ड को थपथपाते हुए कहा, आप सही हैं। आप बहुत आत्ममुग्ध हैं। उसके बाद उसने आहू की ओर देखा और पूछा, दरअसल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर भविष्य में मैं खतरे में पड़ जाऊं तो क्या आप मेरी मदद के लिए आएंगे? आहू ने अपना सिर पीछे घुमाया और लियू जियारन की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है। इस समय आहू ने मूल रूप से यह कहने की योजना बनाई थी कि वह भविष्य में उसके बचाव में नहीं आएगा, ताकि लियू जियारन को उसके साथ प्यार में पड़ने से हतोत्साहित किया जा सके। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि उसके हृदय में आवेग की लहर दौड़ गई। उन्होंने जोर देकर कहा, हाँ मैं करूंगा। जैसे ही लियू जियारन ने उसकी बातें सुनी, वह मुस्कुरा दी। लाल बत्ती पर इंतजार खत्म होने के बाद उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार तेजी से आगे बढ़ा दी। आहू ने पूछा, आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी दूसरे बार में मौज मस्ती करने जा रहे हों? नहीं, लियू जियारन ने खर्राटे लेते हुए कहा, आप कुछ दिनों में चले जाएंगे। मैं तुम्हें कई अन्य स्थानों पर मौज मस्ती करने के लिए ले जाऊंगा ताकि अपनी वार्षिक छुट्टियों का आनंद लेने के बाद संभवतः तुम स्वयं मेरी ओर रुख करो। जैसे ही आहू ने उसकी बातें सुनी, वह मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कुछ भी नहीं कहा। पूर्वी जिले में पहुंचने के बाद उन्होंने वान लियू पार्क के प्रवेश द्वार के सामने कार पार्क की। ठीक है, चलो कार से बाहर निकलें। लियू जियारन और आहू फिर बाहर हो गए। शाम का समय था और बहुत से लोग पार्क में घूम रहे थे। हालांकि जैसे ही लियू जियारन ने आहू को लगातार अंदर चलने के लिए प्रेरित किया, लोग धीरे धीरे कम होते गए। अंत में वे विलो पेड़ों के पीछे के छोर से गुजरे और एक लंबा गलियारा देखा। गलियारे के अंदर एक दीवार थी, जहां तरह तरह के नोट चिपके हुए थे। यह एक शुभकामना वाली दीवार है। आप नोट पर जो भी विचार लिखें उसे दीवार पर चिपका सकते हैं। लियू जियारन ने दीवार के एक तरफ चलने का बीड़ा उठाया, किनारे पर चीजें रखने के लिए नोट्स और पेन पाए और जल्दी से एक वाक्य लिखा, मुझे उम्मीद है कि आहू अगले साल मेरे बचाव में आ सकता है। जैसे ही आहू ने उसका लेखन देखा, वह उदास होकर मुस्कुराया और कहा, सबसे बड़ी महिला, मैं पहले भूमिगत दुनिया में घूमने वाला एक आदमी था। और क्या मैं? लियू जियारन ने मुस्कुराने से बचने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हें इसी तरह से बहुत पसंद करती हूँ। यदि आप स्मार्ट कपड़ों में एक सुंदर लड़का होते, तो शायद मैं आपके साथ किसी खजाने की तरह व्यवहार नहीं करता। हे, मुझे बुरे लड़के पसंद हैं। आहू के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने पूछा, क्या मैं बुरा हूँ? लियू जियारन ने आहू को नोट और पेन थमाते हुए कहा, आपको एक लिखना चाहिए। आहू ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं इसे छोड़ दूंगा। हालांकि अंत में वह उसे मना नहीं सका। नतीजतन उन्होंने नोट पर एक वाक्य लिखा, यदि अवसर मिला तो मैं भविष्य में सबसे बुजुर्ग महिला के बचाव में आऊंगा। हालांकि ये पता नहीं था कि वह अवसर कब आएगा। इसके अलावा ये सिर्फ एक आधार था। लेकिन उन्होंने जो लिखा उससे लियू जियारन को काफी संतुष्टि महसूस हुई। उसने आहू का नोट अपने नोट के नीचे चिपका लिया। इससे पहले कि वह कुछ कहना चाहती, उसने देखा कि आहू के चेहरे का भाव बदल गया था। आहू ने उसे सीधे अपनी बाहों में पकड़ लिया और किनारे की ओर भागा। लियू जियारन, जो चौंका हुआ था, चिल्लाया, आह! अचानक उसने पाया कि जिस स्थान पर वे खड़े थे, वहां एक चमकदार रोशनी चमक रही थी। प्रकाश ने सीधे गलियारे के एक तरफ की कुर्सी को काट दिया। उसके बाद काले योद्धा की वर्दी पहने एक व्यक्ति दिखाई दिया। आहू की आंखों की चमक धुंधली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई शक्तिशाली स्वामी यहाँ होगा। उनकी कुशलता को देखते हुए वह सिर्फ एक स्वर्ग मंच के मास्टर नहीं थे। जब उसने तलवार की पहली रोशनी बुझाई, तो आहू को एहसास हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव उसकी तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये स्पष्ट था कि उनके समकक्ष यहाँ आने से पहले अच्छी तरह से तैयार थे। तलवार की रोशनी फीकी पड़ने के बाद मार्शल आर्टिस्ट, जिसने अपनी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया था, ने अब अभिनय करना जारी नहीं रखा। उसने आहू को उदासीनता से देखा, थोड़ा झुका और तीखी चीनी भाषा में कहा, मिस्टर आहू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं गुप्त हत्या संगठन में 8 मध्यम स्तर के निंजाओं में से एक हूँ। मैं आज अपने मिशन का संचालन करने के लिए यहाँ हूँ। जैसे ही आहू ने उसकी बातें सुनी, उसने लगातार अपना सिर हिलाया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम लड़ाई शुरू करने के लिए बाईं ओर के जंगल में जा सकते हैं। उस स्थिति में यह आपके लिए एक सम्मानजनक अंत होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके बाद यदि किसी ने उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से नहीं सुनी, तो उन्हें यह भी लगेगा कि वे परिचितों के रूप में एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। मुरामासा ने आहू को देखा और हाथों में योद्धा तलवार लेकर जंगल की ओर चल दिया। आहू ने लियू जियारन को उठाया और उसके पीछे चला गया। स्विश, वह अचानक मुड़ा और पार्क के प्रवेश द्वार की दिशा में भाग गया। आहू ने सोचा कि वह अकेले उसके खिलाफ लड़ाई में मुरामासा को नहीं हरा पाएगा। मुरामासा तभी ईमानदार होगा जब वह भीड़ भाड़ वाली जगह पर लड़े। यदि यह एक विशाल सड़क पर होता, तो एक जापानी सैनिक अपने दुश्मन का पीछा करने और उसे मारने की हिम्मत नहीं करता। एक स्वर्ग स्तरीय गुरु भी ऐसा करने का साहस नहीं करेगा। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज के एक मास्टर ने भी अपने चरम पर इतनी आसानी से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन आहू ने थोड़ी देर तक उसका अभिवादन करने के बाद वह तेजी से भाग गया। उनके समकक्ष ने ऐसा क्यों कहा था, इसका कारण यह था कि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह पूर्ण जीत हासिल करेंगे।
जैसे ही मुरामासा ने आहू को मुड़ते और भागते देखा, उसकी आंखों में ठंडक आ गई। उन्होंने कहा, चूंकि मैंने तुम्हें सम्मानपूर्वक मरने का मौका दिया है, इसलिए अब तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। उसने योद्धा की तलवार को अपने हाथों में उल्टा पकड़ लिया, अपने हाथों को क्रॉस कर लिया और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा लिया। अचानक हल्की धुंध उसके पैरों के आसपास छा गई। उसने अपना शरीर हिलाया और चतुराई से आहू के पीछे भागा। निंजुत्सु को हर्मिट और छुपने की चाल के नाम से भी जाना जाता था। निंजुत्सु को विभिन्न प्रकार के हत्या कौशलों के साथ मिलाने के बाद कोई अंततः निंजा बन जाएगा। जैसे ही आहू ने सुना कि मुरामासा 8 मध्यम स्तर के निंजाओं में से एक था, वह चौंक गया। मध्यम स्तर के निंजा का सामना करते हुए उसके पास अभी भी भागने का मौका था। यदि उसके सामने कुछ और मध्यम स्तर के निंजा होते तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। सौभाग्य से आहू ने आसपास का निरीक्षण करने के बाद उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। नतीजतन उसने तुरंत मन बना लिया कि उसे लियू जियारन के साथ भाग जाना चाहिए। आहू के लिए लियू जियारन का वजन नगण्य था, हालांकि और तेजी से भागने के लिए आहू ने सीधे उसे अपनी बाहों में ले लिया और पूरी गति से दौड़ा। जैसे ही वह भागा, उसने पीछे से आते कदमों की आवाज सुनी, जो उससे 10 मीटर से अधिक दूर थी। उसने तुरंत अपना सिर पीछे घुमाया और चारों ओर नजर दौड़ाए। हालांकि उन्होंने मुरामासा की आकृति बिल्कुल नहीं देखी। हालांकि अगले ही पल उसे अचानक हत्या के इरादे का एहसास हुआ, क्योंकि पीछे से एक तेज रोशनी उस पर गिरी। हिस, आहू के दांतों की जड़ें तुरंत ठंडी हो गईं। वह तुरंत बगल में चला गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दाहिने हाथ में चोट लग गई। फतारान कनका। हालांकि लियू जियारन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आहू का इरादा पलटने और जहाज के ऊपर उससे लड़ने का था, लेकिन वह 2 मिनट तक बाहर की ओर दौड़ता रहा। उसी दौरान उनकी पीठ पर 2 और घाव हो गए। उन्होंने हर बार हमले को अनिश्चित तरीके से टाला था। कार की ओर वापस भागो। जंगल का किनारा आहू के सामने था। उसने लियू जियारन को जमीन पर गिरा दिया, घूम गया और 2 कदम आगे चला गया। इसके बाद वह नीचे बैठ गए और मुरामासा के हमले से बच गए। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को एक अजीब आकार में बनाया और निचले दाहिनी ओर से किक मारी। चूंकि आहू ने एक मुश्किल कोण से अपना हमला शुरू किया था, मुरामासा को बचाव में अपने पैर उठाने और 5 मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुरामासा ने लियू जियारन को जंगल से बाहर भागते देखा। उसके बाद उसने आहू पर नजर डाली और उसे मारने का इरादा किया। आहू का वापस लड़ने का इरादा था। लियू जियारन की नजरों से ओझल होने से पहले उसने कुछ क्रूर चालें चलाने का इरादा किया था। लियू जियारन के बाहर भाग जाने के बाद उसने अपना सिर पीछे घुमाया, जंगल की ओर देखा और 2 आकृतियां पीछे की ओर खड़ी देखी। हालांकि 10 सेकंड से भी कम समय के भीतर आहू पीछे की ओर झुक गया और मौके का फायदा उठाकर बाहर भाग गया। मुरामासा एक ऐसी जगह पर चला गया जो जंगल के किनारे से कुछ मीटर की दूरी पर था। उसने आहू को घूरकर देखा और आह भरते हुए कहा, अफसोस की बात है, यदि मैं तेजी से आक्रमण करता तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाता। इस बार आप भाग्यशाली थे। अगली बार मेरे जैसा केवल एक मध्यम स्तर का निंजा नहीं होगा। इसके बजाय सभी मध्यम स्तर के निंजा दिखाई देंगे। आप इस नए साल को आसानी से नहीं गुजारेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद वह धीरे से पीछे हट गया और तेजी से जंगल में गायब हो गया। जैसे ही लियू जियारन ने देखा कि आहू के दाहिने हाथ पर खून लगा है, वह इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, आहू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चलो पहले कार में बैठो। आहू के चेहरे का भाव कुछ भयानक था। उसने अपना बायां हाथ सीधे लियू जियारन के कंधों पर रखा और अपना बायां पैर धीरे से जमीन पर रख दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बाएं पैर में एक छेद हो गया था। उनके कार में बैठने के बाद आहू सीधे यात्री सीट पर बैठ गया, पीछे की ओर झुक गया और हौंकते हुए अर्ध लेटा हुआ हो गया। लियू जियारन तेजी से ड्राइवर की सीट की ओर भागा, बैठ गया और उत्सुकता से कहा, आहू, तुम्हें रुकना होगा। हम जल्द ही अस्पताल पहुंचेंगे। वह इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। आहू को उसका व्यवहार अजीब लगा और उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि उसने कहा, हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस विला वापस जाना है। मैं बहुत ठीक हूँ। वे कुछ और नहीं बल्कि कुछ बाहरी चोटें हैं। लियू जियारन ने और कोई बकवास नहीं कही। इसके बजाय उसने जल्दी से कार स्टॉप की और घर वापस चली गई और बोली, फिर मैं घर पर आपके लिए एक निजी डॉक्टर ढूंढूंगी। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, आहू को अधिक राहत मिली। जैसे ही उन्हें राहत महसूस हुई, उनके बाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा था। आहू ने सोचा, हिस, वह जापानी योद्धा चालाक है। अरे, वह अगली बार अकेला नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सोचता हो कि मेरा कोई मददगार ही नहीं है? अगर मेरा बॉस यहाँ होता तो वह मर जाता। मैं अब मददगार ढूंढने जा रहा हूँ और उन्हें मार डालूंगा। क्या वह मददगारों की संख्या में मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? आहू ने अपने दांत पीस लिए, अपना सेल फोन निकाला, झाओ फैंग का नंबर डायल किया, फिर कहा, भाई फैंग, मैं एक जापानी योद्धा द्वारा घायल हो गया था। जल्दी से मेरी मदद के लिए आओ, नहीं तो तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। चूंकि वह अपने दम पर निंजा को नहीं हरा सकता था, इसलिए उसके पास अपने भाई की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वे आधे रास्ते पर पहुंचे, आहू कुछ हद तक ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बाजू वाली शर्ट से कुछ कपड़े उतारे और कई गंभीर चोटों की देखभाल की। उनका इरादा विला में रहने के बाद चोटों से अधिक विवेकपूर्ण तरीके से निपटने का था। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। जैसे ही वे विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 6 कारें बाहर उनका इंतजार कर रही थीं। 2 कारें कोएनिगसेग्स थीं और 4 अन्य मेबैक थीं। मेबैक्स के सामने कई युवक खड़े थे। उनमें से एक के माथे पर जाली लगी हुई थी। जैसे ही आहू ने उन पर नजर डाली, वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, वे निंग जियाओटियन द्वारा भेजे गए लोग हैं, जो शायद उसके सबसे बड़े भाई निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर की ओर मुड़ गए थे। एक लड़की का एस्कॉर्ट बनना आसान नहीं था। आहू के यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने कई ग्रैंड मास्टर्स को बहुत सारे सबक सिखाए थे। लियू क्विंगफे की शक्ति से उसके द्वारा की गई 90% परेशानी हल हो सकती थी। हालांकि उनके और निंग जियाओटियन के बीच की नाराजगी एक अपवाद थी। निंग जियाओटियन के पीछे की शक्ति काफी मजबूत थी। लिनहाई में निंग परिवार 3 सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था। लिनहाई शहर का नंबर 1 परिवार गु परिवार था, जो एक रूढ़िवादी, पुराना और मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता वाला प्रसिद्ध परिवार था। गु परिवार के बहुत से वंशज कुछ धार्मिक संप्रदायों के शिष्य थे। इसके अलावा पुराने मास्टर गु डोंगलाइट ने 6 साल पहले दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। साथ ही उनके पास फायर ब्लेड नाम का एक दिव्य हथियार भी था। यही एक कारण था कि गु परिवार समृद्ध था। दूसरा प्रभावशाली परिवार बाई परिवार था। गु परिवार की तुलना में बाई परिवार ने वाणिज्य में अधिक विशेषज्ञता हासिल की। बाई परिवार की शक्ति बहुत बड़ी थी। आखिरी वाला नया निंग परिवार था।
निंग परिवार की शक्ति के आधार पर मूल रूप से इसे 3 प्रभावशाली परिवारों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता था। हालांकि जब से निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर निंग झांकी प्रसिद्ध हो गए थे, जो गु डोंगलाई की पोती होने के साथ साथ उनके करीबी शिष्य भी थे, निंग परिवार और गु परिवार के बीच संचार और संबंध धीरे धीरे बन गए। कनेक्शन की इस परत के कारण यह अधिक बार होता है। निंग परिवार काफी अद्भुत था, यहाँ तक कि लियू किंगफेंग को भी उनके निपटान में रहने की जरूरत थी। हालांकि निंग जियाओटियन काफी लंगड़ा था। उसने न सिर्फ लियू जियारन से गंदी बातें की थी, बल्कि उसे छूने की भी कोशिश की थी। ये सर्वविदित था कि उसका अंत कैसे हुआ। हालांकि ये पता चला कि वह अभी भी उन्हें चुनना जारी रखना चाहता था। आहू ने धीरे से आह भरते हुए कहा, यह बेहतर होगा यदि दूसरा चाइल्ड निंग परिपक्व और समझदार हो। यदि वह बिना किसी कारण के किसी गलती को उचित ठहरा रहा है, तो ये कुछ हद तक हास्यास्पद नहीं होगा। लियू जियारन ने बुदबुदाते हुए कहा, हालांकि दूसरा बच्चा निंग अद्भुत है, मेरे पिता बिल्कुल भी लंगड़े नहीं हैं। यह मेरा घर है, जहां वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ढक दूंगा, उससे डरो मत। आहू बूढ़े के पास लौटा और मजाक करने से खुद को नहीं रोक सका और उसने कहा, ठीक है, मुझे डर है कि आपका आकार मुझे छुपा नहीं सकता। क्या तुम अब मेरा मजाक उड़ाने के मूड में हो? मेरा आकार बिल्कुल भी छोटा नहीं है। मेरा आकार भूल जाओ, तुम्हारा तो शायद सुई के समान ही है। आहू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक ये बात है कि मेरा आकार सुई के आकार के समान है या नहीं, मुझे लगता है कि आपने इसे पहले दिन देखा था जब मैं यहाँ था, है ना? स्विश, लियू जियारन का खूबसूरत चेहरा खिल उठा। वह उदास होकर कार से बाहर निकली, यात्री सीट का दरवाजा खोला, आहू को सहारा दिया और विला की ओर चल दी। पहले यदि अंगरक्षक घायल हो गया होता और उसकी कार में खून का धब्बा रह गया होता, तो शायद वह कार छोड़ देती और उसकी जगह नई कार ले लेती। हालांकि अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इस बात की परवाह थी कि आहू को दर्द हो रहा है या नहीं, इत्यादि। जैसे ही निंग जियाओटियन के लोगों ने लियू जियारन और आहू को वापस आते देखा, वे सभी उपहास करने लगे। नतीजतन उनकी घूरती निगाहों के बीच आहू और लियू जियारन विला में चले गए। गृहस्वामी ने धीमी आवाज में उसे सूचित किया, सबसे बड़ी महिला दूसरी चाइल्ड निंग यहाँ है। हालांकि जैसे ही उसने आहू के शरीर पर खून के धब्बे देखे, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। लियू जियारन ने उत्तर दिया, पहले निजी डॉक्टर से संपर्क करें। अंत में वह कुछ कदम आगे बढ़ी और निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर निंग झांकी को देखा, जो सोफे पर बैठे थे। उसकी उम्र 30 साल से कम थी, वह काफी पतला दिखता था और उसकी त्वचा कुछ सफेद थी। उसकी पलकें एक मुड़ी हुई थीं, उसकी आंखों में नजर कुछ दूर की थी। जैसे ही लियू जियारन ने यह दृश्य देखा, उसने पहल करते हुए कहा, सेकंड चाइल्ड निंग, तुम यहाँ क्यों हो? निंग झांकी ने स्पष्ट रूप से कहा, लेडी लियू, मैंने सुना है कि आप हाल ही में अपने अंगरक्षक के प्रति काफी करीब हो गई हैं। आप बमुश्किल एक दूसरे से अलग हुए हैं। सभी ने कहा कि आपने एक अच्छा कुत्ता पाला है। उसकी मुद्रा के आधार पर उसका खड़े होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जैसे ही लियू जियारन ने उनकी बातें सुनी, वह क्रोधित हो गईं और बोली, तो क्या आप यहाँ हमारे सामने करने आए हैं? उसके चेहरे का भाव धुंधला था। नहीं, निंग झांकी उठ खड़ा हुआ, धीरे से अपने हाथ पकड़ लिए और गुप्त रूप से लियू जियारन के रवैये को अस्वीकार कर दिया। आखिरकार लियू क्विंगफेंग एक प्रमुख सदस्य थे। हालांकि जिस लड़की को उसने पाला था वह कुछ नकचड़ी थी, जो अपनी सारी भावनाएं अपने चेहरे पर प्रकट कर देती थी और अपने मन में कुछ भी नहीं छिपाती थी। उनके और उनके पिता के बीच बहुत बड़ा अंतर था। मैं यहाँ आपको एक चुनौती पत्र सौंपने आया हूँ। निंग झांकी ने चुनौती का पत्र निकाला, जो लाल था। जैसा कि उन्होंने कहा, मूल रूप से मैंने चुनौती की तारीख कल के लिए निर्धारित की थी। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर ऐसा लगता है कि उनके लिए हिलना डुलना मुश्किल है। इस मामले में मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। 3 दिनों में आइए एक दूसरे को रिंग में देखें। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखों में कुछ दूर की झलक थी। उन्होंने कहा, आप वहां न जाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यदि आप चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो आप संबंधित परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। उसका तात्पर्य यह था कि उसके भाई निंग जियाओटियन को व्यर्थ नहीं पीटा गया था। अगर आहू रिंग में उनसे लड़ता तो उसकी जान बच सकती थी। हालांकि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो ये कहना मुश्किल होगा कि स्थिति कैसी होगी। संभवतः अगले दिन नदी में एक और शव होगा। लियू जियारन ने चिल्लाकर उसकी ओर देखा, तुम। जैसे ही लियू जियारन ने कुछ कहने का इरादा किया, आहू ने हंसते हुए अपने हाथ फैलाए और चुनौती का पत्र ले लिया। उसके बाद उन्होंने पत्र को अपनी दोनों उंगलियों के बीच फंसाया, लापरवाही से सोफे पर फेंक दिया और कहा, मैं चुनौती पत्र स्वीकार करता हूँ। ठीक है। अंत में निंग झांकी ने उसकी ओर देखा, घूमा और चला गया। उसके जाने से पहले ऐसा हुआ कि उसने आहू की कुछ फुसफुसाहटें सुनी। यह अज्ञात था कि आहू ने जानबूझकर या अनजाने में ऐसा किया था। आहू ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि वह अभी भी मास्टर नहीं है, फिर भी उसे अक्सर दिखावा करना पसंद है। जैसे ही निंग झांकी ने उसकी बातें सुनी, उसकी आंखों में भाव ठंडा था। वह एक सेकंड के लिए रुका, आगे बढ़ता रहा और विला से बाहर चला गया। लियू जियारन ने कहा, हालांकि आप घायल हैं, फिर भी आप व्यवहार नहीं करते हैं। जल्दी से सोफे पर बैठो, निजी डॉक्टर जल्द ही यहाँ आएंगे। आहू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको यहाँ किसी निजी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे आज शाम को कुछ दवा लेनी होगी। वह काम नहीं करता। अंत में निजी डॉक्टर, जिसे लियू जियारन ने भेजने के लिए कहा था, आ गया। जैसे ही महिला डॉक्टर ने आहू के शरीर पर चोटें देखी, उसने कहा, आह, ये घाव बहुत गहरा है। क्या आपने इसकी देखभाल इतने कठिन तरीके से की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह संक्रमित हो जाएगा? ये चोट भी गंभीर है। यदि इससे पेशेवर तरीके से नहीं निपटा गया तो संक्रमण आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ उसका इलाज नहीं कर सकता। उसकी स्थिति के आधार पर उसे अस्पताल जाना होगा। उसके पैर के घाव का शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज किया जाना चाहिए। अगर तुम थोड़ी देर और रुके रहे तो शायद उसका पैर नहीं बचेगा। जैसे ही गृहस्वामी और लियू जियारन ने उसकी बातें सुनी, वे बहुत चौंक गए और सोचने लगे कि क्या आहू को अस्पताल जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उन्होंने आहू को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वह अस्पताल नहीं गया। अंत में उन्होंने केवल निजी डॉक्टर से अपने घावों को पेशेवर तरीके से बांधने के लिए कहा। रात 10 बजे, जैसे ही आहू टीवी देखते हुए लिविंग रूम में सोफे पर बैठा, लियू जियारन ने उसके बगल में उत्तेजित होकर कहा, क्या आपने नहीं कहा कि इस समय कोई आपको कुछ दवा भेजेगा? वे कैसे नहीं आए? ठीक उसी समय गृहस्वामी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई, फिर कहा, सबसे बड़ी महिला, एक पार्सल यहाँ है। डिलीवरी मैन ने कहा कि इस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। लियू जियारन ने अपने हाथ लहराए और कहा, इसे सीधे प्रवेश द्वार गार्ड के स्थान पर रख दो। जैसे ही आहू ने उनकी बातचीत सुनी, वह मुस्कुराया और कहा, नहीं नहीं नहीं,
यह मेरा पार्सल है। आहू ने सोचा, वह इतनी जल्दी यहाँ आ गया। उसके बाद आहू ने गृहस्वामी से फिर कहा, उसे अंदर आने दो। उसके बाद आहू ने लियू जियारन की ओर देखा, अपना बायां हाथ लहराया और कहा, सबसे बड़ी महिला, मेरी मदद करो। मैं अपने भाई फैंग को लेने जा रहा हूँ। इस समय लियू जियारन ने अब आहू से बात नहीं की। वह काफी सहजता से दौड़ने लगा और ओह कहते हुए हू को पकड़ लिया। हालांकि वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक थी कि भाई फैंग कौन था, जिसे आहू ने कई बार पाला था। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो गई हो? क्या भाई फैंग स्टोमैन हो सकते हैं? लियू जियारन, जो काफी उत्सुक थे, ने आहू का समर्थन किया और प्रवेश द्वार तक चले गए। जैसे ही उन्होंने द्वार के पास प्रवेश किया, गृहस्वामी ने धक्का द्वार खोल दिया। उसके पीछे एक आदमी था, जो 3 त्रिशैया सेवा में कपड़े पहने हुए था। उस आदमी ने टोपी खींची और उसे काफी नीचे खींच लिया। इस बार उसके हाथों में एक बड़ा कागज का डिब्बा पकड़ा हुआ था। उसने सिर को उठाया, आहू की ओर देखा और अपने हाथ के कोने पर मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुम्हारा सितारा हो रहा है। कृपया अंदर की चीजों की जांच करें। जैसे ही आहू ने अपनी बातें सुनी, उसने अपनी बात ठीक कही और कहा, यह बहुत भारी है। कृपया इसे मेरे शयन कक्ष में ले जाने में मेरी सहायता करें। ठीक है, कृपया इस तरफ से। परिणाम स्वरूप आहू ने लियू जियारन के कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें भूतल पर धीरे धीरे चलने के लिए ले गया। झाओ फैंग ने अपने जूतों को विशेष जूते के सेट की एक जोड़ी और उनके पीछे चल दिया। झाओ फैंग के व्यवहार ने लियू जियारन और गृहस्वामी को भ्रमित कर दिया, जो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, आखिर क्या हो रहा है। घर की नौकरानी उनके साथ नहीं गई। जैसे ही हू ने नेतृत्व किया, लियू जियारन ने जा रहा था, झाओ फैंग अपने पीछे चले गए और किनारे पर आसानी से चले गए। जब तक वे शयन कक्ष में नहीं चले, तब तक आहू ने अपनी बाहें फैलाई और खुद एक कदम आगे बढ़ाया। उसने दर्द से कराह उठाया और झाओ फैंग को गले लगाते हुए बोला, भाई फैंग, मैंने कई महीनों से नहीं देखा है। मुझे तो बहुत याद आया। उस सामान के बिना जो आपने पिछली बार किसी से मेरे लिए कहा था, मैंने पहले ही हार मान ली थी। झाओ फैंग ने अपनी टोपी उतार दी और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें इस तरह की चोट कैसी लगी? आहू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझसे शर्म आती है। एक मध्यम स्तर के निंजा ने अपनी शानदार तलवारों से मेरी पैंडली में छेद कर दिया। वैसे भाई फैंग, मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ। वह है। मुझे पता है वह कौन है। इससे पहले कि आहू ने अपनी पूरी तरह से झाओ फैंग बात ने लियू जियारन को देखा और धीरे धीरे से कहा, आई लेडी लियू के बारे में कभी कैसे नहीं सुना। नमस्ते लेडी लियू, आप मिलकर अच्छा लगा। झाओ फैंग ने कहा। लियू जियारन ने झाओ फैंग को उत्सुकता से ऊपर से नीचे तक देखा, अपना हाथ फैलाया और हाथ का सहारा लिया और कहा, भाई फैंग, तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद। झाओ फैंग ने लियू जियारन को बधाई देने के बाद संक्षेप में कहा, आहू की ओर देखा और कहा, आप पर नजर रखने वाले लोग 3 दिशाओं में बाहर की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वे गुप्त हत्या संगठन से हैं? क्या मुझे पहले उन्हें नीचे उकेरा गया था चाहिए? आहू ने लगातार अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं एक अधिक आकर्षक व्यक्ति को पकड़ने की योजना बना रहा हूँ। झाओ फैंग ने हेलमेट को फिर से अपने सिर पर रखा और कहा, ठीक है, यदि आप कहें तो मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रुकूंगा। ये बक्सा उस सामान से भरा है जिसे बॉस ने बदला था। इनका उपयोग आपको चोटों से उबरने में मदद के लिए किया जाता है। रुको, मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। आहू ने सीधे झाओ फैंग की बाहें खींच ली और बगल में लियू जियारन की ओर देखा और कहा, ठीक है, सबसे बड़ी महिला, कृपया मेरे शयनकक्ष से बाहर जाएं क्योंकि हमें कुछ चर्चा करनी है। ओह, लियू जियारन कुछ हद तक नुकसान में थे। उसके बाद वह मुड़ी और बाहर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने देखा कि आहू अपनी शर्ट उतार रहा है और उसी समय धीमी आवाज में भाई फैंग से कुछ कह रहा है। लियू जियारन ने अपना माथा थपथपाया और अपने चेहरे का भाव थोड़ा बदल दिया और कहा, आउच। सौभाग्य से 1 मिनट से अधिक समय के बाद झाओ फैंग बाहर चले गए, लियू जियारन को विदाई दी, दरवाजे से बाहर चले गए और चले गए। जहां तक आहू की बात है, 2 मिनट बाद ही वह बाहर चला गया। कुछ देर पहले तक वह अपने आप चलने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब वह लंगड़ा कर आगे चल सकता था। हालांकि लियू जियारन ने आहू की अच्छी स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह उसकी तरफ दौड़ी। उसकी आंखों का भाव कुछ अजीब था। उसने उसे गौर से देखा और कुछ भी नहीं कहा। क्या गलत? क्या मैं और अधिक सुंदर हो गया? लियू जियारन के व्यवहार से आहू को कुछ उलझन महसूस हुई। लियू जियारन ने कुछ उत्सुकता से पूछा, क्या आप और वह दोनों समलैंगिक हैं? जी, समलैंगिक। जब आहू ने लियू जियारन को देखा तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गईं। उसने अगले ही पल अपनी हथेलियां उठाईं और पिया की आवाज निकलते ही लियू जियारन के नितंब पर तमाचा मारा। आउच, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम बकवास करोगे तो तुम्हारा अंत इसी तरह होगा। जैसे ही लियू जियारन को एहसास हुआ कि आहू फिर से कुछ हद तक ऊर्जावान हो गई है, उसे राहत मिली। अगली सुबह आहू लगभग चोटों से उबर गया। वे दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलते थे। रात के 8 बजे तक आहू लियू जियारन को बाहर नहीं ले गया और एक नाइट क्लब में गया, जहां उन्होंने शराब पीते हुए काफी अच्छा समय बिताया। लियू जियारन कुछ शर्मा गए। आहू कुछ नशे में था। लियू जियारन ने आहू की बाहें पकड़ते हुए कहा, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? चलो घर चलें। तो फिर घर चलेंगे। हालांकि आहू कुछ हद तक नशे में था, फिर भी वह स्पष्टवादी था। हालांकि लियू जियारन कुछ हद तक नशे में थी, जो आहू से बात करती रही और लगभग खुद को उस पर डाल दिया। 20 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद वे लगभग विला क्वार्टर पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वे मानव निवास के निशान के बिना एक क्रॉसिंग से गुजरे, लियू जियारन फड़फड़ाया और आहू के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, आहू की ओर देखा और मूर्खतापूर्वक मुस्कुराती रही। ऐसा लग रहा था कि आहू को कुछ महसूस हुआ हो। उसने अपना सिर थोड़ा पीछे खींचा और कहा, सबसे बड़ी महिला, आप नशे में हैं। चलो पहले घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद आप आराम कर सकते हैं। नहीं, तो तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। लियू जियारन मुस्कुराए। जैसे ही उसने नशे में आहू को घूरकर देखा, उसने सोचा कि आहू और अधिक सुंदर हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने के लिए साहस जुटा रही हो। धीमी रोशनी में नहाते हुए लियू जियारन को घूरते हुए आहू को भी कुछ हलचल महसूस हुई। आप मुझसे क्या पूछने जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। लियू जियारन ने आहू की छाती के बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने दिल में रखते हो या नहीं? आहू, जो कुछ झिझक रहा था, ने उत्तर दिया, घर पहुंचने के बाद मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। बिल्कुल नहीं। आहू ने लियू जियारन की बाहें भींच लीं और कहा, चलो पहले घर चलते हैं। हालांकि लियू जियारन 2 कदम आगे बढ़ी और आहू के सामने खड़ी हो गई और उसने गंभीरता से कहा, आपको मुझे अभी इसका उत्तर बताना होगा।
आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, हाँ या नहीं। जैसे ही आहू ने सबसे बुजुर्ग महिला के चेहरे पर भाव देखा, वह जानता था कि अगर उसने उसे नकारात्मक उत्तर दिया तो वह रोएगी और साथ ही लकवाग्रस्त हो जाएगी। आहू ने गुप्त रूप से आह भरी और सोचा, मुझे उसे इतनी शराब पीने से रोकना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उसने महसूस किया कि उसके सामने वाली लड़की की आंखें चमक उठीं और उसका सिर उसके और करीब आ गया। उसकी गति के आधार पर हालांकि आहू उससे दर्जनों बार बच सकता था, लेकिन इस समय वह रुका हुआ लग रहा था। हालांकि वह उससे बचना चाहता था, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था, या अधिक सटीक कहें तो उसने उसे अपने दिल की गहराई से स्वीकार करना पसंद किया। इस चौराहे पर चुपचाप एक चुंबन हुआ। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ और सेकंड के लिए एक दूसरे को चूमते, स्ट्रीट लैंप की रोशनी के बीच एक अंधेरी जगह से एक आकृति बाहर निकली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी घटिया चीनी भाषा में कहा, एक अंगरक्षक और उसके नियोक्ता के बीच एक अस्पष्ट प्रेम कहानी, जो दिलचस्प है। आप भी एक दूसरे को किस करने में लगे हुए हैं। हालांकि आप इसे आखिरी चुंबन के रूप में ले सकते हैं। जैसे ही आहू ने ये शब्द सुने, उसका शरीर अकड़ गया। लियू जियारन, जिसने खुद को आहू से दूर कर लिया था, कुछ चक्कर में उसकी तरफ झुक गई। नशे के कारण वह सामने वाले दुश्मन से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। इसके बजाय उसने शोर मचाते हुए कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत कष्टप्रद। आपको किसने नौकरी पर रखा? मैं तुम्हें 5 गुना वेतन दूंगा। क्या तुम मेरे रास्ते से हट सकते हो? आहू ने लियू जियारन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम नशे में हो। पहले कुछ सो लो। इसके बाद उन्होंने उसकी गर्दन थपथपाई। लियू जियारन ने अपनी आंखें घुमाई और आहू की बाहों में गिर गई। उसके बाद आहू ने अपने सामने मुरामासा की ओर देखा, जो 10 मीटर दूर अकेला खड़ा था। उसके हाथों में एक तेज योद्धा की तलवार थी, जिसे अभी तक म्यान से बाहर नहीं निकाला गया था। जैसे ही आहू ने स्थिति को देखा, उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे अकेले यहाँ खींचना चाहते हो, है ना? नहीं, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, अगली बार जब मैं आऊंगा तो अकेला नहीं रहूंगा। मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? मुरामासा, जो अपने दोस्त के साथ बातें करता हुआ लग रहा था, ने शांति से कहा, वे सभी पास में ही देख रहे हैं। इस बार गुप्त हत्या संगठन में 8 मध्यम स्तर के निंजाओं में से 6 आपकी देखभाल के लिए यहाँ हैं। आप पछतावे के साथ नहीं मरेंगे। आहू ने धीरे से आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि केवल 6 निंजा यहाँ हैं। यह महसूस करते हुए कि यह मुरामासा अच्छे मूड में था और उसके साथ बातचीत करने को इच्छुक था, परिणाम स्वरूप आहू ने अपनी उलझन व्यक्त की। मेरा एक प्रश्न है, जब आपको पहली बार कार्य सौंपा गया था, तो केवल स्पष्ट शक्ति और आंतरिक शक्ति के स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही आए थे। आखिरकार आपके 6 मध्य स्तर के निंजा क्यों दिखाई दिए? मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी महिला का अपहरण करना आपके लिए कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होगा। आहू को आश्चर्य हुआ कि एक समय में 6 निंजाओं को नियोजित करने में कितना खर्च आया। आहू कारण को लेकर काफी उत्सुक था। हालांकि मुरामासा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह एक पल में कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बार मिशन को पूरा करने के लिए भेजे गए लोगों में से इनवर्ट स्ट्रेंथ के स्तर पर मार्शल आर्टिस्ट हमारे गुरु का शिष्य था। तब उन्होंने पहली बार अपना मिशन चलाया था। बाद में लेडी लियू से संबंधित कार्य विफल हो गया। आज हम तुम्हें मारने के लिए ही यहाँ आए हैं। आपकी खैर नहीं। मुरामासा ने अपनी बात दृढ़ तरीके से पूरी की। बोलते समय वह काफी शांत दिखे। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपने दाहिने हाथ से योद्धा की तलवार खींच ली। बजना, एक पल में एक स्पष्ट हत्या का इरादा क्षेत्र में व्याप्त हो गया। इस समय तक ऐसा नहीं था कि आहू को होश आया और उसने महसूस किया कि आंतरिक शक्ति के स्तर पर हत्यारा जिसे उसने पहली बार देखा था, वह कुछ हद तक शक्तिशाली और प्रभावशाली था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंत में वह उनका निशाना बनेगा, क्योंकि वे सभी सबसे बड़ी महिला के अपहरण के कार्य में विफल रहे थे। आहू फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। आहू ने अपना सिर हिलाया, हाथ हिलाया और कहा, अपने 5 अन्य भाइयों को आने के लिए कहो। आपसे अकेले लड़ना पर्याप्त नहीं है। स्विश, मुरामासा ने अपनी योद्धा तलवार क्षैतिज रूप से रखी। प्रकाश ने आहू को थोड़ा तिरछा कर दिया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि मुरामासा सीधे हमला करेगा। हालांकि उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि आप मृत्यु के कगार पर खड़े व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। टिक टक, मुरामासा ने योद्धा की तलवार की धार से 2 बार जमीन पर वार किया। आहू के बाईं ओर अंधेरी सड़क पर एक काली आकृति दिखाई दी, जो आहू से 20 मीटर की दूरी पर चुपचाप खड़ी थी। अचानक दाहिनी ओर एक ठंडी रोशनी चमकी। आहू के पैरों के सामने एक डार्ट जमीन में गाड़ दिया गया था। उसी समय दाहिनी ओर एक आकृति दिखाई दी। आहू ने सोचा, क्या यहाँ केवल 2 ही हैं? उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत 2 और को देखा। निंजा वास्तव में सक्षम थे। वे 20 मीटर के भीतर उसके पास आ गए थे, जिस पर आहू ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसने दाहिनी ओर की स्थिति को ध्यान से देखा और पाया कि 3 मीटर ऊंची दीवार पर एक आकृति बैठी हुई थी। आहू ने अचानक अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप सभी यहाँ हैं, इसलिए खेल समाप्त होने का समय हो गया है। हाँ, खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि निश्चिंत रहें कि आपका नियोक्ता आपके साथ रहेगा, ताकि आप अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर अकेले न रहें। जैसे ही मुरामासा ने अपनी बात खत्म की, उसने लड़ाई शुरू करने के इरादे से अचानक अपनी तलवार उठा ली। हा, आप एक चीज के बारे में सही थे। आहू ने लियू जियारन को अपनी बाहों में पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह आप ही हैं जो अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर अकेले नहीं होंगे। जब तुम्हारे पास मददगार हैं तो तुम ये क्यों सोचोगे कि मेरा कोई भाई नहीं होगा? आहू ने अचानक दहाड़ते हुए कहा, बाहर आओ मेरे लॉ टायरानोसोरस जानवर। एक पल के भीतर मुरामासा सहित समूह इतना चौंक गया कि वे स्थिर खड़े रहे और सावधानी से आसपास का निरीक्षण किया। उसी समय जैसे ही झाओ फैंग ने सुना कि आहू ने क्या कहा था, उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। वह, जो ज्यादा दूर नहीं था, बोला, हम पहले बाहर नहीं आएंगे। नतीजतन पूरी स्थिति अजीब हो गई। मुरामासा सहित 6 लोगों ने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। हालांकि आसपास के क्षेत्र में अभी भी शांति थी। उन्होंने सोचा, अरे, हमें धोखा दिया गया है। मुरामासा क्रोधित था। उसकी आंखों में आग की लपटें भरी हुई थीं। उन्होंने आहू की ओर देखा और कहा, आखिरकार आप एक स्वर्ग मंच मास्टर हैं। आपने कई बार इस तरह की नीची चाल का प्रदर्शन किया है और आप मार्शल आर्टिस्ट की उपाधि के लायक नहीं हैं। आहू ने लगातार शिकायत करते हुए कहा, आखिर क्या है? ये वास्तविक है, मेरे भाई आसपास छुपे हुए हैं। फतारान कनका, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, चीनी सुअर। मुरामासा गुस्से में दहाड़ने लगा। वह आगे बढ़ा और योद्धा की तलवार अपने हाथों में उठा ली। एक पल में युद्ध के मैदान में तलवार की रोशनी की चमक चमक उठी। अन्य 5 निंजा चुपचाप आहू के पास पहुंचे, जो हमला शुरू करने के लिए तैयार थे।
हालांकि जैसे ही मुरामासा आहू के 10 मीटर के भीतर पहुंचने वाला था, आहू ने अपने चेहरे पर नजरें बदल ली। उसकी आंखों में भाव कुछ गंभीर था। उसके होठों के कोने पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, देखो वे आए थे। ऐसा लग रहा था कि वह भेड़िया आ रहा है कि कहानी सुना रहा था। इस बार मुरामासा को आहू की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हाथों में तलवार लेकर आहू पर वार किया। इस हमले का सामना करते हुए आहू ने इसे बिल्कुल भी नहीं टाला। उसके होठों के कोने पर एक व्यंग्य उभर आया। मुरामासा को आहू का व्यवहार काफी अजीब लगा। भले ही आहू परिणाम स्वीकार करने को तैयार हो, उसे अवचेतन रूप से अपने हमले से बचना चाहिए। आहू इतना आश्वस्त क्यों था? अगले ही पल उसे इसका कारण पता चल गया। एक सफेद चमकती रोशनी अचानक चमकी और सीधे उसके योद्धा की तलवार पर लगी। जूम करें। मुरामासा को लगा कि उसकी हथेलियां चौंक गईं और कुछ सुन्न हो गईं। उसने सोचा कि चूंकि हमलावर इतना शक्तिशाली था, क्या ऐसा हो सकता है कि वह वुडाओ ग्रैंड मास्टर था? एक पल में वह रुका और सभी दिशाओं के सभी चौराहों को देखा। उनकी टीम के 5 अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। ऐसा लग रहा था आसपास कोई नहीं था। हालांकि हुश एक आकृति अंधेरे से बाहर निकली, उसके बाद दूसरी, तीसरी और इसी तरह। दिखाई देने वाले लोग असंख्य थे। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक चौराहे पर दर्जनों लोग पहरा दे रहे हों। लोगों की संख्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी लोगों की आभा से संकेत मिलता है कि वे सभी क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स थे। मुरामासा के समूह के सदस्य चौंक गए। आप सबसे पहले मुरामासा को कुछ हद तक नुकसान हुआ था। हालांकि लियू जियारन और आहू सहित इन लोगों के कमजोर बिंदुओं का फायदा उठाने का इरादा रखते हुए वह अगले ही पल अपने होश में आ गया। अन्यथा कई क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स से घिरे होने के बाद उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। मुरामासा ने अपना सिर पीछे घुमाया, आहू को घूरकर देखा, भयानक ढंग से मुस्कुराया और जैसे ही उसने अपनी योद्धा तलवार निकाली, उस पर हमला कर दिया। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आहू ने उसके हमले को बिल्कुल भी नहीं टाला था। नतीजतन मुरामासा की आंखों में भाव ठंडा था। उसने एक ही समय में आहू और लियू जियारन दोनों पर चाकू से वार किया। पूफ! जैसे ही उसने योद्धा की तलवार के शरीर को भेदने की ध्वनि सुनी, वह अविश्वसनीय रूप से खुश हुआ। अपना पहला सफल हमला करने के बाद उसने जल्दी से कहा, चलो चलें। जैसे ही वह बोला, वह किनारे पर 3 मीटर ऊंची दीवार की ओर भागा, दबे पांव उस पर चढ़ गया और खुद को उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वह दीवार पार कर गया, उसने देखा कि 3 मीटर ऊंची एक और दीवार थी, जो उसके सामने दर्जनों मीटर दूर थी। उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था और वह आगे की ओर दौड़ता रहा। हालांकि जब वह एक को पार कर गया, तो उसके सामने एक और था। उन्हें ये कुछ हद तक चौंकाने वाला लगा और उन्होंने सोचा, क्या ये तथाकथित भूत का भटकना या भ्रम हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये कुछ भ्रम जैसा था, जो एक प्रकार का काफी दिलचस्प गठन था। हालांकि यह मुरामासा की आंखों में एक दृश्य था, लेकिन हकीकत में आहू लियू जियारन को अपनी बाहों में पकड़े हुए किनारे पर खड़ा था। सबकी घूरती निगाहों के बीच मुरामासा ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और तेजी से 1 मीटर व्यास के घेरे में घूमने लगा। अचानक उसने अपना सिर उठाया, अपनी योद्धा तलवार को आगे बढ़ाया और अपनी टीम के सदस्यों पर वार किया। इसके बाद वह फिर से वहीं घूम गया जहां वह था। जैसे ही झाओ फैंग, जो पूर्वी क्रॉसिंग पर थे, ने यह दृश्य देखा, उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल वांग, आपके आगमन से हमारा महत्व नगण्य हो गया है। मूल रूप से हमें इन मध्यम स्तर के निंजाओं के साथ अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करने की आशा थी। हाँ, वांग मिंग ने अपना सिर खुजाया, मुस्कुराया और कहा, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि ये मध्यम स्तर के निंजा इतने कमजोर होंगे। वे मायावी दानव संरचना को भी बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसका मैंने अभी पता लगाया था। वे बिल्कुल सामान्य हैं। मैंने सोचा कि वे काफी अद्भुत गुरु थे। इस मामले में सभी जापानी निंजाओं में से केवल ऊपरी स्तर के निंजा ही अधिक आश्चर्यजनक हैं। झाओ फैंग ने कहा, चूंकि ऊपरी स्तर के निंजा ग्रैंड मास्टर प्रारंभिक चरण से शुरू होते हैं, इसलिए वे अद्भुत हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है। जापानी योद्धाओं की संख्या काफी प्रभावशाली है। हालांकि बहुत सारे निंजा नहीं हैं। उन्हें ये सारी खबरें प्रशिक्षक लियू से मिली थीं। उनसे निपटना वास्तव में कुछ हद तक आसान है। उनके साथ काम पूरा करने के बाद आप कुछ छुट्टियों के समय का आनंद भी ले सकते हैं। सन मिंग मुस्कुराए, चारों ओर देखा और कहा, यदि आपके परिवार के सदस्य हैं, तो आपको वसंत महोत्सव मनाने के लिए घर जाना चाहिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, तो माउंट न्यू मून आपका घर होगा। झाओ फैंग ने जो कहा, उससे घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को गर्मजोशी का एहसास हुआ। हालांकि अगर बॉस ने ऐसा कहा होता, तो प्रभाव शायद बहुत बेहतर होता। हालांकि वे सभी जानते थे कि उनका बॉस एक ऐसा व्यक्ति था जो शब्दों के बजाय कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था। वे ये भी अच्छी तरह जानते थे कि उनके मालिक ने उन्हें कई बैचों में औषधीय गोलियां उपहार के रूप में भेजी थीं। झाओ फैंग ने अपनी बात खत्म करने के बाद आहू की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ आओ। आहू ने लियू जियारन को अपनी बाहों में पकड़ लिया, दौड़कर आया और कहा, क्या हुआ भाई फैंग? झाओ फैंग, जिन्होंने आहू की स्थिति को अपने लिए सिरदर्द पाया, ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? आपने चेयरमैन लियू की बेटी को क्यों चूमा? उसके अपने विचार थे। यदि ये लियू क्विंगफेंग होता जिसने ये दृश्य देखा होता, तो यह अज्ञात होता कि स्थिति कैसी होती। हो सकता है कि लियू क्विंगफेंग ने हाथ में तलवार लेकर आहू को मारने के इरादे से सड़क पर उसका पीछा किया हो। हालांकि दूसरों ने खुद को हंसने से रोकने की पूरी कोशिश की। आहू, तुम अद्भुत हो। एल्डर मिंग ने उसे थम्स अप दिया और कहा, आपने सबसे बड़ी महिला लियू को चुपचाप नीचे ले लिया है। बहुत अद्भुत। आपने कार्य पूरा किया, पैसा कमाया और लड़की पर निशाना साधा। आपको एक समय में 3 लाभ मिलते हैं। प्रभावशाली। जब तक आहू अपना आकर्षण प्रदर्शित करता, तब तक सबसे बड़ी महिला भी उससे आकर्षित हो जाती। कुछ देर पहले ही उन्होंने सबके सामने एक दूसरे को बहुत ध्यान से चूमा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आहू ने सबकी चिड़न सुनी, उसके होठों का कोना थोड़ा कांप उठा। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, उसने बहुत ज्यादा पी ली, बहुत ज्यादा। ठीक इसी समय क्रॉसिंग के बीच में लड़ाई जोरों पर थी। मुरामासा अन्य 4 निंजाओं के साथ एक साथ खड़ा था। धीरे धीरे केवल मुरामासा ही जीवित बचा था। उसके चेहरे पर कुछ अकेलापन और निराशा झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो इस उलझी हुई लड़ाई से बच गया था। जैसा कि कहा जाता है, स्वामी आमतौर पर अकेले होते हैं। अगले ही पल उसका शरीर कांप गया और मुंह से खून उगल दिया। उसकी आंखों का नजारा फिर से साफ हो गया। जब उसने दृश्य स्पष्ट रूप से देखा तो वह लड़खड़ा गया। उसका रंग चादर के समान श्वेत था। वह एक घुटने पर बैठ गया और अपने शरीर पर विभिन्न चोटों के कारण नाजुक महसूस करने लगा। उसने अपनी योद्धा तलवार जमीन पर गड़ा दी और अपने सामने आहू की आंखों में देखा और कठिनाई से पूछा, क्यों?
इस समय आहू ने अपनी चंचल अभिव्यक्ति पुनः प्राप्त की। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, कुछ कदम आगे बढ़ा, मुरामासा को देखा और जोर देकर कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि आप किसी भी तरह से कल्पना नहीं कर सकते थे कि मेरा समर्थक कितना शक्तिशाली था। तथाकथित 8 मध्यम स्तरीय निंजाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरे बॉस की नज़र में गुप्त हत्या संगठन भी कुछ भी नहीं है। वैसे मरने से पहले मैं तुम्हें हमारे बॉस का नाम बता सकता हूँ। वह है झांग हानयांग। जैसे ही मुरामासा ने ये नाम सुना, पहले तो वह असमंजस में पड़ गया। उसके बाद वह विचलित हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखों से एक सदमा सा झलक गया। अंत में हजारों शब्द खून के कौर में तब्दील हो गए, जिसे उन्होंने सीधे उगल दिया। हालांकि जापानी मार्शल आर्ट जगत के लोग शायद जांग हानयांग के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते थे, गुप्त हत्या संगठन के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में मार्शल आर्ट जगत में क्या चल रहा था, इस पर बहुत ध्यान दिया। हाल के वर्षों में उन्होंने निर्दयी झांग हानयांग की प्रतिष्ठा के बारे में कई बार सुना था। झांग हानयांग ने कुछ ही सेकंड में क्विंटियन को नष्ट कर दिया, ली फैमिली को नष्ट कर दिया और दुनिया भर की विभिन्न प्रतिभाओं और अजय ग्रैंड मास्टर्स को पीछे छोड़ दिया। वे झांग हानयांग के हर महान कार्य को अच्छी तरह से जानते थे और भावुक बातें कहते थे कि राष्ट्र में एक और महान विशेषज्ञ दिखाई दिए हैं। हालांकि उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं था कि झांग हानयांग के राक्षस को मारने के लिए 6 मध्यम स्तर के निंजा भेजे गए थे। यदि सभी 8 मध्यम स्तर के निंजा आंतरिक बलों में झांग हानयांग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ थे, तो दृश्य काफी आकर्षक होगा। मुरामासा खून उगलने के बाद वह बर्बादी का शिकार हो रहा था। उसने अपनी आहू पर रुकन और कर्कश आवाज में बात करते हुए अपना मुंह खोला, जो कह रहा था, मैंने सबसे पहले जो किया वह मेरे लिए बहुत कुछ है। मुझे कुछ दिन पहले ही शेयर स्टॉक जारी रखना चाहिए था ताकि आपके सहयोग से संपर्क करने का अवसर न मिले। हालांकि उस समय उसने कैसे सोचा होगा कि अंगरक्षक को इतनी शक्तिशाली ताकत मिल सकती है। मूल रूप से येहू चॉपिंग ब्लॉक पर एक मछली थी। मुरामासा के ग्रुप में किसी को भी ये पता नहीं चला कि उनके ग्रुप के सदस्य काटने वाले ब्लॉक की मछलियां चुराते हैं। अंतिम क्षण में मुरामासा अब और नहीं रुक सका। उसका शरीर कांप गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है, जैसे ही वांग मिंग ने दृश्य देखा, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। एक पल में कई लैपटॉप ने मुरामासा के ग्रुप के सदस्यों के शरीर को जला दिया। उसके बाद वांग मिंग ने कहा, मैं रोंग कबीले में वापस जा रहा हूँ। जहां तक आपकी बात है, आपको अपना काम करना चाहिए, उदाहरण के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए घर जाना और मौज मस्ती करना। झाओ फैंग, क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ कैसे होंगे? झाओ फैंग ने उत्तर दिया, यहाँ आहू और मैं उन्हें कल उठाऊंगा। सब कुछ सेटअप कर लिया गया है। मैम और मास्टर मिंग मैन को पहले 2 दिन के लिए मौज मस्ती के लिए ले जाऊंगा। मैंने होटल सहित सब कुछ तैयार कर लिया है। हाँ, वांग मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप काफी विचारशील हैं। वांग मिंग ने झाओ फैंग के बहुत से निर्देशक की, जो कोल्ड इमॉर्टल स्कूल के दैनिक जीवन, उपदेश और विभिन्न सामग्री सहित सब कुछ अच्छी तरह से बनाए रखा जा सकता था। बेशक वहां प्रतिभाओं की अच्छी परख थी। झाओ फैंग ने उत्तर देते हुए कहा, अंकल वांग, आप मेरी बहुत सराहना करते हैं। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर सभी लोगों से तितर बितर हो। भाई फैंग, लवे, अंकल सच, लवे। उनमें से सभी ने एक दूसरे को साथ रहने के लिए कहा और 2-3 की संख्या में चले गए क्योंकि उनके बाद या कल कुछ काम करना था। वांग मिंग कुछ मिनट तक वहां खड़े रहने के बाद उन्होंने भी अलविदा कहा और चले गए। उनके रोंग जियाक्सिन और वांग या के पहले से ही यहां आने का कारण ये था कि झांग हान निश्चिंत नहीं थे। हालांकि झाओ फैंग द्वारा लाए गए लोग अद्भुत थे। अगर समकक्षों के बीच एक वुदाओ ग्रैंड मास्टर होता तो बहुत सारे लोग हताहत हो सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। परिणामस्वरूप झांग हान को एक दिन पहले ही वांग मिंग मिल गया था। वे एक दिन पहले ही यहाँ आए थे। अंत में सुरक्षा समूह के केवल 8 सदस्य थे, जिनमें झाओ फैंग, एल्डरमिंग, लिंग यू और आहू शामिल थे, जिन्होंने लियू जियारन को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। जैसे ही आहू ने 8 सदस्यों को अजीब तरह से उसे घूरते हुए देखा, उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा, ठीक है भाई फैंग, जब मैं उसे घर भेज दूं तो क्या होगा कि हम एक साथ शराब पियेंगे। ठीक है, झाओ फैंग ने मुंह फेर लिया, रास्ता दिखाया और लियू परिवार के विला जिले की ओर चल दिए। इससे पहले कि झाओ फैंग बहुत दूर चला गया, वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, आहू, तुमने जो किया उसने मुझे चौंका दिया। आहू ने सुस्ती से उत्तर दिया, भाई फैंग, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वह नशे में थी और हमने सिर्फ किस किया, बस इतना ही। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वह लियू जियारन को भी कुछ हद तक गुप्त रूप से पसंद करता था। हालांकि चेयरमैन लियू ने उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए नौकरी पर रखा था। उन्होंने चेयरमैन लियू की बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? जैसे ही आहू ने इस पर विचार किया, उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। हे, जैसे ही लिंग यू ने उसके शब्द सुने, उसने व्यंग किया और कहा, बस चुमा। आप इसे बहुत ही सरल तरीके से कहते हैं, बेशर्म। आहू ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मैं बेशर्म क्यों बन जाता हूँ? लिंग यू ने उसका उपहास किया और आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस आहू की नजर को नजरअंदाज कर दिया। झाओ फैंग ने पूछा, आहू, अच्छा क्या लेडी लियू आपको पहले पसंद करती थी? आहू ने उत्तर दिया, मैं सबसे बड़ी महिला पर हमला करने की पहल कैसे कर सकता हूँ? ये तब की बात है जब मैं यहाँ आया ही था कि उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मेरा मजाक उड़ाया। मैं उसे कुछ सबक सिखाने में मदद नहीं कर सका। आउच, वैसे भी मैं तुम्हें ये स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। झाओ फैंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, तो क्या आप उसे पसंद करते हैं या नहीं? मैं, आहू ने अपना सिर नीचे किया, लियू जियारन को अपनी बाहों में देखा और गंभीरता से प्रश्न पर विचार किया। जब तक वह 5 सेकंड के लिए चुप नहीं हुआ तब तक उसने धीमे स्वर में उत्तर नहीं दिया, हाँ। झाओ फैंग ने फिर पूछा, क्या आप निश्चित हैं? आहू ने अपने कदम थोड़े से रोके। उसे याद आया कि कैसे उसने लियू जियारन को स्वीकार कर लिया था, जो कुछ समय पहले उसके सामने जीवन था, बिना किसी विरोध के। नतीजतन उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे यकीन है। कुआं, झाओ फैंग ने एक और आह भरी, आहू को उसके कंधों पर थपथपाया और कहा, तो बस इतना ही। हमारे सुरक्षा समूह के प्रत्येक सदस्य की बात करें तो किसी की भी सामाजिक स्थिति कमतर नहीं है। किसी पर भी मानसिक रूप से बोझ नहीं डालना चाहिए, भले ही आप जिसका सामना करने जा रहे हैं वह चेयरमैन लियू हैं। यदि आपका यही मतलब है तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हैं तो आपको यह विचार जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। आहू ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे किया, लियू जियारन की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। आहू को अपने विचारों का पता चलने और झाओ फैंग के शब्दों की एक श्रृंखला सुनने के बाद वह खुद के प्रति कुछ हद तक ईमानदार हो गया।
उसने लियू जियारन को सीधे अपनी बाहों में पकड़ लिया, विला में चला गया और उसे दूसरी मंजिल पर बेडरूम में रखा। जैसे ही आहू प्रवेश द्वार की ओर गया, उसने विला में नौकरानी से कहा, उसे कपड़े बदलवा दो। ठीक है, गृहस्वामी ने उत्तर दिया और कमरे में चला गया। आहू ने अपना सिर पीछे घुमाया और लियू जियारन की ओर देखा। इसके बाद वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चले गए। झाओ फैंग सहित लोगों का समूह प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। गृहस्वामी भूतल पर लिविंग हॉल में खड़ा था। जैसे ही उसने आहू को अपने कमरे में वापस जाते और एक छोटा सूटकेस निकालते देखा, वह असमंजस में पड़ गया। उसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा और बोला, मी, आहू, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा कार्य समाप्त हो गया है, मैं अपनी टीम में वापस जा रहा हूँ। आहू ने मुस्कुराते हुए कहा, चेयरमैन लियू जल्द ही घर आएंगे। इसके अलावा गुप्त हत्या संगठन संभवतः भविष्य में दिखाई नहीं देगा। आप आराम भी कर सकते हैं। तो ठीक है, गृहस्वामी फूट फूट कर मुस्कुराया और आहू के पास से चला गया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक गृहस्वामी विला के प्रवेश द्वार से बाहर नहीं निकला और उसने आहू और लोगों के एक समूह को बाहर निकलते देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने यह नहीं पूछा था कि क्या आहू वापस आएगा या कोई अन्य प्रश्न। मूल रूप से उसने सोचा था कि आहू चला गया था क्योंकि उसने इस बार अपना कार्य पूरा कर लिया था। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह 9 बजे पूरे विला में हंगामा मच जाएगा। लियू जियारन ने छोटी बाजू की शर्ट और जीन शॉर्ट्स पहन रखी थी। इससे पहले कि वह अपने बालों की देखभाल करती, उसने घर की नौकरानी से आहू की जानकारी के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि आहू चला गया है तो वह जल्दी से नीचे की ओर भागी और बोली, आहू कहाँ है, वह कहाँ है, वह कहाँ है? गृहस्वामी ने उत्तर दिया, श्रीमान, आहू चला गया है। वह कब गया? वह क्यों चला गया? वह मुझे बिना बताए ही क्यों चला गया? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? लियू जियारन एक पल में कुछ मूडी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में सुई चुभो दी गई हो। सबसे बड़ी महिला के लगातार सवालों का सामना करते हुए गृहस्वामी ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और 3 सेकंड बाद उत्तर दिया, श्रीमान, आहू कल रात आधी रात को चला गया। उनके मुताबिक यहाँ उनका काम पूरा हो गया। चूंकि सबसे बड़ी महिला नशे में थी और सो रही थी, इसलिए जब तक उसने आपको शयनकक्ष में वापस नहीं भेजा तब तक वह नहीं गया। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, लियू जियारन ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह वापस अपने शयनकक्ष में भागी, सीधे अपना सेल फोन उठाया और आहू को फोन करना शुरू कर दिया। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर पर अस्थायी रूप से संपर्क नहीं किया जा सकता। फोन के दूसरी ओर से आए सौम्य अनुस्मारक ने लियू जियारन को और अधिक चिंतित महसूस कराया। वह कई बार आहू पुकारती रही, हालांकि यह अभी भी वही अनुस्मारक था। लियू जियारन अधिक मूडी हो गए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उसने अपने होठों को जोर से हिलाया और पूरी कोशिश की कि वह फूट फूट कर रोने न लगे। हालांकि जब वह विला के प्रवेश द्वार से बाहर भागी तो उसके आंसू गिरते रहे। ठीक उसी समय एक काली मर्सिडीज बेंज S600 लियू जियारन के पास रुकी और 3 बार हॉर्न बजाया। बीप बीप बीप। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लियू जियारन ने आवाज बिल्कुल नहीं सुनी थी, जिन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीप बीप बीप। कार ने एक बार फिर हॉर्न बजाया। कुछ हद तक गुस्सा महसूस करते हुए लियू जियारन ने पलट कर देखा कि यह आहू था जिसने दरवाजा खोला था और कार से बाहर निकला था। लियू जियारन ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह अचानक तेज कदमों से आहू की ओर दौड़ी, सीधे उसकी बाहों में कूद गई और अपने कोमल हाथों से उसकी छाती पर जोर से थपथपाते हुए बोली, कमीने, मेरा पहला चुंबन लेने के बाद तुम भाग गए। लियू जियारन रोने में मदद नहीं कर सका। आहू को उसका व्यवहार अजीब लगा और उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने गुप्त रूप से सोचा, वह तुम ही थे जिसने मुझे चूमने की पहल की थी, है ना? हालांकि वह जानता था कि उसे अभी इस विषय का जिक्र नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अब यहाँ हूँ। आहू ने लियू जियारन की पीठ थपथपाई और कहा, अब और मत रो। अब तुम एक रोती हुई बिल्ली हो। नहीं, मुझे रोना पसंद है। सबसे बुजुर्ग महिला ने फिर से जानबूझकर काम किया। जब तक वह 2 मिनट तक रोती नहीं रही, तब तक उसने अपना सिर पीछे हटा लिया और आहू पर नजर डाली। उसके बाद वह आंसुओं से मुस्कुराई और बोली, तुमने सूट क्यों पहना है? क्या तुम यहाँ मेरे साथ ब्लाइंड डेट करने आए हो? आपने बहुत औपचारिक कपड़े पहने हैं। हम्फ। ठीक है, अहंकारी मत बनो। यह मेरी कार्यवर्दी है। आहू ने उसके सिर को धीरे से थपथपाते हुए कहा, कार में बैठो। मेरे बॉस और मैडम बाद में यहाँ आएंगे। भाई फैंग और मैं उन्हें लेने हवाई अड्डे जा रहे हैं। अपने बॉस को उठा रहे हो? लियू जियारन चौंक गए और बोले, नहीं, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। जब तक मैं अपना मेकअप नहीं कर लेती, मैं आपके साथ वहां नहीं जाऊंगी। आहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हें सजने संवरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा वर्तमान लुक ठीक है। चल दर, कार में बैठ जाओ। नतीजतन आहू ने लियू जियारन को यात्री सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया और उसकी आंखों में प्रतिशोध भरी नजर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे कार स्टार्ट की और तेजी से निकल गए। जब तक लियू जियारन आवासीय क्वार्टर के प्रवेश द्वार पर क्रॉस नहीं था, तब तक उसे पता नहीं चला कि सड़क के किनारे 8 और मर्सिडीज बेंज S600 स्थित है। एहू के बाहर आक्षेप के बाद काफिला पीछे चला गया और एक लाइन हाई इंटरनेशनल हवाई अड्डे की ओर चला गया। लियू जियारन वास्तव में आहू के रहस्यमयी बॉस के बारे में कुछ हद तक उत्सुक थे। हालांकि चौपाल में उसका कोई मेकअप नहीं था, इसलिए जब उसने एक इंस्टीट्यूट की दुकान से अनाज खरीदा तो उसने एक स्कार्फ सहित कुछ सामान खरीदा। उसके बाद उसने कार में खुद को तैयार किया। स्वरचित से क्या आहू काफी स्थिरता से गाड़ी चला रहा था। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां 10 मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने झांग हान के परिवार के सदस्यों के आगमन हॉल से बाहर इंद्रधनुष देखा। झांग हान ने एक बड़ा सूटकेस उठाया, जिस पर एक और छोटा सूटकेस था जो मिंगमैन का था। झांग हान ने अपने दाहिने हाथ से मिंगमैन के बाएं हाथ को पकड़ लिया और जी यान ने नेगमैन के दाहिने हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने लगातार दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा जी यान ने धूप का चश्मा और मास्क पहना था। फिर भी कई लोग अभी भी उस पर संदेह करते हुए भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही चीनी न्यू वॉइस का अंत हुआ, जी यान की प्राथमिकता लगभग समानता ही थी जैसा कि उसके चरम के दौरान था और ये तेजी से बढ़ गया था। लोगों के अपने स्वभाव और आभा क्षेत्र थे। जब लियू जियारन की मुलाकात आहू के बॉस से हुई, जो बहुत छोटा दिख रहा था, तो पहले तो वह असमंजस में थी। इसके बाद वह घबरा गया। ऐसा लग रहा था मनो वह अपने दोस्त के माता पिता से मिलने जा रही हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि आहू ने उसे बताया था कि उसके बॉस को पहले उसके लिए महत्वपूर्ण बताया गया था। मालिक झाओ फैंग सहित लोगों के समूह ने झांग हान का स्वागत किया।
वे, जो सभी काले सूट पहने हुए थे, बाहर की ओर दिखाई गए थे, जिससे कई लोग एक कदम आगे बढ़े और स्थिति का निरीक्षण किया गया। आमतौर पर, यदि किसी के साथ कई अंगरक्षक होते थे, तो ये स्पष्ट था कि वे कितने अमीर या शक्तिशाली थे। नतीजा, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा था। इस अवधि के दौरान वसंत महोत्सव की भीड़ थी, बहुत से लोग आए और गए। भीड़ में से कई लोग प्रोटोकॉल पहनी परस्पर विरोधी थे, कुछ देर बाद तक जियान को देखते रहे। एक महिला अचानक चिल्ला उठी, आह, जियान, आह, देवी। डॉट डॉट डॉट। अगले ही पल, वह अपने सामने समूह की ओर दौड़ने वालों से जो कि स्पेक्ट्रम मीटर दूर था। डॉट डॉट डॉट। जियान, जैसे और अधिक लोगों ने देखा, उन्होंने यान के स्मारकों की एक श्रृंखला का अवलोकन किया, जिसमें उसके स्तंभ, शिखर, लंबे बाल खंड सम्मिलित थे। जिसके बाद कई लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, वह जियान है। डॉट 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 डॉट। इसके बाद इस प्रस्तावक के आलोचकों ने कहा, क्या बदमाश है, वह यहाँ है, चलो जल्दी से वहां पहुंचें। डॉट 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 डॉट। नतीजा, हर तरफ से लोग झांग हान की दिशा में छोड़ दिया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी कर्मचारी चौंक गए। अगर भगदड़ मच गई तो परिणाम अथाह होगा। हालांकि इससे पहले कि लोग जांगहान की तरफ बढ़े, उन्होंने लगभग 100 लोगों को दूसरी तरफ देखा, जो जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ गए। उसके बाद वे बेरोजगार हो गए और एक दूसरे को अंधेरे में वहीं छोड़ गए जहां वे थे। जल्द ही 5 सेकंड बाद झाओफैंग के समूह के सदस्य हवाई अड्डे से बाहर चले गए। जियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया था। उसने सोचा ही नहीं कि वह पहचानी जाए। एंटरप्राइज हाउस की संबंधों के बीच सामने वाले लोग हवाई अड्डे के दरवाजे से अंदर चले गए। उन्हें बहुत अजीब लगा कि जिस महिला को संदेह था कि वह जिंदा है, उसके बगल में एक बच्चा रखा हुआ था, जबकि बच्चे के बगल में एक युवा था जो हवाई अड्डे के दरवाजे से गांव के समय अपने सिर के पीछे कुछ जगह दृश्य देख रहा था। उसके बाद उसके अंगूठे और कोने पर एक फीकी मस्कारा तैर गया था, फिर वह अपने सिर के पीछे कुचया चला गया। इस दृश्य में कई लोगों को कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस हुआ। क्या वह जिंदा है? क्या वह है? महिला के हाथ में एक बच्चा था। वह यान कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट है कि वे एक अमीर जोड़े हैं। उसे करना होगा। मैंने उसका वर्गीकरण देखा, जो जियान के समान ही है। नहीं, ये वह है। इसके अलावा, क्या आपने हाई सिटी में नए साल की पार्टी की अतिथि सूची नहीं देखी है? जियान सहयोगियों से है। यह उसका ही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। क्या तमाशा चल रहा है? फैक्ट्री पर हर किसी के उत्साह पर संदेह किया जा रहा था, नुकसान महसूस किया जा रहा था। साथ ही वे सभी आश्चर्यचकित थे कि वह कौन था जिसने उन्हें छोड़ा था। जब उन्होंने कुचया के पीछे सिर घुमाया तो उन्हें पता नहीं चला कि वे लोग कौन थे। पूरी स्थिति थी। हालांकि उनका पता नहीं चला, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर अपने अपने गंतव्य की ओर निर्देशित हो गए। झाओफैंग सहित लोगों के समूह के हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने रास्ता दिखाया और मोटरसाइकिल की ओर चल दिए। जियान ने अपनी छाती थपथपाई, एक लंबी आह भरी और कहा, वाह, उन्होंने मुझे पहचान लिया, जो आश्चर्यजनक था। झांग हान ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों की आंखें बहुत तेज होती हैं। वे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। मिंग मैंग ने अपना सिर उठाया और पूछा, ठीक है, उन्होंने माँ का नाम क्यों पुकारा? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि माँ एक सुपरस्टार हैं? जियान ने काले अवकाश पतलून, एक पतली सफेद हुडी, शिकार टोपी और मुखौटा पहना हुआ था। जहां तक मिंग मैंग की बात है, उसने हल्के गुलाबी रंग की पतलून, एक सफेद कोट और छोटे आकार की टोपी पहनी हुई थी, जिसने खुद को काफी नाजुक ढंग से तैयार किया था। झांग हान ने काले रंग का फुर्सत का सूट पहना हुआ था, वह काफी सामान्य ढंग से कपड़े पहन रहा था। झांग हान ने मिंग मैंग की बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आपकी माँ एक सेलिब्रिटी हैं। मिंग मैंग ने असमंजस में पूछा, वे सभी हमारी तरफ क्यों भागना चाहते थे? झांग हान ने उत्तर दिया, क्योंकि वे सभी आपकी माँ को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे, उनके साथ एक तस्वीर लेना चाहते थे या करीब से उनकी तस्वीर लेना चाहते थे। मिंग मैंग ने सामने देखते हुए उत्तर दिया, ओह, वह न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। हालांकि लियू जियारन, जो पीछे चल रहा था और आहू की बाहें पकड़ रहा था, झिझक रहा था। उसने अपनी आंखें और भी बड़ी खोल दी। लियू जियारन ने आहू को देखा और धीमी आवाज में जल्दी से पूछा, क्या क्या वह जियान है? डॉट डॉट डॉट। आहू ने उसे चुप कराने के लिए उस पर उंगली सीधी करते हुए कहा, शश। साथ ही उसने सिर हिलाया। उसके बाद झाओफैंग दूसरी कार तक गए, सामान अंदर रखा और पिछली पंक्ति की सीटों का दरवाजा खोला। झांग हान के परिवार के सदस्य सीटों की पिछली पंक्ति में बैठे थे। झाओफैंग पहली कार तक चले। आहू दूसरी कार में था और लियू जियारन यात्री सीट पर कुछ उत्सुकता से बैठा था। जैसे ही झांग हान और जियान ने दृश्य देखा, उन्होंने आहू और लियू जियारन को कई बार ऊपर नीचे देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू जियारन ने एक क्षण पहले आहू की बाहें पकड़ ली थी। जियान धीरे से मुस्कुराया और पूछा, आहू, क्या ये सुंदरता आपकी प्रेमिका है? आहू ने घबराहट से निगल लिया, अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, वह चेयरमैन लियू की बेटी है। डॉट डॉट डॉट। हे ही। लियू जियारन तुरंत काफी घबरा गया। उसके चेहरे का भाव काफी सख्त था। वह पलटी और शुष्क स्वर में बोली, सभी को नमस्कार, मैं लियू जियारन हूँ। डॉट डॉट डॉट। जियान ने उत्तर दिया, हेलो। मिंग मैंग ने अपने कोमल हाथों को प्यार से लहराया और कहा, ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहन। जैसे ही लियू जियारन ने छोटी लड़की का नाजुक चेहरा और प्यारी अभिव्यक्ति देखी, वह, जो पहले घबराई हुई थी, कुछ हद तक राहत महसूस कर रही थी। झांग हान ने सिर हिलाया और कहा, हेलो। हालांकि उसके बाद उसने आहू की ओर देखा, जो अचानक घबरा गई थी। डॉट डॉट डॉट। बॉस, ठीक है, मुझे इसे उठाना थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि जब आहू सोच रहा था कि वह क्या कहने जा रहा है, लियू जियारन, जो इस समय खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, उसने झांग हान को देखा और साहस जुटाते हुए कहा, बॉस, मैं आहू को पसंद करता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं। क्या आप कृपया उसे जाने दे सकते हैं और मुझे दे सकते हैं? डॉट डॉट डॉट। झांग हान को ये कुछ हद तक अजीब लगा और उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि उसने कहा, ओह, ठीक है। हालांकि जियान ने आहू को कुछ अजीब तरह से देखा और सोचा, आहू एक मिशन को पूरा करते समय सबसे बड़ी महिला पर सफलतापूर्वक कैसे हमला कर सकता है? उनकी सोच भी दूसरों की तरह ही थी। डॉट डॉट डॉट। नहीं, आहू ने अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। हमने कल शराब पी और एक दूसरे को चूमा। मैं उसके लिए जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। जहां तक इसकी बात है। इससे पहले कि आहू अपनी बात पूरी करता, झांग हान ने मजे से कहा, मैं बाघ नहीं हूँ। आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
चूंकि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए आपको रिश्ते में रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह अच्छी बात है। आहू ने कहा, हालांकि जहां तक चेयरमैन लियू की बात है। उनके चेहरे पर भाव कुछ अजीब था। यहां तक कि जियान ने भी अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया, जिससे स्थिति काफी दिलचस्प लगी। इस समय लियू जियारन ने आत्मविश्वास से कहा, ये ठीक है, मैं अपने पिता से निपट लूंगा। ऐसा नहीं है, आहू ने गाड़ी चलाते हुए कहा, ये सिर्फ इतना है कि मैं कुछ हद तक दोषी महसूस करता हूँ। मैं आपके पक्ष में अंगरक्षक बनकर आया था, हालांकि आखिरकार मुझे अपने नियोक्ता की बेटी से मिलना जुलना हो गया। लियू जियारन ने उसका खंडन करते हुए कहा, ये ठीक है, मेरे पिता समझ जाएंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ, कोई बात नहीं। चेयरमैन लियू, शायद आप जैसा दामाद पाकर खुश होंगे। निश्चिंत रहें कि यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो बस ऐसा करें। हालांकि झांग हान कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, सगाई से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपको एक दूसरे के साथ ठीक से कैसे रहना चाहिए। मैं बाद में चेयरमैन लियू से बात करूंगा। झांग हान ने लगभग उस कारण का पता लगा लिया था कि क्यों झाओ फैंग ने आहू और लियू जियारन को उसके लिए गाड़ी चलाने का काम सौंपा था, जो कि उसके पक्ष में विचार का परीक्षण करना था या ये देखना था कि क्या वह लियू किंगफेंग को समझाने के लिए कुछ कर सकता है। चूंकि आहू कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, निस्संदेह झांग हान इसमें उसकी मदद करेगा। धन्यवाद मालिक, तब मुझे राहत मिलेगी। आहू एक पल में प्रसन्न हो गया और बिल्कुल भी सुस्त नहीं लग रहा था। जैसे ही लियू जियारन ने आहू की हंसी सुनी, उसे भी राहत मिली। हालांकि वह बॉस की पहचान के बारे में अधिक उत्सुक थी और सोच रही थी कि वह कौन है। लियू जियारन ने सोचा, बॉस युवा होने के साथ साथ सुंदर भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जियान के पति हैं और उनका एक बच्चा भी है। अरे बाप रे, यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालांकि चूंकि यह पहली बार था जब उसने बॉस और मैडम को देखा था, वह कुछ घबराई हुई थी, आज्ञाकारी रूप से यात्री सीट पर बैठ गई। मिंग मैंग, जो अपने माता पिता के पास थी, काफी खुश लग रही थी क्योंकि वह लगातार इधर उधर देख रही थी और बोली, पापा, क्या ये जगह है? ये जगह लिनहाई सिटी है। झांग हान ने उत्तर दिया, हाँ, ये लिनहाई शहर है। मिंग मैंग ने झांग हान को काफी उम्मीद से देखा और कहा, तो क्या यहाँ मौज मस्ती करने के लिए कोई जगह है? मैं आपके और माँ पापा के साथ खेलना चाहता हूँ। बेशक वहाँ है, झांग हान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यहाँ एक डिज्नीलैंड है जिसका स्थान विशाल है। हम एक दिन के भीतर इसका दौरा पूरा नहीं कर सकते। बहुत खूब, मिंग मैंग की आंखें चमक उठी। जियान ने अपने हाथ फैलाए और मिंग मैंग के कोमल गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, हम तुम्हें आज दोपहर वहाँ ले जाएंगे। वाह वाह, मिंग मैंग एक पल में बहुत खुश हो गई। उसने उत्सुकता से पूछा, दोपहर कब होगी? जियान ने उत्तर दिया, अभी केवल 10 बजे हैं। हम बाद में आराम करने के लिए होटल वापस जाएंगे। उसके बाद हम बाहर लंच करेंगे। दोपहर के भोजन के बाद हम डिज्नीलैंड जाएंगे। अच्छा ऐसा है, मिंग मैंग मजे से सीट पर लेट गई और धीरे से गाने गाए। होटल पहुंचने के बाद, जहां उन्होंने शानदार स्वीट्स की एक कतार बुक की थी, झाओ फैंग सहित लोगों का समूह उनके पास रुका था। होटल के रास्ते में झाओ फैंग ने लियांग मिंग की, लियांग हाओ और झांग ली को ड्राइव किया था, जिन्होंने एक दूसरे के साथ काफी खुशी से बातचीत की थी। होटल में सभी ने अपना सामान रखने और आराम करने के बाद आहू ने लियू जियारन को अपने साथ लिया और इत्मीनान से उस स्वीट में चला गया जहां झाओ फैंग रह रहा था। इस समय झाओ फैंग का स्वीट काफी जीवंत था, जहां 6 से 7 लोग बैठे थे। आहू ने आत्मसंतुष्टि से कहा, बॉस सहमत हो गए। हाँ, अब मेरी एक छोटी सी महिला प्रशंसक है। कौन है? लियू जियारन ने अवचेतन रूप से उससे बात करने का इरादा किया। हालांकि जब उसे लगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भाई आहू की छोटी महिला प्रशंसक हूँ। हर कोई, मैं लियू जियारन हूँ। उनके व्यवहार ने घटनास्थल पर कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि झांग ली, लियांग हाओ और लियांग मिंग की भी आश्चर्यचकित थे। झांग ली को कुछ उलझन महसूस हुई और उन्होंने कहा, लियू जियारन, ये हो सकता है, आहू, आप चेयरमैन लियू की बेटी के साथ रिश्ते में हैं, है ना? लियांग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, ये काफी भौतिकवादी है। लियांग मिंग की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, यह एक और प्रेम कहानी हो सकती है। झाओ फैंग, जो अपने गुरु के रवैये के बारे में काफी उत्सुक थे, ने पूछा, मेरे गुरु ने क्या कहा? कुआं, आप सभी को अपनी आंखें चौड़ी करनी चाहिए और मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। आहू ने अपना सिर उठाया और जोर से कहा, बॉस ने कहा कि चेयरमैन लियू मुझे अपने दामाद के रूप में पाकर खुश होंगे। जहां तक मेरे और सबसे बुजुर्ग महिला के बीच के मुद्दे की बात है, वह चेयरमैन लियू के साथ इस पर चर्चा करने में मेरी मदद करेंगे। झाओ फैंग ने उसे थम्स अप दिया और कहा, यह एक सौदा हो गया है। बाकी सभी ने सिर हिलाया और दोहराया, हाँ, एक सौदा हो गया। हालांकि लियू जियारन को कुछ उत्सुकता महसूस हुई और उसने सोचा कि क्या बॉस इतना आश्वस्त होगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे। उसने अपने पिता के साथ दीर्घकालिक आधार पर कड़ा संघर्ष करने का भी इरादा किया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर ऐसा लग रहा था कि जब तक उनका बॉस उसके पिता से बात करने को तैयार है, वह सहमत होगा। वह काफी सशंकित थी और सोचने लगी, क्या ये सच है? जहां तक आहू की बात है, उसने एक और बात सोची और अपना माथा थपथपाते हुए कहा, ठीक है भाई फैंग, वैसे मेरी एक और समस्या है। झाओ फैंग ने पूछा, यह क्या है? आहू ने विस्तार से बताया, मैंने निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर निंग जानकी को नाराज कर दिया, जिनकी ताकत मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उनके गुरु गु परिवार के पुराने गुरु गु डोंगलाई हैं, जो काफी अद्भुत भी हैं। फिर उसने मुझसे कल पूछा। झाओ फैंग ने उसकी बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर भाव कुछ गंभीर थे। अंत में जब तक वह 5 सेकंड के लिए चुप नहीं हुआ, वह खड़ा हुआ और बोला, चलो आइए अपने स्वामी की ओर मुड़ें। लिनहाई पहुंच से पहले झाओ फैंग ने उस शहर में विभिन्न अभयारण्यों और स्थानों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। उसने निंग फैमिली के बारे में और गु फैमिली के बारे में भी सुना था। आखिरकार लिनहाई में नंबर 1 परिवार होने के कारण बाद वाला लंबे समय से प्रसिद्ध था। आहू को निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर निंग झांकी से परेशानी थी, जो झाओ फैंग के लिए भी परेशानी भरी थी। उसने अपना मन नहीं बनाया सका और उसने झांग हान से सलाह लेने का निर्णय लिया। भाई फैंग, यह क्या काम करना चाहता है? शायद कल मेरे जोड़े के लिए सबसे अच्छा होगा, क्या आपको नहीं लगता? आहू ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह मामला नहीं है, झाओ फैंग ने कहा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। चलो कलाकार, यदि आप उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं तो नियम निंग झांकी को तय करेंगे क्योंकि वह अपने मैदान पर थे।
झाओ फैंग को पता था कि आहू निंगजान को हरा नहीं सकते और कल का परिणाम स्थिर हो जाएगा। अगर आहू प्रतियोगिता के बीच में निराशा हो तो क्या होगा? निंग झांकी ने उसे जाने नहीं दिया। अगर यह सिर्फ एक सामान्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है तो झाओ फैंग बहुत डरे हुए नहीं होंगे। वह चिंतित थी कि दूसरा पक्ष हू को मारना चाहता था। आहू की सुरक्षा के लिए झाओ फैंग ने एक सुरक्षित समाधान का विचार किया। सबसे बड़ी महिला, कृपया कुछ देर से यहाँ बैठें। भाई फैंग और मैं अपने बॉस से मिले, आहू ने बाद में कुछ विचार व्यक्त करते हुए कहा। ठीक है, लियू जियारन ने सिर हिलाया और स्पीच पर बैठे। आहू और झाओ फैंग के कमरे से बाहर की ओर चले गए और सबसे बाईं ओर झांग हान के कमरे में चले गए। कुछ कदम चलने के बाद मैंने अचानक कुछ दिमाग से पूछा, भाई फैंग, वे नहीं जानते कि मैं सिक्योरिटी का सदस्य हूँ या हमारा मालिक कौन है। खैर, मैं उन्हें ये सलाह देने के लिए कॉल कर सकता हूँ। दोनों पक्षों पर सहमति कर लें। जब हमारे बॉस का नाम लिखा हो तो उन्हें भी इस समस्या को लेकर शांति से समाधान करने का विकल्प सुझाना चाहिए। आहू को पता था कि जांग हान के लिए आ गया है और नया साल जल्द ही आने वाला है। वह जांग हान के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। आहू की सलाह से आश्चर्यचकित झाओ फैंग ने इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। जरूर, उनकी खुली प्रतियोगिता में शामिल होना ठीक था, लेकिन अगर चीजें अधिक से अधिक गंभीर हो गई तो उनका मलेशियाई वसंत महोत्सव नहीं होगा। झाओ फैंग को पता चला कि मास्टर को परेशानी पसंद नहीं है, इसलिए वह की सलाह पर सहमत हुए। ठीक है, मैं उनका फोन नंबर मांगूंगा। आहू हाथ पिछले कमरे का दरवाजा मस्जिद के लिए फिर हिलाया और बुलाया, सबसे बड़ी महिला, थोड़ी देर के लिए बाहर आएं। लियू जियारन ने अपने निकटवर्ती द्वीप से कदम रखा। क्या बात है? क्या आपके पास निंग परिवार के उस दूसरे युवा मास्टर का फोन नंबर है? आहू ने सीधे पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी और से पूछ सकता हूँ। ठीक है, कृपया करो। पिछले समय में लियू जियारन ने अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए वेचेट का उपयोग किया था। 2 मिनट बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उनके पास के पासपोर्ट धारक निंग का फोन नंबर नहीं है, लेकिन मैं निंग जियाओटियन का फोन नंबर ले सकता हूँ। निंग जियाओटियन, ठीक है। आहू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। सच कहूं तो वह उस प्लेबॉय से बात नहीं करना चाहता था। लियू जियारन ने अपने दोस्त से निंग जियाओटियन का नंबर मांगा, उसे सीधे डायल किया और अपना फोन आहू को सौंप दिया। नमस्ते, कौन है वो? जल्द ही फोन पर निंग जियाओटियन की तुच्छ आवाज आई। मैं आहू, लियू जियारन का अंगरक्षक हूं और मैं निंग जानकी से बात करना चाहता हूं। आहूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। आप, धत्तेरी की, क्या आप मेरे भाई से क्षमा मांगने के लिए फोन कर रहे हैं? क्या आप दिवास्वप्न देख रहे हैं? मेरा भाई मेरे बगल में है, लेकिन वह तुम्हें मौका नहीं देगा। स्विश, आहू का चेहरा काला पड़ गया। अगर उस बच्चे ने उसके सामने ऐसा कहा होता तो आहू ने निश्चित रूप से उसे पीटा होता। खुद को धैर्यवान बताते हुए आहू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अपने भाई को बताओ कि मैं झांग हन्यांग का अनुयायी और हांगकांग में मिंगमैंग सिक्योरिटी का सदस्य हूं। शायद उन्हें इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और शाम को मुझे जवाब देना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारी सुरक्षा कंपनी को भाड़ में जाओ। तुम महज एक घृणित अंगरक्षक हो। आहू का लाउडस्पीकर चालू था, इसलिए कमरे में मौजूद सभी 3 लोगों ने उसे सुना। जैसे ही वह वाक्य बोला गया, आहू के माथे पर रक्तवाहिकाएं हिल गईं, झाओ फैंग का चेहरा काला पड़ गया और लियू जियारन ने अपने दांत भींच लिए और चिल्लाई, तुम चुप रहो। निंग जियाओटियन ने इसे नहीं सुना। जाहिर तौर पर उसने अपना सेल फोन कॉफी टेबल पर छोड़ दिया था। आहू उसे धीमी आवाज में सुन सका। भाई, लियू की लड़की के अंगरक्षक ने मुझे बुलाया। वह एक मूर्ख की तरह था। उसने कहा कि वह मिंगमैंग सिक्योरिटी से है और झांग हानयांग का अनुयायी है। इस समय निंग जियाओटियन और एक दर्जन लोग मेज पर खाना खा रहे थे। निंग जान की गुरु की सीट पर ऐसे बैठा जैसे चांद तारों से घिरा हो। निंग जियाओटियन ने अपनी इच्छानुसार अपना मोबाइल फोन मेज पर पटक दिया और अपने भाई से कुछ कहा। निंग जान की आश्चर्यचकित थी। कौन? मिंगमैंग सुरक्षा और झांग हानयांग? क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। निंग शियाओटियन हैरान थे और आश्चर्यचकित थे कि क्या झांग हयांग वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। निंग झांकी ने भौहें चढ़ा दी, उसके चेहरे पर ऐसे भाव शायद ही कभी हों। वह थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर अपना मन बना लिया। इससे मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं उसे तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक हैंग हानयांग मुझसे विनती नहीं करता। हालांकि हैंग हानयांग शक्तिशाली है, मेरा स्वामी उससे भी बेहतर है। इसके अलावा हम अपने घर लिन हाई में हैं और मुझे उसे यही सबक सिखाना होगा। मैं जनता को दिखाऊंगा कि झांग हानयांग के लोगों और ग्रैंड मास्टर गु के शिष्यों के बीच कितना बड़ा ताकत का अंतर है। निंग झांकी के शब्दों को सुनकर मेज पर मौजूद अन्य लोगों ने भी उसकी बात दोहराई। कोई व्यक्ति जो मार्शल आर्ट की दुनिया से अपरिचित था, उसने दावा भी किया, क्या वह सोचता है कि वह प्रसिद्ध है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, उसे लिन हाई के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। हमारे दूसरे भाई से तुलना करने पर वह कुछ भी नहीं है। निंग जियाओटियन इतना उत्साहित था कि वह चिल्लाया, बस उसे मारो। चलो, चीयर्स। शराब पीने के बाद निंग जियाओटियन को याद आया कि उसने अपना सेल फोन नहीं काटा है। उसने फोन उठाया और पाया कि वह काट दिया गया था। क्या मैंने इसे स्वयं लटकाया था? वह निश्चित नहीं था, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अगले दिन उस अंगरक्षक के साथ दुर्व्यवहार होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मेज पर 2 लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या वे जानते हैं कि वे निर्दयी झांग के बारे में बात कर रहे हैं? क्या सेकंड चाइल्ड निंग के लिए ऐसा करना थोड़ा लापरवाही नहीं है? या तो वह लापरवाह था या उसके अपने विचार थे। दूसरी ओर झाओ फैंग, आहू और लियू जियारन सभी क्रोधित थे। धत्तेरी की, मैं परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उसे लगता है कि मैं डरी हुई हूँ? आहू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चल दर, झाओ फैंग ने भौहें चढ़ा दी और भावहीन होकर वापस चला गया। आहू ने गति पकड़ी और झाओ फैंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल दिया, जबकि लियू जियारन ने चुपचाप उनका पीछा किया। मैं अपने मास्टर को सूचित करूंगा, झाओ फैंग ने कहा और दरवाजा खटखटाया, जिसे जी यान ने खोला। मैडम, मैं अपने मास्टर से बात करना चाहता हूँ। अंदर आएं। जी यान ने सिर हिलाया और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जी यान ने टोपी या धूप का चश्मा नहीं पहना था और उसके खूबसूरत चेहरे ने लियू जियारन को चौंका दिया, जो पहली बार जी यान के निकट संपर्क में आए थे। वाह बहन जी यान, आप सुंदर हैं। आप टीवी से भी अधिक सुंदर दिखती हैं। लियू जियारन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। आप भी सुंदर हैं। जी यान मुस्कुराया। कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मिंगमैंग को झांग हान के साथ सोफे पर एक गुड़िया के साथ खेलते देखा। उन्हें आपसे कुछ कहना है, जियान ने कहा। झांग हान ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। मेरे पीछे आओ। वह लिविंग रूम में गया। जब वह जाने वाला था, मिंगमैंग ने सोफे के नीचे चप्पल तक पहुंचने के लिए अपने पैर फैलाए।
उसी समय छोटी लड़की ने अपना मुंह थपथपाया और उत्तर दिया, ठीक है। जी यान जोर से हंसा। वह तेजी से मिंग मैंग को पकड़ने के लिए चली और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काट ली। उन्हें कुछ करना है, चलो यहाँ खेल खेलते हैं। मिंग मैंग स्तब्ध रह गई। झांग हान मुस्कुराया और लिविंग रूम में प्रवेश किया। लियू जियारन, जो अंततः अंदर गए, ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या यह अभी भी आप दोनों के बारे में है? झांग हान लापरवाही से सोफे पर बैठ गया और आहू और लियू जियारन को देखा। नहीं, झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आहू का व्यवसाय है। निंग परिवार शीर्ष 3 स्थानीय परिवारों में से एक है और उनका एक बेटा है जिसका नाम निंग जियाओटियन है। झाओ फैंग ने झांग हान को संक्षेप में मामला बताया, जबकि आहू पूरक स्पष्टीकरण के लिए जिम्मेदार था। ये देखकर कि कहानी सुनने के बाद झांग हान शांत रहे, आहू ने विषय संभाला और कहा, मैं संघर्ष को गहरा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन था। लेकिन उसके बाद निंग जियाओटियन ने मुझे शाप दिया। जैसे आहू समझाने की कोशिश कर रहा था, झाओ फैंग ने उसे जारी रखने में मदद की। आपका नाम सुनने के बाद भी वह फोन पर अहंकारी बना रहा। ऐसा लगता है कि वह ये साबित करना चाहता है कि गुडोंगलाई आपसे अधिक शक्तिशाली है। झाओ फैंग और आहू चुप थे। लियू जियारन ने उत्सुक आंखों से झांग हान को देखा, सोच रहा था कि शक्तिशाली व्यक्ति इस मामले से कैसे निपटेगा। क्या वह निंग और गु परिवारों के सामने हार मान लेगा? वह करेगा, है ना? लियू जियारन को पता चला कि दोनों परिवार लियू परिवार से अधिक शक्तिशाली थे। वे मार्शल आर्ट की दुनिया में संपत्ति, सामाजिक स्थिति, शक्ति और प्रभाव के मामलों में बहुत प्रतिस्पर्धा थे। उनके सामने 30 साल से कम उम्र का आदमी बहुत छोटा था। उसकी ताकत और अनुभव सीमित थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह युवक इतना शांत होगा। अच्छा ऐसा है, चलो चलो वहां चले आओ। मैसाचुसेट्स निंग किस चरण में है? झांग हान ने पूछा। वह भी स्वर्ग स्तर पर है, लेकिन मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनने के बहुत करीब है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आहू को शर्मिंदगी महसूस हुई। चिंता मत करो, अपना हाथ बढ़ाओ। झांग हान मुस्कुराया। ठीक है, आहू ने अभी भी उजाले में रहते हुए बनाया। अचानक झांग हान के दाहिने हाथ में 2 रत्न प्रकट हुए। वे जल्द ही नकली हो गए और पाउडर फ्लॉका आहू के हाथ में चले गए। वह चमकने लगा, जिससे आहू की चट्टानों के ऊपर 2 आकृतियां बन गईं। अचानक आहू को अपनी पथरी में दर्द महसूस हुआ और फिर उसके हाथ से खून की 2 धारियां ऊपर की ओर उड़ गईं। रक्त को 2 पैटर्न द्वारा रिलीज किया गया, जिसे धीरे धीरे लाल रंग में बदल दिया गया। ये दृश्य ही लियू जियारन की आंखें और मुंह खुला रह गया। 2 चित्र 10 सेकंड बाद दिखाई दिए। अकस्मात आहू के हाथ में 2 वस्तुएं दिखाई दी, जबकि 2 वस्तुएं गायब हो गईं। झांग हान ने कहा, आप उन्हें तुरंत समय के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद मालिक। हा, आहू जोर से हंस। 2 पवित्र शास्त्रीय हथियार बहुत अच्छे हैं। क्या अब आपको राहत मिली है? झाओ फैंग ने पूछे सवाल। हाँ बिल्कुल, आहू सिर हिलता रह रहा है। थोड़ी देर बाद उसने चिंता करते हुए पूछा, मैं कहाँ रखूंगी? मैं उन्हें हमेशा अपने हाथों में नहीं रख सकता, भाई फैंग। इसे लें, यह आपके लिए है। फैंग ने अपनी जेब से एक पन्ना अंगूठी निकाली और झाहू को दे दी। आहू ने रिंग ली और तुरंत उस पर खून की एक बूंद टपका दी। कुछ समय तक इसका उपयोग करने के अध्ययन के बाद आहू ने दानव नृत्य तलवारें और स्वर्ण कवच दोनों को अंदर रख दिया। फिर वे होटल रूम से बाहर चले गए। आहू अभी भी जोश महसूस कर रहा था। धत्तेरी की, वे कल बहुत अच्छी हैं। मैं उन्हें पीटने जा रहा हूँ। वह स्तुति करता है। झाओ फैंग, आहू और मिस लियू के चलने के बाद जांग हान वहां लौट आया जहां मिंग था और फिल्म देखने के लिए दर्शन पर गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मैं अगले दिन कैसा प्रदर्शन करूंगा। हालांकि हाँ, हो केवल 60% दानव नृत्य तलवारें और गोल्डन आर्मर की शक्ति का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन वे 2 चौथे चरण की आत्मा की शक्ति में उनकी शक्तियों में काफी सुधार करने के लिए पर्याप्त थे, ताकि एक मार्शल कलाकार का सामना करने में समय लगे कम संभावना पर समाप्त हो सका। ग्रैंड मास्टर प्रारंभिक चरण। हालांकि निंग परिवार के दूसरे युवा गुरु गु डोंगलाई के शिष्य थे, झांग हान के विचार में ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई थी। दूसरी ओर झाओ फैंग अभी भी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगले 2 चरणों के आध्यात्मिक गुरु से आहू को कितना लाभ मिलेगा। आने के बाद झाओ फैंग ने आपके कमरे में जबरदस्ती प्रवेश किया और वांग मिंग का नंबर डायल किया। अंकल सच, कल हम आहू के साथ एक खुली प्रतियोगिता में। तो आपके पास क्या समय है? मैं उसके बारे में चिंतित हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ। वांग मिंग ने तुरंत सहमति व्यक्त की। उसे इतनी खुशी हुई कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं उपलब्ध हूँ। ज़ियाओफेंग, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं कल समय पर पहुंचूंगा। मैं आज रात इसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। वांग मिंग की साधना की गति एक बार बहुत धीमी थी और वह लंबे समय तक बंद दरवाजे की साधना के बाद ही स्वर्ग चरण मास्टर स्तर तक पहुंच गई। इसलिए ग्रैंड मास्टर स्तर तक आगे बढ़ने के बाद वह अपनी ताकत से दस्तावेजों की मदद के लिए बहुत इच्छा रखते थे। दूसरा कारण यह था कि वह हाल ही में झांग हान और उसके दोस्तों के संपर्क में थी। वे सभी विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने वांग झनपेंग को दिखाने का कोई मौका नहीं दिया। ग्रैंड मास्टर अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जब फोर्स की बात आई तो वांग झानपेंग जांग हान के दोस्तों के ग्रुप में स्थापित प्रमुख स्थान पर थे, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया। दोपहर के समय जांग हान और उसका दोस्त टॉप फ्लोर पर जैज रेस्तरां में गए। जिस पेनिनसुला होटल को उन्होंने चुना वह बैंड में स्थित था। इसका एक लंबा इतिहास था। नदी के बगल में होने का लाभ ये था। दिन शनिवार था और होटल में दोपहर 11:30 बजे शुरू हुआ। वहां कई प्रकार के व्यंजन थे और प्रति ग्राहक औसत आवास 1000 युआन से अधिक था। झांग हान और उसके रेस्तरां में दोस्त घूमे और कोने के पास 4 टेबलों की एक पंक्ति में एक के बाद एक बैठे और फिर कुछ विशेष भोजन का ऑर्डर दिया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मसालों का ऑर्डर दिया, लेकिन हर व्यंजन की मात्रा छोटी थी। वे कला के कार्य की तरह थे, वे एक डिश को कुछ ही कौर में खा सकते थे। मिंग मैंग 2 में डिज्नीलैंड पार्क जाने के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने तेजी से खाना शुरू कर दिया। झांग ली, लियांग हाओ, झाओ फैंग, लियांग मिंग की, आहू और लियू जियारन के अलावा जूफी और कुछ अन्य एकल भी मिंग के साथ पार्क में गए। दोपहर के भोजन के दौरान झाओ फैंग ने अपने सुपर स्कूटरों के लिए फुल डोज मौज मस्ती करने की योजना बनाई। मिंग मैंग मनोरंजन पार्क में जाने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थी। वह पूरे रास्ते अच्छे मूड में थी। सुरक्षा कारणों से वह कुछ रोमांचक यात्राओं पर नहीं जा सकी। खुशी का समय हमेशा जल्दी बीत जाता है। उन्होंने डिज्नीलैंड में एक शानदार दोपहर बिताई। रात के खाने के बाद वे बंद पर टहलने गए और आराम करने के लिए होटल वापस चले गए। उसी दौरान आहू को निंग जियाओटियन का फोन आया। कल दोपहर 2 बजे हम माउंट डोंगशेंग के पहाड़ी मंच पर मिलेंगे।
भागो मत या चालाकी मत करो, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इसके लिए दंडित किया जाएगा। वे सभी पेनिनसुला होटल में हैं, है ना? बहुत खूब। ये सुनकर आहू लगभग हंसने लगा। फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। कल तुम्हारे भाई को हराने के बाद मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आहू ने फोन रखने में संकोच नहीं किया। वह उन लोगों से तंग आ गया था जो कार्रवाई के समर्थन के बिना केवल शाप दे सकते थे। उसे लगा कि निंग जियाओटियन की धमकी हास्यास्पद थी। क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि होटल में कौन है? निंग परिवार हांगकांग के लिए परिवार से बेहतर नहीं है ना? जब आहू गुस्से में था, लियू जियारन स्नान तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से बाहर आया, जिसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या हम बाहर फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं? क्या आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं? बकरी की तरह आहू बोली। हाँ, लियू जियारन का बायां हाथ नहाने के तौलिए के किनारे पर था। नहाने के तौलिए ने उसके अच्छे शरीर को ढंक दिया, जिससे उसके नाजुक पैर और सेक्सी कॉलरबोन दिखाई दे रहे थे। आहू ने अपनी लार निगल ली और हकलाते हुए कहा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमने अभी तक सगाई नहीं की है। यह कोई बुरी बात नहीं है। लियू जियारन ने अपने दाहिने हाथ से तौलिया खोल दिया। पफ, आहू ने अपनी ही लार पी ली। हा, तुम बदबूदार बदमाश हो। अपने बॉस से डांट खाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? लियू जियारन ने खर्राटा लिया। उसने सस्पेंडर्स और बीच पैंट पहन रखी थी, बस फीते अपने कंधों से नीचे छोड़ रखी थी। उनके लिए ऐसा कुछ पहनना भी सेक्सी था। आहू ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे पास एक मजबूत क्षमता है और मैं इसे आपके साथ आजमाना चाहता हूँ। चुप रहो। लियू जियारन शर्म से लाल हो गए और आहू को कमरे से बाहर धकेल दिया। फिल्म शुरू होने वाली है। बाहर जाओ ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। आहू ने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। वह झाओ फैंग और लियांग मिंग की से मिले जो अभी लौटे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हालिया कॉल और अगले दिन की प्रतियोगिता के स्थान के बारे में बताया। निंग जियाओटियन के अहंकार ने झाओ फैंग को थोड़ा नाराज कर दिया। शाम के 10 बज रहे थे और नाइट लाइफ अभी शुरू ही हुई थी। आहू और लियू जियारन मूवी थिएटर गए। झांग ली और लियांग हाओ नीचे बार में चले गए जो पास में था, जबकि लियांग मिंग की और झाओ फैंग खरीदारी करने गए। जब वे लोग जोड़े में रात का आनंद ले रहे थे, जो ऊफी बिस्तर पर लेटे हुए टीवी देख रही थी। झांग हान जियांग को अपनी बाहों में लेकर मिंग मैंग को एक कहानी सुना रहा था। बौने का राजा। और थोड़ी देर बाद मिंग मैंग सो गई। होटल में कोई छोटा बिस्तर नहीं था, इसलिए मिंग मैंग और जियान झांग हान के बगल में सोते थे। जब वे पहाड़ पर महल में थे, तो झांग हान और जियान लगभग हर दूसरे दिन मिंग मैंग के सामने वाले शयनकक्ष में जाते थे। लेकिन दौरे के दौरान उन्हें खुद पर संयम रखना पड़ा। जब उनकी पत्नी और बेटी बिस्तर पर सो रहे थे, झांग हान अपनी आत्मा इंद्रिय समुद्र के ऊपर 4000 बादलों को दबा रहा था। वह एक शांत रात थी। अगले दिन सुबह 7:30 बजे तीनों का परिवार उठ गया। सफाई करने के बाद वे होटल से बाहर निकले और अपना दौरा जारी रखने के लिए जू फेई, झांग ली, लियांग हाओ और उसकी बहन के साथ डिज्नीलैंड चले गए। झाओ फैंग और आहू को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए होटल में छोड़ दिया गया था। दोपहर 1 बजे वांग मिंग होटल गए और उन्हें माउंट डोंगशेंग तक ले गए। दूसरी ओर 1 दर्जन से अधिक लोग 6 शोज मार्शल आर्ट्स क्लब से बाहर निकले और पास के काफिले में चले गए। निंग जियाओटियन और 3 युवा बेंटले में चढ़ गए और चलते चलते धीमी आवाज में गालियां देते हुए चले गए। मैं उस बेचारे अंगरक्षक को दिखा दूंगा कि मुझे अपमानित करने का परिणाम क्या होगा। उनके कई अनुयायियों ने कहा, हाँ, वह अपना ही विनाश कर रहे हैं। जब तक दूसरा मालिक वहां है, उस अंगरक्षक को पीटा जाएगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हाँ, दूसरे मालिक को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाई तियान सहित केवल कुछ ही लोग उन्हें आमंत्रित करने के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे स्पष्ट रूप से मार्शल कलाकारों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। निंग परिवार के दूसरे युवा मास्टर निंग झांकी और दूसरी कार में लंबे चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पूरे रास्ते शांत रहे। मार्शल भाई लुओ, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं और मैं आज दोपहर प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। निंग झांकी मुस्कुराए। झांग हानयांग से निपटना कठिन है। लंबे चेहरे वाले व्यक्ति ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। लेकिन उनका कोई भी आदमी सक्षम नहीं है। मार्शल आर्ट की दुनिया में किसी ने ये खबर सुनी और लोग आपकी प्रतियोगिता देखने के लिए निश्चित रूप से वहां आएंगे। इस बार हमें अन्य कारकों की चिंता किए बिना अपनी ताकत और रवैया दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि हमारे गुरु ने कहा था। मुझे पता है मास्टर का मतलब क्या होता है। निंग झांकी ने सिर हिलाया।